एक भयानक झटका जैसे जैसे वे रास्ते में तेजी से खोजबीन करते गए, दोनों को अधिक से अधिक छत्ते वाली इमारतों का सामना करना पड़ा। हालांकि वे अभी भी पहले जैसे ही थे, इसलिए उनमें से कोई भी नहीं रुका बल्कि गहराई तक जाना जारी रखा। मार्ग शीघ्र ही पूरा हो गया और आगे 3 तरफा चौराहा दिखाई दिया। इससे वान चेंग और किंग हुआनलिंग को एहसास हुआ कि इस अज्ञात भूमि का पैमाना उनकी सोच से भी बड़ा था। राजा फैंटम, क्या आप मेरे साथ आना पसंद करेंगे या अकेले किसी मार्ग का अन्वेषण करेंगे? वान चेंग ने संकोच नहीं किया, उसने पलटकर पूछा। बेशक मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, राजा वुजिन। राजा हुआनलिंग ने भी संकोच नहीं किया, उसने सीधे अपनी पसंद बना ली। अकेले रहने के निश्चित रूप से अपने फायदे हैं, क्योंकि वह खजाने को अपने पास रख सकती है, लेकिन राक्षस कबीले का सामना करते हुए उसके लिए अकेले रहना बहुत खतरनाक होगा। क्या यही कारण नहीं है कि उसने वान चेंग के साथ सहयोग करना चुना, क्योंकि वह दूसरी पार्टी की ताकत पर भरोसा करती है? अब अलग होना मौत को दावत देना होगा, तो फिर बीच का रास्ता अपनाते हैं। वान चेंग ने तुरंत निर्णय लिया। राजा हुआनलिंग के साथ वह वास्तविक समय में राक्षस राजाओं की गतिविधियों को जान सकता है, जिससे उसे बहुत फायदा होता है। सड़क के अन्य 2 कांटों का पता आत्मा सेवकों द्वारा लगाया जा सकता है। फैंटम किंग ने सुझाव दिया। ठीक है। वान चेंग ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर उसने अपना हाथ लहराया और दोनों नौकरों को रिहा कर दिया। ये दोनों गुलाम सिकाया के आत्मा गुलाम हैं। वे बहुत शक्तिशाली नहीं हैं, बस साधारण अमर हैं। हालांकि अगर वे केवल कुछ जानकारी इकट्ठा करने जा रहे हैं, तो उनकी ताकत पर्याप्त है। एक आत्मा स्वामी के रूप में फैंटम किंग के पास आत्मा दासों की कोई कमी नहीं है। सार्वजनिक रूप से उसने 81 अमर लोगों को गुलाम बनाया है, और केवल वही जानती है कि गुप्त रूप से कितने लोग गुलाम हैं। फैंटम किंग द्वारा 2 आत्मिक दासों को भेजने के बाद वे दोनों तेजी से सीधे सड़क के बीच वाले कांटे की ओर चल पड़े। इस बार वे दोनों पूरी तरह से रुकने से पहले ज्यादा देर तक नहीं चले। मुझे डर है कि यहाँ वास्तव में अविश्वसनीय खजाने हैं। फैंटम किंग ने अपने सामने की हर चीज को देखा। वे छत्ते वाली इमारतें भी थीं, लेकिन सबसे बड़ी इमारत का व्यास 10 लाख मील से अधिक था, जो पूरी सुरंग का लगभग 10वां हिस्सा घेरती थी। इसके चारों ओर पास की सुरंगों की भीतरी दीवारों से चिपकी हुई अन्य मधुकोश संरचनाओं का घना समूह है। इस मधुकोश भवन परिसर का कुल क्षेत्रफल उन मधुकोश भवन परिसरों की तुलना में 10,000 गुना से भी अधिक बड़ा है जो उन्होंने पहले देखे हैं। जो लोग कभी यहाँ रहते थे वे निश्चित रूप से बड़े शॉट वाले थे। हाँ, बेशक फैंटम किंग को कोई आपत्ति नहीं थी। पुकारना। वान चेंग ने संकोच नहीं किया, वह सीधे सबसे बड़ी छत्ते वाली इमारत की ओर उड़ गया। एक पल की झिझक के बाद फैंटम किंग ने पास में थोड़ी छोटी छत्ते वाली इमारत को चुना। उसके पास सबसे बड़ी छत्ते वाली इमारत के बारे में भी विचार थे, लेकिन वह निश्चित रूप से वान चेंग से जीत नहीं सकी। हालांकि वे दोनों सहयोग कर रहे थे, फिर भी वे प्रतिस्पर्धा भी कर रहे थे। आखिरकार खजाने को समान रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से जिसे भी यह मिला वह इसका मालिक होगा। 10 लाख मील से अधिक व्यास वाली विशाल अंडाकार इमारत के सामने वान चेंग का शरीर बहुत छोटा लग रहा था। वह प्रवेश द्वार खोजने की जल्दी में नहीं था, बल्कि हमेशा की तरह अवसर का लाभ उठाया। हालांकि इस छत्ते का निर्माण क्षेत्र बड़ा है, 2 अवसर बिंदु पूरे क्षेत्र को कवर करने के लिए पर्याप्त हैं। हालांकि कोई भी हमेशा के लिए भाग्यशाली नहीं रह सकता। वान चेंग ने लगातार 7 या 8 बार कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे वह संतुष्ट हो। हालांकि वान चेंग इस बात से थोड़ा निराश थे, लेकिन उन्होंने इसके लिए दबाव नहीं डाला। अवसरों का लाभ उठाना पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर है। यदि आप इसे प्राप्त कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा है। यदि आप नहीं करते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इस चीज का प्रवेश द्वार कहाँ है? वान चेंग विशाल इमारत के चारों ओर घूमता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। पूरी इमारत एक जैसी थी और इसमें कोई प्रवेश द्वार ही नहीं था। पुकारना। वान चेंग ने टेलीपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। आमतौर पर टेलीपोर्टेशन किसी भी बाधा को अनदेखा कर सकता है और सीधे दूसरे स्थान में प्रवेश कर सकता है। उदाहरण के लिए एक सामान्य अंतरिक्ष यान, चाहे बाहरी आवरण कितना भी कठोर क्यों न हो, टेलीपोर्टेशन में महारत हासिल करने वाले व्यक्ति के लिए बेकार है। टेलीपोर्टेशन के साथ आप अपनी इच्छानुसार अंदर या बाहर आ सकते हैं। और यदि कोई टेलीपोर्टेशन पर लगाम लगाना चाहता है, तो उसे या तो दानव सम्राट के महल जैसे खजाने की आवश्यकता होगी या किसी अन्य स्थान पर जगह को सील करना होगा। वान चेंग को लगा कि उसके सामने विशाल छत्ते वाली इमारत के अंदर की जगह अवरुद्ध हो गई होगी। वैन चेंग ने अपना सिर घुमाया और फैंटम किंग की ओर देखा। दूसरे पक्ष ने पहले ही एक राजा स्तर के आत्मादास को रिहा कर दिया था और बार-बार मधुकोश की इमारत पर बमबारी कर रहा था। किंग लेवल का हमला अभी भी काफी भयानक था। हालांकि छत्ते की इमारत मजबूत थी, लेकिन जल्द ही उसमें विस्फोट हो गया। ऐसा लगता है कि यही एकमात्र रास्ता है। वान चेंग ने इसके बारे में सोचा और साथ ही उन्होंने जिकाया को दिव्य आंखों के राजा को रिहा करने का आदेश दिया। पुकारना। जल्द ही दिव्य आंखों का राजा काले वस्त्र में वान चेंग के सामने प्रकट हुआ। महामहिम राजा वुजियन। राजा शेन्यान ने आदरपूर्वक अभिवादन किया। ऐसा लगता है कि आप ठीक हो गए हैं। वान चेंग ने दिव्य आंखों के राजा की ओर देखा और हल्के से कहा, भगवान वुजियन द्वारा दिए गए खजाने के लिए धन्यवाद। मेरा दिव्य शरीर 80% से अधिक ठीक हो गया है। राजा शेन्यान ने जल्दी से कहा। हाँ। वान चेंग ने थोड़ा सिर हिलाया। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने सीधे आदेश दिया, जाओ और नीचे छत्ते वाली इमारत में एक छेद कर दो। हाँ। दिव्य दृष्टि वाले राजा ने विशाल भवन पर एक नजर डाली। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक स्लेज हैमर निकाला, उसे प्रकाश की धारा में बदल दिया और एक धमाके के साथ उसे नीचे गिरा दिया। ये बड़ी छत्ते वाली इमारत फैंटम किंग द्वारा हमला किए गए भवन की तुलना में कहीं अधिक कठिन लग रही थी। दिव्य नेत्र राजा, जो अपनी शक्ति के चरम पर था, ने अपनी पूरी ताकत से उस पर प्रहार किया, लेकिन केवल एक गड्ढा दिखाई दिया। छेद बनाने में अभी भी बहुत समय बाकी था। वैसे भी वान चेंग इसे स्वयं तब तक नहीं करेंगे जब तक उनके पास कोई अन्य विकल्प न हो। इन अज्ञात क्षेत्रों में छत्ते वाली इमारतों में निश्चित रूप से अज्ञात खतरे हैं। इससे पहले वान चेंग और किंग फैंटम बस आगे बढ़े और रास्ते में छत्ते वाली इमारतों को नजरअंदाज कर दिया, इसलिए उनकी यात्रा आसान रही। अगर हम अभी गहराई से खोजबीन शुरू करें तो यह अलग होगा, क्योंकि खतरा किसी भी समय आ सकता है। इस मामले में आत्मिक दासों को खोजबीन करने देना स्वाभाविक रूप से अधिक सुरक्षित है। हालांकि वान चेंग आश्वस्त हैं, लेकिन वह अहंकारी नहीं है, और वह अभी भी अमर नहीं है। एक बार कोई दुर्घटना घटित हो गई तो वह परिवर्तनीय होगी। जब वान चेंग इंतजार कर रहा था, आखिरकार छत्ते की इमारत की चिकनी सतह में एक बड़ा छेद हो गया। वान चेंग ने ध्यान से देखा और पाया कि अंदर बिल्कुल अंधेरा था। अपनी दृष्टि से वह अधिक कुछ नहीं देख पाता था। वान चेंग की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। दिव्य मधुमक्खी के घोंसले में प्रवेश करने वाले अमरों को पता था कि सुरंग की भीतरी दीवार कितनी सख्त थी। यहाँ तक कि एक राजा के लिए भी इस पर अधिक निशान छोड़ना मुश्किल होगा। लेकिन अब इसे ऊर्जा प्रकाश की किरण द्वारा विस्फोटित किया गया, जिससे कई दर्जन फीट गहरा छेद हो गया। कितना भयानक झटका है। वान चेंग ने दिव्य आंखों के राजा की सांस को महसूस किया और जैसी कि उम्मीद थी, वह पूरी तरह से गायब हो गया। मैंने सिकाया से पूछा और पता चला कि दिव्य आंखों का राजा वास्तव में चला गया है।
ये राजा स्तर के शिखर पर एक आत्मिक दास था, वह एक पल में खो गया था। यहाँ तक कि वान चेंग का भी इस समय दिल टूट गया। वान चेंग ने जो सोचा था उसके अनुसार दिव्य आंखों के राजा की ताकत के साथ उसे कई खतरों का पता लगाने में मदद करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन कौन सोच सकता था कि उसके प्रवेश करते ही दूसरा पक्ष मर गया। यहाँ क्या है? वान चेंग ने गुफा के अभी भी अंधेरे प्रवेश द्वार को देखा और थोड़ा भयभीत होने से खुद को नहीं रोक सका। मूर्ति में रहस्य, ये जितना खतरनाक है उतनी ही अधिक संभावना है कि इसके अंदर कोई बड़ा रहस्य है। वान चेंग ने मन में सोचा और साथ ही उसने फैंटम किंग की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। फैंटम किंग ने रास्ता तलाशने के लिए आत्मिक दासों को भी भेजा और रास्ते में कोई खतरा नहीं था। अब वह स्वयं हनीकॉम्ब बिल्डिंग में प्रवेश कर चुकी हैं। जाहिर है, भयानक ऊर्जा हमला अभी केवल इस सबसे बड़ी मधुकोश इमारत के भीतर ही मौजूद था। उस ऊर्जा हमले का पैमाना अमर स्तर से कहीं अधिक है। यहाँ तक कि सिकाया द्वारा नियंत्रित हजारों अमर जर्ग योद्धाओं का संयुक्त हमला भी इस स्तर तक नहीं पहुंच सकता है। वान चेंग ने मन ही मन सोचा, आखिरकार यह एक ऐसा हमला था जो एक पल में एक शिखर राजा को खत्म कर सकता था। ये सचमुच बेहद भयावह था। अन्वेषण जारी रखें। वान चेंग ने अपने दिल में एक निर्णय लिया और फिर उसने सिकाया को एक और साधारण आत्मादास को भेजने का आदेश दिया। यहाँ तक कि सिकाया जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए भी राजा स्तर के आत्मादास बहुत अधिक नहीं है। अभी जो हुआ उसके बाद वान चेंग स्वाभाविक रूप से आगे का रास्ता तलाशने के लिए राजा स्तर के आत्मादासों का उपयोग नहीं करेंगे। तो इस समय उसने बस एक साधारण अमर भेज दिया। थोड़ी देर बाद बुलाओ अमर के साथ उसके शरीर पर आग की लपटें प्रकाश की धारा में बदल गईं और अंधेरी गुफा में गिर गईं। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, समय धीरे धीरे बीतता गया और अभी का भयानक ऊर्जा आक्रमण दोबारा प्रकट नहीं हुआ। इतना खराब भी नहीं। वान चेंग ने मन ही मन चुपचाप सिर हिलाया। उस प्रकार के ऊर्जा हमले से खपत होने वाली ऊर्जा केवल एक खगोलीय आंकड़ा है। इसे अनिश्चित काल तक उत्तेजित करना असंभव है। प्रवेश करना, बेशक वान चेंग लापरवाह नहीं थे। उसकी चेतना राक्षस सम्राट के महल से जुड़ी हुई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यदि कोई दुर्घटना होती है तो वह किसी भी समय राक्षस सम्राट के महल में प्रवेश कर सके। वान चेंग का ध्यान जिस चीज पर गया वह एक विशाल स्थान था। अंतरिक्ष के बिल्कुल मध्य में 30,000 मील ऊंची एक विचित्र जानवर की मूर्ति थी। अजीब जानवरों की मूर्तियों के चारों ओर महल हैं। वान चेंग ने उन महलों की खोज के लिए आत्मादासों को भेजा और उसने बस इसके बारे में सोचा और जल्दी से अजीब जानवर की विशाल मूर्ति के नीचे उड़ गया। ब्रह्मांड में कई जातियों के लिए किसी विशेष जीवन को भगवान के रूप में पूजा करना असामान्य नहीं है। शक्तिशाली विशेष जीवन कमजोर जातियों को आश्रय दे सकता है और कमजोर जातियां कुछ एकाकी विशेष जीवन में उपलब्धि की भावना भी ला सकती हैं। दोनों को सहयोगात्मक और परस्पर लाभकारी कहा जा सकता है। मूल ब्रह्मांड के सच्चे देवताओं के बीच एक विशेष जीवन था जो खुद को राक्षस जानवरों का पूर्वज कहता था। उन्होंने एक बार राक्षस कुल का मार्गदर्शन किया और उन्हें सुरक्षा प्रदान की। निसंदेह अब जबकि दोनों पक्ष अलग हो गए हैं, दानव जाति इस राक्षस जानवरों के पूर्वज को बिल्कुल भी नहीं पहचानती है, इसलिए उसे केवल स्वघोषित कहा जा सकता है। ये सामग्री बाहरी दुनिया में दिव्य मधुमक्खी के घोंसले के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री के समान है। सामान्यतः ये सिर्फ एक साधारण मूर्ति है। वान चेंग ने प्रतिमा के चारों ओर 7 या 8 बार चक्कर लगाने के बाद अपने मन में यह निष्कर्ष निकाला। वान चेंग निराश नहीं थे। यदि इतनी बड़ी मूर्तियां ही खजाना थी तो उस समय जनजाति कितनी समृद्ध रही होगी। वान चेंग इसे जांचने के लिए आया था, बस इसे आजमाने के लिए। हालांकि जैसे ही वान चेंग निकलने वाला था वह अचानक रुक गया जैसे उसने कुछ खोज लिया हो। इस टोकन के 2 पहलू हैं, प्रत्येक पर एक शब्द है, अर्थात जी और ई। मार्गदर्शक। वान चेंग ने टोकन के नीचे घने पैटर्न को देखा, फिर विशाल मूर्ति पर पैटर्न को देखा और जल्द ही उन्हें दोनों के बीच संबंध का पता चला। ये पैटर्न महज सजावट की तरह लग सकते हैं, लेकिन वे वास्तव में इस टोकन पर घने पैटर्न के छोटे हिस्से के समान 50% हैं। हमें बस कुछ बेकार सजावट को हटाने की जरूरत है। वान चेंग ने तुरंत अपने दिमाग में यह निष्कर्ष निकाला कि मूर्ति के पेट पर पैटर्न की कुछ रेखाएं एक एक करके गायब हो गईं, केवल अंतिम रीढ़ की हड्डी के हिस्से बचे। ये सबसे महत्वपूर्ण रीढ़ की हड्डी के हिस्से बिल्कुल टोकन पर घने पैटर्न के छोटे हिस्से के समान थे। गुंजन। वान चेंग ने मूर्ति के नीचे टोकन को सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन परिणाम ने वान चेंग को आश्चर्यचकित कर दिया। टोकन अभी भी केवल गूंज रहा है, कुछ नहीं हुआ। यह ऐसा संयोग नहीं हो सकता, दोनों के बीच कोई संबंध होगा। यह विचार वान चेंग के दिमाग में कौंध गया। कॉल करें, कॉल करें, कॉल करें। वान चेंग की आकृति चमकती रही और विशाल प्रतिमा के सभी पैटर्न जल्द ही उसके दिमाग में याद हो गए। उसी समय वान चेंग ने इन पैटर्न को अपने दिमाग में व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। जैसे ही वान चेंग ने पैटर्न से बैकबोन निकाले, धीरे धीरे टोकन पर सभी घने पैटर्न इन बैकबोन के अनुरूप हो गए। नहीं, इस विशाल मूर्ति से निकाले गए गुप्त पैटर्न टोकन पर मौजूद पैटर्न से कहीं अधिक हैं। वान चेंग ने संकोच नहीं किया, उन्होंने सीधे इन गुप्त पैटर्न का पता लगा लिया। वान चेंग अंतिम गुप्त कौशल बनाने में सक्षम थे और कानूनों का उनका उपयोग पहले से ही काफी भयानक था। हालांकि अतिरिक्त घने पैटर्न बेहद जटिल थे, उन्हें जल्द ही घने पैटर्न के इस छोटे से हिस्से की प्रभावशीलता के बारे में कुछ अनुमान लग गए। घने पैटर्न का ये छोटा सा हिस्सा हर चीज का हब है। घने पैटर्न के इस हिस्से के माध्यम से हमें पिछले सभी घने पैटर्न को जोड़ने में सक्षम होना चाहिए। वान चेंग के मन में एक विचार था, लेकिन जल्द ही वह नाराज हो गया। राक्षस जनजाति जल्द ही यहाँ होगी और उसके पास अब इन गुप्त पैटर्न को समझने का समय नहीं है। भले ही वह अपने मूल शरीर से उन्हें एक साथ समझने के लिए कहे, फिर भी कुछ घंटे बाकी हैं और वह उन्हें पूरी तरह से समझने में सक्षम नहीं हो सकता है। इसके अलावा वान चेंग को नहीं पता था कि क्या होगा जब उसे इसका एहसास हुआ। यदि महत्वपूर्ण क्षण में राक्षस आ पहुंचे तो क्या होगा? क्या ये बहुत शर्मनाक नहीं होगा? इसके अलावा ये टोकन कुछ ऐसा है जो मुझे कई सामान्य अमरों से मिला है। यह एकमात्र हो सकता है या कई भी हो सकते हैं। अगर मैं इसे प्राप्त कर सकता हूँ तो अन्य लोग भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। यह विचार वान चेंग के दिमाग में कौंध गया। वान चेंग समझ गए कि अगर वह यहाँ का रहस्य अपने तक ही रखना चाहते हैं तो ये सुनिश्चित करना सबसे अच्छा होगा कि किसी और को मूर्ति का पता न चले। वान चेंग ने चुपचाप अपने दिल में सोचा, लेकिन राक्षस जनजाति के आने से पहले वान चेंग को यकीन नहीं था कि वह मूर्ति के सभी रहस्यों को जान पाएगा, जो बहुत शर्मनाक था। क्या मुझे अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करना चाहिए? वान चेंग ने गुप्त रूप से विचार किया और जल्द ही उसने अपने मन में एक निर्णय ले लिया। वान चेंग की वर्तमान ताकत पहले से ही अलौकिक युद्ध क्षेत्र में शीर्ष पर है। ब्रह्मांड में अधिकांश अजेय राजा एकांतवास में हैं। बाह्य क्षेत्रीय युद्ध क्षेत्र के 11 प्रमुख युद्ध क्षेत्रों में केवल कुछ ही सक्रिय अजेय राजा हैं। औसतन प्रत्येक युद्ध क्षेत्र में एक से भी कम अजेय राजा होता है। ऐसे में सचमुच अब उसे छिपने की कोई जरूरत नहीं है। अन्वेषण और योजना। वान चेंग ने अपने मन में एक निर्णय लिया। उसने अस्थायी रूप से अजीब जानवर की मूर्ति को छोड़ दिया और अपना ध्यान आसपास के महलों की ओर लगाया। ये महल कमोबेश खतरनाक हैं। वान चेंग ने अभी 9 सामान्य अमर भेजे थे और उनमें से 7 अब चले गए हैं।
लेकिन उनकी मृत्यु निरर्थक नहीं थी, कम से कम उन्होंने बहुत सारे खतरों का पता लगा लिया था। एक बार खतरे का पता चल जाए तो ये काफी कम खतरनाक हो जाता है। दानव सम्राट महल पर भरोसा करते हुए वान चेन कई खतरों के माध्यम से अपना रास्ता बना सकता था। लगभग 3 घंटों में वान चेन ने कुल 6 महलों का पता लगाया। 6 महलों के अंदर वान चेन ने कई अमर लाशों की खोज की, जिनमें से 12 में शक्तिशाली आभा थी। वे अपने जीवन काल के दौरान राजा बनने के स्तर तक पहुंच गए होंगे। ये अमर वस्तुएं उस सभ्यता का जीवन होना चाहिए जिसने दिव्य मधुमक्खी का घोंसला बनाया था। जब 4 शीर्ष जातियों ने ब्रह्मांड के इस गुप्त क्षेत्र में युद्ध शुरू किया तो ये ब्रह्मांडीय गुरुओं का एक समूह था जो कार्रवाई करने के लिए सेना में शामिल हो गया। बड़ी संख्या में आत्मिक हमले हुए और जब तक आप समय पर हमले की सीमा से बचने में विफल रहे, कोई भी अमर आपको मारने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इन लाशों पर कुछ खजाने हैं और महल में कुछ गुप्त स्थानों पर कई खजाने और गुप्त किताबें भी हैं, लेकिन वान चेन उन्हें गंभीरता से नहीं लेते हैं। वान चेन को वास्तव में खुशी इस बात से हुई कि उन्हें महलों में से एक में डिवाइन बीज एड ड्यूक से भरा एक छोटा सा पूल मिला। पूल बहुत छोटा है, जिसकी क्षमता लगभग 1000 लीटर है, लेकिन ये जादुई मधुमक्खी ज़ेडो से भरा हुआ है। 100 ग्राम डिवाइन बीज एड ड्यू राजा के संपूर्ण दिव्य शरीर को बहाल कर सकता है। इस पूल में मौजूद डिवाइन बीज एड ड्यू का वजन कई हजार किलोग्राम होने का अनुमान है। ये कहा जा सकता है कि इन दिव्य मधुमक्खी ज़ेडोस का मूल्य सामान्य खजानों से कहीं अधिक है। जब वे उन्हें देखेंगे तो संभवतः अधिकांश ब्रह्मांड गुरुओं को ईर्ष्या होगी। जो खजाने दिव्य शरीर को शीघ्रता से पुनर्स्थापित कर सकते हैं वे पहले से ही अनमोल और दुर्लभ हैं, और दिव्य बीज एड ड्यू को उनमें से शीर्ष स्तर का सामान माना जाता है। डिवाइन बीज एड ड्यू की इतनी बड़ी मात्रा वास्तव में काफी अविश्वसनीय है। जब वान चेन ने छठे महल की खोज पूरी कर ली और 7वें महल का पता लगाने ही वाला था, अचानक राजा हुआनलिंग ने उसे एक संदेश भेजा जिसमें कहा गया था कि राक्षस जनजाति यहाँ से कुछ ही दूरी पर सड़क के दोराहे पर आ गई है। इसके अलावा राक्षस जनजाति ने अपनी सेनाओं को विभाजित नहीं किया, वे सभी सीधे मध्य मार्ग की ओर चले गए। राक्षस जनजाति के आगमन की खबर सुनकर वान चेन काफी खुश हुए। उसने इन परेशानियों को तुरंत हल कर लिया ताकि वह मूर्ति के रहस्यों का पता लगाना जारी रख सके। पुकारना। वान चेन ने विशाल छत्ते वाली इमारत को छोड़ दिया और जल्द ही फैंटम किंग भी एक अन्य छत्ते वाली इमारत से उड़ गया। राजा वुजिन, हमें क्या करना चाहिए? राक्षस जनजाति असंख्य और शक्तिशाली है, क्या हमें उनसे आमने सामने लड़ना चाहिए? राजा हुआनलिंग ने पूछा। आगे क्यों बढ़ें? हमारे पास आपकी खुफिया जानकारी है, तो क्यों न पहले उन पर अचानक हमला किया जाए और उन्हें पकड़ लिया जाए? वान चेन ने शांति से कहा और फिर पूछा। जब राजा हुआनलिंग ने सुना कि वान चेन ने क्या कहा, तो कुछ छिपाने के बारे में उसके मन में जो भी विचार थे वे तुरंत गायब हो गए और उसने सीधे उस व्यक्ति का खुलासा कर दिया जिसे वह चाहती थी। गुलाम बना लिया था। ये वास्तव में गुफा चूहा राजा है। वान चेन ने आश्चर्य से फैंटम किंग की ओर देखा। वह राजा स्तर के शिखर पर था। इतनी ताकत वाला एक प्रेत राजा गुफा चूहे राजा को कैसे गुलाम बना सकता है? संयोग से मुझे एक सौदा मिल गया। फैंटम किंग आगे स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता था और वान चेन ने कोई और प्रश्न नहीं पूछा। राजा वुजिन, क्या आपके पास कोई समाधान है? आप बाद में चूहे राजा से मेरे साथ सहयोग करने के लिए कह सकते हैं। वान चेन ने पहले कहा। फैंटम किंग कुछ हद तक अनिच्छुक था, क्योंकि गुफा चूहे राजा के लिए राक्षस कबीले में छिपा रहना अधिक फायदेमंद होगा। हालांकि फैंटम किंग अंततः सहमत हो गया। वह समझ गई कि वान चेन के साथ उसके सहयोग का आधार ये था कि उसके पास यह आत्मादास थी। अन्यथा वान चेन के उसे खेलने के लिए बाहर ले जाने के इच्छुक होने की संभावना कम थी। और अगर वान चेन ने उसकी मदद नहीं की तो वह बड़े और अधिक शक्तिशाली अमर राक्षसों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होगी। इसलिए जब वान चेन ने यह अनुरोध किया तो राजा हुआनलिंग बिल्कुल भी मना नहीं कर सके। लेकिन इस समय जब वान चेन ने इस अंतरिक्ष यान को निकाला तो वह थोड़ी उलझन में थी। वान चेन का स्वाभाविक रूप से राजा फैंटम को समझाने का कोई इरादा नहीं था। वह सीधे दानव सम्राट के महल में गया और फिर तुरंत दानव सम्राट के महल को दिव्य मधुमक्खियों के बड़े घोंसले से लगभग 100,000 मील दूर एक स्थान पर नियंत्रित कर लिया। अंतरिक्ष यान डिवाइन बीज नेस्ट की सुरंग की भीतरी दीवार के करीब था। जैसे ही शून्य के उतार चढ़ाव की लहरें चमकी, अंतरिक्ष यान की आभा जल्द ही तेजी से कम हो गई। एक क्षण के बाद अंतरिक्ष यान की आभा लगभग नगण्य स्तर तक कम हो गई। इस समय फैंटम किंग ने ये सब अपनी आंखों से देखा और वह भी अपने दिल में थोड़ा चौंक गई। उसने अपनी आंखों से अंतरिक्ष यान को धीरे धीरे गायब होते देखा। चाहे वह आभा हो या कुछ और, सब धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। सबसे डरावनी बात यह है कि भले ही फैंटम क्वीन को पता था कि अंतरिक्ष यान वहां था, जब उसने इसका पता लगाने के लिए एक डिटेक्टर का उपयोग किया तब भी नतीजा ये हुआ कि अंदर कुछ भी नहीं था। छिपाने का कितना शक्तिशाली तरीका! वह अंतरिक्ष यान बिल्कुल भी अंतरिक्ष यान नहीं हो सकता है। फैंटम किंग के दिमाग में यह विचार कौंध गया। यहाँ तक कि अधिकांश सी श्रेणी के अंतरिक्ष यानों में भी छिपने की प्रणालियां होती हैं, लेकिन कुछ बेहद सटीक डिटेक्टरों के तहत उन अंतरिक्ष यानों की छिपने की प्रणालियां एक मजाक हैं। आखिरकार एक अंतरिक्ष यान इतना बड़ा होता है कि उसका पता लगाने की तुलना में उसे पूरी तरह छिपाना कहीं अधिक कठिन होता है। यदि आप अंतरिक्ष यान की छिपने की प्रणाली को उच्च सटीक डिटेक्टरों को धोखा देने में सक्षम बनाना चाहते हैं, तो ऐसा करना असंभव है जब तक कि आप अंतरिक्ष यान में विशेष नस्लीय प्रतिभाओं के साथ जीवन को एकीकृत नहीं करते। हालांकि फैंटम किंग पहले भी इस अंतरिक्ष यान पर सवार हो चुका था और यह किसी विशेष अंतरिक्ष यान की तरह नहीं लग रहा था जिसमें अन्य जीवन रूपों को एकीकृत किया गया हो। इसलिए फैंटम किंग का मानना था कि यह बिल्कुल भी अंतरिक्ष यान नहीं था, बल्कि किसी खजाने का भेष था। फैंटम किंग उसके दिल में सोच रहा था और जल्द ही वह बहुत दूर उड़ गई। राजा हुआनलिंग ने पहले मदद की पेशकश की थी, लेकिन वान चेन ने उसे अस्वीकार कर दिया था। वान चेन को उसकी मदद की जरूरत नहीं थी और फैंटम किंग स्वाभाविक रूप से राक्षस कबीले को चेतावनी देने के लिए वहां नहीं रुकेगा, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उड़ गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ ही मिनटों में 20 आकृतियां तेजी से उड़ गईं। इससे पहले जब वान चेन और राजा हुआनलिंग मिले थे तो राक्षस कबीले ने केवल 12 राजाओं को इकट्ठा किया था। अब 10 दिन से अधिक समय बीत चुका है और उनकी जनशक्ति पूरे 20 तक बढ़ गई है। वहाँ 20 राजा हैं, जिनमें से सबसे कमजोर उच्च स्तर पर हैं, शिखर राजाओं का एक समूह है और 3 चरम राजा भी हैं। उनकी ओर आने वाली शक्तिशाली आभा दूर से यहाँ देख रहे फैंटम किंग को अपने दिल में भारीपन महसूस कराती है। वहाँ बहुत सारे राजा हैं और उनमें से लगभग सभी शक्तिशाली हैं। यदि वे एकत्र हो जाए तो चाहे राजा अजय ही क्यों न हो, उसके लिए कोई अच्छा परिणाम प्राप्त करना कठिन होगा। मुझे आशा है कि राजा वुजिन अधिक विश्वसनीय हैं। राजा हुआनलिंग ने उसके दिल में आह भरी। हालांकि राजा वुजिन पहले बहुत प्रसिद्ध नहीं थे, लेकिन राजा शेनियन के मामलों के माध्यम से उन्होंने फैसला किया कि राजा वुजिन के पास एक अजय राजा के रूप में ताज पहनाए जाने की ताकत होनी चाहिए। इसके अलावा ये गुप्त हमला राजा वुजियान द्वारा प्रस्तावित किया गया था, इसलिए उसे काफी आश्वस्त होना चाहिए। सभी साधनों का प्रयोग किया जाता है। इस समय अंतरिक्ष यान के अंदर दानव सम्राट के महल के भेष में वान चेन भी था, तेजी से आ रहे राक्षस राजाओं को देख रहा था।
राक्षस कुल की टीम में 3 राजा टीम की 3 दिशाओं में हैं और बाकी राजा क्रमशः विभिन्न दिशाओं को अवरुद्ध कर रहे हैं। राजाओं के झुंड की नाकाबंदी के तहत गुप्त हमला शुरू करना अभी भी बहुत मुश्किल है। मास्टर, मैं तैयार हूँ और किसी भी समय जोरदार हमला कर सकता हूँ। वान चेन के पीछे पतला सिकाया धीरे से बोला। हाँ, वान चेन ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर उसने कहा, मेरे आदेश बाद में सुनो। हाँ, सिकाया सहमत हो गया। इस समय राक्षस राजा और भी करीब आते जा रहे थे। हालांकि वे अभी भी सैकड़ों हजारों मील दूर थे, वे अब विशाल छत्ते वाली इमारत को स्पष्ट रूप से देख सकते थे और उनकी आंखों में उत्साह का संकेत था। इतने बड़े छत्ते वाली इमारत में कितने खजाने हो सकते हैं? ये बिल्कुल अकल्पनीय है। उनका पिछला अनुमान सही था, ये 7वें दिव्य मधुमक्खी के घोंसले का मुख्य क्षेत्र होना चाहिए। हर कोई लानत मलामत राजा वुजियन आधे दिन पहले ही यहाँ आ गया है। जैसा कि हमने पहले कहा था, हमें पहले उसका पता लगाना चाहिए और उसे भगाना चाहिए और फिर हम खजाने की खोज में जा सकते हैं। प्रमुख दानव राजा फैंग वांग ने एक ध्वनि प्रसारण में कहा। 20 से अधिक राजाओं में से केवल 6 राक्षस जाति से थे और बाकी राजा राक्षस जाति की संबद्ध जातियों से थे। जो व्यक्ति बोल रहा था उसे दिव्य शक्ति का राजा कहा जाता था। वह राक्षस कुल का एक वैध राजा था और वह सर्वोच्च स्तर का राजा था। चूंकि वह टीम का लीडर था, इसलिए स्वाभाविक रूप से किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। उस शापित मानव वुजियन राजा ने वास्तव में भाई शेन्यान को गुलाम बनाया था। हमें इस बार उससे बदला लेना चाहिए। बाकी राक्षस जनजातियों ने एक के बाद एक प्रतिक्रिया व्यक्त की। वे स्वाभाविक रूप से नहीं जानते थे कि उनके बीच एक गद्दार था, गुफा चूहा राजा, और उनके ठिकाने की जानकारी हमेशा वान चेन को थी। इन राक्षस राजाओं की नजर में वान चेन को शायद अभी तक पता नहीं है कि वे आ चुके हैं और एक साथ इतने सारे लोग आए हैं। सावधान भी रहें, राजा वुजियान द्वारा बिछाए गए जाल में न पड़े। एक्सट्रीम के एक और राजा ने याद दिलाया। स्थिरता के माध्यम से जीत की तलाश करना अलौकिक युद्ध क्षेत्र में जीवित रहने का एकमात्र नियम है। हालांकि जब ये राक्षस राजा एक दूसरे के साथ संवाद कर रहे थे तो किसी ने ध्यान नहीं दिया कि गद्दार गुफा चूहा राजा चुपचाप दिव्य शक्ति राजा के करीब जा रहा था। केव रैट किंग ने रास्ते में कई बार इस तरह की हरकत की थी और हर बार आयाम बेहद छोटा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से किसी ने ध्यान नहीं दिया। कुछ ही सेकंड बीत गए और इसी समय दानव सम्राट के महल में वान चेन अचानक खड़ा हो गया। उछाल, उसके शरीर में आत्मसात की गई दिव्य शक्ति जल गई और ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सीक्रेट तकनीक और जॉइंट गॉड ट्रांसफॉर्मेशन का पहला चरण एक ही समय में किया गया। एक पल में वान चेन ने अपनी स्थिति को सर्वश्रेष्ठ में समायोजित कर लिया। इसे करें, वान चेन ने धीरे से कहा। सिकाया ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसके दिव्य शरीर के ऊपर रानी का मुकुट चमक रहा था। वह जो लंबे समय से ऊर्जा जमा कर रही थी अचानक फूट पड़ी। उछाल, एक समूह आत्मा के हमले ने एक पल में राक्षस सम्राट के महल को छोड़ दिया और एक पल में 20 राक्षस राजाओं को नष्ट कर दिया। सिकाया की ताकत और रानी के मुकुट की मदद से यदि अकेले शिखर राजा पर आत्मीय हमला किया जाता है तो ये शिखर राजा को लंबे समय तक चकित करने के लिए पर्याप्त है। यदि प्रतिद्वंद्वी की इच्छा शक्ति थोड़ी कमजोर हो तो संभव है कि आत्मा सीधे रह जाएगी। हालांकि सिकाया इस समय एक समूह पर हमला कर रहा था, फिर भी उसकी शक्ति काफी थी। 20 राजाओं में से अधिकांश अचंभे में पड़ गए और जो कुछ जागते रहने में सक्षम थे उन्हें भी तेज सिरदर्द महसूस हुआ। बेशक अपवाद गुफा चूहा राजा था जिसे पहले ही खबर मिल गई थी और वह अच्छी तरह से तैयार था, लेकिन उसने इतनी दृढ़ता से काम किया कि किसी को भी उसकी असामान्यता पर ध्यान नहीं गया। आत्मा पर हमला, शेनिक्सिन वुवांग जल्दी। दैवीय शक्ति का राजा भी जाग रहा था और उसने एक पल में जोर से चिल्लाया। राजा शेनिक्सिन और राजा वुवांग दोनों ही ऐसे राजाओं की उपाधियां प्रदान करने में कुशल थे जो आत्माओं को नियंत्रित करने में अच्छे थे। इस क्षण में उन्होंने संकोच नहीं किया और मायावी दैवीय शक्ति प्रकट हुई और सीधे सभी को घेर लिया। और इसी क्षण बहुत दूर एक अचानक और भयानक ऊर्जा लहर फूट पड़ी। जर्ग लीजन, दिव्य राजा ने अपना सिर घुमाया और हजारों अमर जर्ग योद्धा उसकी दृष्टि में आए। इस समय सत्ता का राजा भयभीत था, लेकिन दुर्भाग्य से जर्ग सेना जो लंबे समय से तैयार थी स्वाभाविक रूप से उसे प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं देगी। एक बेहद भयानक ऊर्जा का हमला तुरंत शुरू हो गया। धत्तेरी की, दिव्य राजा ने अपने आसपास के राजाओं की ओर देखा जो अचानक आत्मा के हमले के कारण स्तब्ध थे। एक क्षण झिझकने के बाद वह उनसे मिलने के लिए उड़ गया। वह इस ऊर्जा हमले को अपनी टीम में गिरते हुए नहीं देख सका, अन्यथा 20 से अधिक राजाओं में से कम आधे तुरंत अपनी युद्ध प्रभावशीलता खो देंगे। जिस समय दिव्य आंखों के राजा ने अपनी चाल चली, सीमा का एक और शांत राजा भी आगे बढ़ गया। दोनों व्यक्तियों ने अपने अपने विशेष कौशल का उपयोग किया और एक पल में वे उस भयानक संयुक्त हमले से टकरा गए। आखिरकार यह एक संयुक्त हमला था जो ब्रह्मांड के भगवान के आकस्मिक हमले का मुकाबला कर सकता था। इसे लेना इतना आसान नहीं था, इसलिए लगभग एक ही पल में दोनों राजा इसका सामना नहीं कर सके। कशकश, दोनों व्यक्तियों को खून की उल्टी हुई और वे बेहोश हो गए। हालांकि अच्छी बात यह है कि इन दोनों के प्रतिरोध के बाद जर्ग सेना का संयुक्त हमला काफी कमजोर हो गया है। हालांकि शेष हमलों ने उनकी टीम को एक पल में तोड़ दिया, लेकिन अमरों को होने वाली क्षति अधिक नहीं थी। अधिक से अधिक एक व्यक्ति ने अपने दिव्य शरीर का एक हिस्सा खो दिया। धिक्कार है, जर्ग सेना कहां से आई? पराक्रमी राजा ने मुंह से खून का झाग उगल दिया। पुनर्गठित सेना की बमबारी से वह गंभीर रूप से घायल हो गए और इसी समय सभी राक्षसों को चौंका देने वाला एक दृश्य घटित हुआ। एक काला छोटा ब्लेड अचानक भगवान राजा की छाती में घुस गया और हिंसक रूप से फट गया। दैवीय राजा अविश्वास में दहाड़ उठा और बिना किसी हिचकिचाहट के वह पीछे मुड़ा और मुक्का मार दिया। इस समय राजा वू लियू, जो अभी अभी आत्मा के हमले के कारण हुई घबराहट से जागे थे, ने अविश्वास से पूछा। उन्होंने गुफा चूहे के राजा को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया था और दोनों अनगिनत बार एक साथ जीवन और मृत्यु से गुजरे थे। उसे केव रैट किंग पर पूरा भरोसा था, पर अब उद्धरण चिन्ह। चूहे राजा के चेहरे पर ठंडी अभिव्यक्ति थी। उसका समझाने का कोई इरादा नहीं था और वह तेजी से पीछे हटता रहा। खांसी, इसी समय दैवीय शक्ति के राजा ने अचानक मुंह से काला खून खांस लिया। उनकी दिव्य शारीरिक आभा भी काफी क्षीण हो गई। एक अमर शरीर के लिए चाकू से वार किया जाना वास्तव में कुछ भी नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि चाकू जहरीला है और विष इतना मजबूत है कि यह राजा को बहुत नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। शक्ति का राजा आन टिल्डर एक तेज चीख थी और एक पल में शक्ति के राजा के सामने एक भयानक काली रोशनी दिखाई दी। वुजियन का भयानक राजा काली रोशनी ने विनाश की सांस ली, जिसने दिव्य शक्ति के राजा को कांप दिया। उसने अवचेतन रूप से अपनी पूरी ताकत से अपने कवच को सक्रिय कर दिया, साथ ही अपने अद्वितीय रक्षात्मक कौशल का उपयोग करने की भी पूरी कोशिश की। काली रोशनी में दैवीय शक्ति के राजा ने स्पष्ट रूप से देखा कि यह स्याही की तरह काला महल था। उछाल, काली रोशनी आखिरकार गुजर गई और शून्य में एक भयानक आभा बिखेरते हुए एक अंधेरा निशान छोड़ गई। एक पल में दिव्य राजा का शरीर उड़ गया। भयानक शक्ति अंधेरे निशानों से बाहर निकलती रही और दिव्य राजा को केवल यह महसूस हुआ कि उसका दिव्य शरीर तेजी से नष्ट हो रहा था और वह मृत्यु के कगार पर पहुंच गया था।
मेरी सहायता करो। दैवीय शक्ति के राजा को अब अपने चेहरे की परवाह नहीं थी और उसने पागलपन से मदद की गुहार लगाई। स्विश, सीमा का राजा, जिसने पहले सबसे खराब प्रदर्शन किया था और सिकाया के क्षेत्रीय आत्मा हमले से स्तब्ध था, तुरंत दिव्य शक्ति राजा के सामने आ गया। इस समय दैवीय शक्ति राजा का शरीर जो उड़ा दिया गया था, उसे फिर से संघनित किया गया था, लेकिन उसकी आभा पहले ही सबसे कम हो गई थी। दिव्य शक्ति, विरोध मत करो, सीमा के राजा ने कहा, और फिर उसने अपना हाथ लहराया और तुरंत दिव्य शक्ति के राजा को विश्व रिंग में डाल दिया। आन टिल्डे टिल्डे टिल्डे। इस समय तीखी चीख फिर से सुनाई दी और एक पल में काली रोशनी जो अभी अभी गुजरी थी फिर से लौट आई। हर कोई एकजुट हो जाओ और डटे रहो, एक राक्षस राजा जोर से चिल्लाया। दैवीय राजा के एक पल में उड़ा दिए जाने के दृश्य ने सभी को यह समझा दिया कि चाहे कोई भी हो, इस चीज को कोई भी अकेले नहीं रोक सकता। केवल सेना में शामिल होने से ही उन्हें मौका मिल सकता है। उछाल, भयानक तेज आवाज के बाद सभी 19 राजा पीछे की ओर उड़ गए। उसी समय उनमें से प्रत्येक ने एक एक और खून उगल दिया। काली रोशनी का वेग भी सीधे रुक गया और दूर तक फेंका गया। इस समय काली रोशनी का असली रूप पूरी तरह से प्रकट हो गया था, जिसकी सतह पर अनगिनत पैटर्न उकेरे गए थे। यह एकदम काला महल था, इतना शक्तिशाली, आखिर यह क्या है? 19 राक्षस राजाओं को दिव्य शरीर से आने वाली चोटों का एहसास हुआ और वे बेहद सदमे में थे। उनमें से सभी 19 घायल हो गए। हालांकि चोटें गंभीर नहीं थी, लेकिन अगर ये इसी तरह बढ़ती रही तो अच्छा नहीं होगा। महल के खजाने कम से कम भारी खजाने हैं और उनका मूल्य सामान्य भारी खजाने से कहीं अधिक है। एक टुकड़ा कम से कम 4 या 5 सामान्य भारी खजाने के लायक है। एक अगोचर राजा ने अपनी शक्तियों के चरम पर यह बात कही। उसका नाम मैजिक लाइट किंग था और वह राक्षस कबीले के शिविर में एक नया उभरता हुआ राजा था। जब अन्य राक्षस राजाओं ने उसे यह कहते सुना तो वे और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गए। मैंने सुना है कि राजा वुजियान के पास एक विशेष अंतरिक्ष यान है। अब ऐसा लगता है कि यह छद्म रूप में यह महल है। राक्षस राजाओं को पता था कि जिसने उन पर घात लगाकर हमला किया है वह राजा वुजियान ही होगा, पिछले जर्ग के लिए के रूप में। मुझे नहीं पता कि क्या राजा वुजियन और जर्ग रानी सेना में शामिल हो गए हैं या उनमें से एक किसी और की आत्मा का गुलाम बन गया है। अब क्या करें? परम सीमा का राजा, जिसने अभी अभी दैवीय शक्ति राजा को हटा दिया था, घूमा और परम सीमा के दूसरे राजा की ओर देखा। ये शख्स कुछ नहीं बोला और बाकी लोग भी चुप हो गए। एक पल के लिए उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। इस समय वांग चेन दानव सम्राट के महल में खड़ा था। उसने जल्दी ही अपनी बढ़ती ताकत वापस पा ली और काफी तनावमुक्त दिख रहा था। राक्षस सम्राट के महल में छुपते समय उसे चोट लगना असंभव था। अधिक से अधिक उसकी शक्ति हिंसक टक्कर से उत्तेजित हो जाएगी। हालांकि दानव राजा महल के साथ संयुक्त इन्फर्नल डार्क लाइट की शक्ति अभी भी मेरे विचार से कमजोर है। वांग चेन ने चुपचाप आह भरी। जब उन्होंने इन्फर्नल डार्क लाइट बनाई तो वह इसका उपयोग दानव राजा महल के साथ सहयोग करने के बारे में सोच रहे थे, इसलिए इन्फर्नल डार्क लाइट का आक्रमण मोड़ टकराव आधारित है। आखिरकार वुजियान डार्क लाइट विशेष रूप से दानव सम्राट के महल के अनुकूल होने के लिए बनाई गई एक अद्वितीय कौशल नहीं है और दोनों के समन्वय में अभी भी कुछ समस्याएं हैं। यदि वांग चेन ने विशेष रूप से दानव सम्राट के महल के साथ टकराव के लिए बनाए गए परम मार्शल आर्ट कौशल का उपयोग किया होता तो दैवीय शक्ति का राजा निश्चित रूप से जीवित नहीं होता। वह पहले ही कमजोर हो चुका था और यह कहा जा सकता है कि उस टक्कर के बाद उसका मरना निश्चित था। साथ ही भले ही ये 19 राजा सेना में शामिल हो जाएं, वे कभी भी दानव सम्राट महल के बराबर नहीं हो सकते। बेशक एक परम गुप्त तकनीक और एक सर्वोच्च खजाना जब हमला करने के लिए एक साथ उपयोग किया जाता है तो उन्हें अलग अलग उपयोग करने की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। किसी भी अन्य चीज के अलावा वांग चेन की वर्तमान आक्रमण शक्ति एक सामान्य अजेय राजा से कहीं अधिक होनी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दैवीय शक्ति राजा पर कितनी बार घात लगाया गया है, वह अंततः राजा होने की सीमा पर है। इस आक्रमण शक्ति के बिना दानव राजा महल दिव्य शक्ति राजा को सिर्फ एक झटके से आधा मारकर गिराने में सक्षम नहीं होता। वांग चेन ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अपने शरीर में शक्ति के झटके को शांत करने के बाद उन्होंने ज़िकाया से कहा, आप सर्ग सेना को बाद में हमले में मेरा साथ देने के लिए कह सकते हैं। आपको अपने आत्मिक हमले को जारी रखना होगा। राक्षस जनजाति में केवल 2 राजा हैं जो आत्माओं में अच्छे हैं। वे आपको रोकने में सक्षम नहीं होंगे। चिंता मत करो गुरु, यह इतना अच्छा है कि कूड़े के वे 2 टुकड़े अपने आप टिक सकते हैं। वे मेरे हमले को रोकने में दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं? सिकाया ने आत्मविश्वास से कहा। ठीक है। वांग चेन ने थोड़ा सिर हिलाया और अगले ही पल उसने एक बार फिर अपनी ताकत जुटाई और उसे दानव सम्राट के महल में डाल दिया। हालांकि दानव सम्राट महल मुख्य रूप से कानूनों द्वारा संचालित होता है, शक्तिशाली बल भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वांग चेन के पास इस समय ब्रह्मांड भगवान स्तर की दिव्य शक्ति की नींव होती तो दानव सम्राट महल की शक्ति और भी मजबूत होती। बेशक वांग चेन की बुनियादी ताकत वास्तव में इस समय कमजोर नहीं है। दैवीय शक्ति को आत्मसात करके एक ड्रैगन में परिवर्तित होकर और एक विशाल देवता में परिवर्तित होकर वांग चेन की मूल शक्ति एक क्षेत्र स्वामी की चरम शक्ति से 60,000 गुना तक बढ़ गई थी। ये दिव्य शरीर से दूर नहीं था जो राजा बनने की सीमा तक पहुंच सकता था। वांग चेन दैवीय शक्ति आयाम बॉडी ऑफ द गॉड ऑफ वॉर की गुप्त तकनीक का भी अभ्यास कर रहे हैं। यद्यपि समय अभी भी कम है, उनके दिव्य शरीर का आयाम 40 गुना से भी अधिक बढ़ गया है। दोनों को मिलाकर वांग चेन की दिव्य शारीरिक नींव निश्चित रूप से सामान्य अजेय राजा की तुलना में बहुत कमजोर नहीं है। उसकी एकमात्र कमी यह है कि उसके पास अमर शरीर नहीं है और वह दैवीय शक्ति को जला नहीं सकता। दानव सम्राट के महल के ऊपर की आभा फिर से बढ़ गई और दूरी में हजारों जर्ग सेनाओं ने तेजी से ताकत जमा करना शुरू कर दिया और भयानक ऊर्जा तरंगे बाहर निकल गईं। इसी समय राक्षस कुल के 19 राजाओं के भाव बदल गए। जीतना असंभव है, चलो पहले दौड़ें। आखिरकार एक राक्षस राजा बोला और जैसे ही उसने ये कहा अधिकांश लोगों ने उसे तुरंत पहचान लिया। जहाँ जिंदगी है वहाँ आशा है। इस वुजियन राजा को कुछ समय के लिए अहंकारी होने दो और हम रणनीतिक रूप से पीछे हट जाएंगे। ये सही है। ये जगह इतनी बड़ी है कि राजा वुजियन कम समय में इसका पूरा पता नहीं लगा सकते। आइए पहले पीछे हटें, भविष्य में बहुत सारे अवसर होंगे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। राक्षस कुल के राजा एक के बाद एक बोलते गए। वास्तव में वे सभी अपने दिल में जानते थे कि वे लड़ाई हारने के लिए अभिशप्त थे। इसके अलावा भले ही वे जीत भी जाएं, लेकिन वे राजा वुजियन को कुछ नहीं कर पाएंगे जिनके पास महल जैसा खजाना था। एक बार अलग हो जाने पर ये प्रतिद्वंद्वी को उन्हें एक एक करके हराने का मौका देगा। यदि वे अलग नहीं होते हैं, इतने सारे लोग एक साथ खजाने की खोज कर रहे हैं, तो खजाना मिलने पर भी उन्हें कितने अंक मिल सकते हैं? इसलिए इस समय सबसे अच्छा विकल्प निश्चित रूप से भागना है, नहीं रणनीतिक रूप से पीछे हटना है। समाचार विज्ञप्ति 19 दानव राजा पहले पीछे हटना चाहते थे, लेकिन वांग चेन, जिन्होंने पहले ही दानव सम्राट के महल को पूरी तरह से उजागर कर दिया था, जाहिर तौर पर उन्हें जाने नहीं देंगे। क्या आप बिना कोई कीमत छोड़े जाना चाहते हैं? यह इतना आसान नहीं है।
सिकिया एक अजेय राजा है। वांग चेंग अल्टीमेट सीक्रेट स्किल्स और दानव सम्राट के महल के संयोजन का उपयोग करता है, जो सामान्य अजेय राजा की तुलना में बहुत मजबूत है। इसके अलावा दानव सम्राट के महल की विशेष प्रकृति के कारण वांग चेंग के अमर न होने के दोष सीधे गायब हो जाते हैं। इससे भी अधिक भयावह बात यह है कि वांग चेंग शारीरिक हमलों में अच्छा है और सिकाया आत्मा हमलों में अच्छा है। जब वे दोनों सेना में शामिल हो जाते हैं तो वे दो अजेय राजाओं के सामान्य संयोजन से भी अधिक भयानक होते हैं। 19 राक्षस राजाओं को जल्द ही इसका भय गहराई से महसूस हुआ। वांग चेंग ने उनका लगातार पीछा किया। वे लड़े और पीछे हट गए और पीछा अरबों मील तक चला। 4 उच्च स्तरीय राजा और एक शिखर राजा आत्म विस्फोट में मारे गए। मूल रूप से इस लड़ाई का परिणाम और भी बड़ा होता, लेकिन अंत में अगोचर दानव प्रकाश का राजा अचानक टूट पड़ा। उसने एक खजाना निकाला जो नीले मन के जैसा दिखता था। दानव शिविर के सभी जीवित सदस्यों को राजा के रूप में ताज पहनाया और फिर भागने के लिए मनके के अविनाशी गुणों पर भरोसा किया। वह नीला मोती निश्चित रूप से एक खजाना था। हालांकि शिखर राजा के नियंत्रण में यह कोई बड़ी बात नहीं थी। वांग चेंग वास्तव में अंदर के व्यक्ति के साथ कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने बस हार मान ली और दूसरे पक्ष को जाने दिया। दानव शिविर में ताजपोशी राजाओं से निपटने के बाद वांग चेंग तुरंत उस स्थान पर लौट आए जहां डिवाइन बीनेस बिल्डिंग स्थित थी। इस समय फैंटम किंग भी स्वाभाविक रूप से वहां था। वांग चेंग के कदम ने अभी फैंटम किंग को स्तब्ध कर दिया। वांग चेंग गई कि कई विधियां राजा हुआनलिंग की कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं और कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। जिस बात ने फैंटम किंग को और अधिक चिंतित कर दिया वह ये थी कि एक जर्ग सेना वास्तव में पहले प्रकट हुई थी। एक पुनर्गठित सेना के अस्तित्व का अर्थ है जर्ग क्वीन का अस्तित्व। दूसरे शब्दों में वांग चेंग दुश्मन से लड़ने के लिए जर्ग क्वीन के साथ सेना में शामिल हो गए। वास्तव में यदि आप ध्यान से देखें तो ये पता लगाना मुश्किल नहीं है कि फैंटम किंग इस समय सतर्क है और उसकी आंखों में सतर्कता का संकेत है। प्रत्येक जर्ग क्वीन एक आत्मा स्वामी है। जर्ग क्वींस को गुलाम बनाने वाले मनुष्य अल्पसंख्यकों में अल्पसंख्यक हैं। जर्ग क्वींस के लिए इंसानों को गुलाम बनाना बहुत आम बात है। अमर जर्ग रानी को मानव जाति ने गुलाम बना लिया था। ऐसे उदाहरण गिने जा सकते हैं संपूर्ण मानव जाति में उंगलियां। अब जब ऐसा उदाहरण फैंटम किंग के सामने अचानक घटित हुआ तो उसका आश्चर्यचकित होना और संदेह होना स्वाभाविक था। बेशक हालांकि वह इसका अनुमान लगा सकता था, वांग चेंग का इसे समझाने का कोई इरादा नहीं था। ऐसी बात को अकेले मौखिक रूप से समझाना बहुत परेशानी भरा होगा और इसके अलावा फैंटम किंग वांग चेंग के स्पष्टीकरण के लायक नहीं था। राजा फैंटम, चाहे उन राक्षसों की अगली प्रतिक्रिया कैसी भी हो, मेरा मानना है कि कुछ समय के लिए कोई भी यहाँ दोबारा नहीं आएगा। आप अपना ख्याल रखें, वांग चेंग ने सीधे कहा और वह सीधे सबसे बड़ी छत्ते वाली इमारत में चले गए। उद्धरण चिन्ह। फैंटम किंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस पर उसे राहत मिली और उसने गुप्त रूप से जो जीवन रक्षक विधि तैयार की थी उसे सीधे रद्द कर दिया गया। राजा फैंटम ने जो सोचा था उसके अनुसार यदि वांग चेंग वास्तव में जर्ग रानी द्वारा गुलाम बनाया गया था तो अब उस पर हमला करने का सबसे अच्छा समय होगा। चूंकि वांग चेंग ने ऐसा नहीं किया, इससे केवल ये साबित हुआ कि यह वास्तव में वह था जिसने जर्ग रानी को गुलाम बनाया था, न कि जर्ग रानी ने उसे गुलाम बनाया था। मालिक, इस समय चूहा राजा, जो किनारे पर छिपा हुआ था और अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, भी उड़ गया। ये ठीक है गुफा चूहा, अब से तुम मेरे साथ हमारे मानव जनजाति में आ सकते हो। फैंटम किंग ने हल्के से कहा। हाँ, चूहे राजा ने स्वाभाविक रूप से संकोच नहीं किया, वह सीधे सहमत हो गया। दूसरी ओर विशाल छत्ते की इमारत में लौटने के बाद वांग चेंग ने महल में बचे हुए खजाने को लूटना जारी रखा। उसी समय वांग चेंग स्वयं भी अजीब जानवर की विशाल मूर्ति पर पाए गए अनावश्यक पैटर्न को समझ रहे थे। समय धीरे धीरे बीतता गया और जल्द ही वांग चेंग को अपने दोस्तों से बड़ी संख्या में ईमेल पूछताछ प्राप्त हुई जो आभासी ब्रह्मांड में राजा बनना चाहते थे। राक्षस कुल के उन लोगों ने वास्तव में ये समाचार सार्वजनिक कर दिया। वांग चेंग ने इन दोस्तों के ईमेल की सामग्री को देखा और थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। इस समय ये खबर की 7वीं दिव्य मधुमक्खी के घोंसले के अंदर एक अज्ञात भूमि दिखाई दी है, चारों प्रमुख शिविरों में फैल गई थी। उसी समय ये खबर भी फैल गई कि वांग चेंग ने दानव शिविर के 20 राजाओं, जो कम से कम उच्च स्तरीय राजा थे, को हराने और उन्हें दहशत में भागने के लिए मजबूर करने के लिए एक अज्ञात जर्ग रानी के साथ मिलकर काम किया था। उनमें से वांग चेंग के कब्जे में महल के खजाने को फैलाने पर जोर दिया गया था। सामान्य खजानों के विपरीत एक महल के खजाने की तुलना कम से कम शीर्ष खजानों से की जा सकती है। यह अजीब होगा अगर इसने ध्यान आकर्षित नहीं किया। ये तो वाकई शानदार है। हालांकि यह खबर फैल गई है, वांग चेंग की मौजूदा ताकत के साथ डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ तक कि अगर कोई ब्रह्मांडीय गुरु नियमों को तोड़ता है और गुप्त रूप से डोमेन के बाहर युद्ध के मैदान में आता है, तो वांग चेंग कुछ समय तक जीवित रहने के लिए पूरी तरह से दानव सम्राट पेलेस पर भरोसा कर सकता है और फिर तुरंत मदद मांग सकता है। जब तक ब्रह्मांड का अधिपति नहीं आता, वांग चेंग का मानना है कि कम से कम उसे तुरंत नहीं मारा जाएगा। वास्तव में ब्रह्मांड के भगवान के लिए डोमेन के बाहर युद्ध के मैदान में आना बेहद वर्जित है। ये 4 शीर्ष कुलों के बीच एक आम सहमति है। जब तक लाभ इतने बड़े न हो कि उन्हें नजरअंदाज न किया जा सके, कोई भी इस नियम को नहीं तोड़ेगा। कई पूछताछों का संक्षेप में उत्तर देने के बाद वांग चेंग ने तुरंत मानव जाति के भीतर मैजिक लाइट किंग के हाथों में खजाने का खुलासा किया। उस समय मणि से निकलने वाली आभा भी काफी मजबूत थी और कीमती खजानों के बीच इसका स्तर शायद कमजोर नहीं था। इसके अलावा दानव लाइट किंग आखिरकार राजा क्षेत्र के चरम पर है। भले ही वह अपने बहुमूल्य खजाने के साथ राजा के दायरे से अधिक मजबूत हो, फिर भी वह जय होने से बहुत दूर है। वास्तव में राजा मोगुआन के समूह द्वारा प्रकट की गई वांग चेंग की खबर केवल राक्षस शिविर के भीतर ही सार्वजनिक की गई थी, लेकिन विभिन्न जासूसों के कारण ये खबर तेजी से अन्य शिविरों में फैल गई। अन्यथा अनएक्सप्लोर्ड लैंड जैसी जगह एक खजाना भूमि है और दानव शिविर अन्य 3 शिविरों को यहाँ की जानकारी बताने की पहल कभी नहीं करेगा। कैसिटी लॉर्ड्स प्रश्न 7th डिवाइन विंड नेस्ट के भीतर अज्ञात क्षेत्र की खबर फैल गई। मूल रूप से वांग चेंग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने 7वें दिव्य मधुमक्खी घोंसले की गहराई में खजाने की खोज जारी रखी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से खबर फैलने के कुछ ही दिनों बाद कैस सिटी के भगवान ने वांग चेंग को बुलाने की पहल की। आप जर्ग रानी को गुलाम बना लिया। वांग चेंग को देखने के बाद कैस सिटी लॉर्ड ने कोई शब्द बर्बाद नहीं किया और सीधे पूछा। दास्ता संयोग से सफल रही। वांग चेंग ने स्वीकारोक्ति में सिर हिलाया। वह समझ गया कि कैस सिटी के भगवान को इतनी जल्दी खबर मिल सकी क्योंकि वह राक्षसी मामलों के राजा पर नजर रख रहा होगा जिसके भेष में वह छिपा हुआ था। यद्यपि बाह्य क्षेत्र या युद्ध क्षेत्र में एक सैन्य योग्यता प्रणाली है, जब तक वांग चेंग सैन्य योग्यता प्रणाली को बंद कर देते हैं, मानव शिविर को पता नहीं चलेगा कि उसने बाह्य क्षेत्र या युद्ध क्षेत्र में क्या किया है। वांग चेंग का विस्तार से समझाने का कोई इरादा नहीं था और कैस सिटी लॉर्ड ने नहीं पूछा। हालांकि कैस सिटी लॉर्ड ने यह भी समझा कि यह वांग चेंग के रहस्य से संबंधित होना चाहिए। शिक्षक, मेरी सैन्य योग्यताएं परीक्षण आवश्यकताओं तक पहुंच गई हैं। मैं जल्द ही सेवानिवृत्त हो जाऊंगा और फिर मैं कुछ समय के लिए अभ्यास करने के लिए कैस सिटी लौटने की योजना बना रहा हूं।
वान चेन को पता था कि कैस सिटी के भगवान किस बारे में चिंतित थे, इसलिए उन्होंने इसे कहने की पहल की। वान चेन ने अलौकिक युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया। बाह्य क्षेत्रीय युद्ध क्षेत्र की सैन्य योग्यता प्रणाली के लिए उन्हें 10 ट्रिलियन सैन्य योग्यता अर्जित करने की आवश्यकता थी, जबकि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी द्वारा उन्हें दिया गया कार्य 10 ट्रिलियन सैन्य योग्यता थी। ये सैन्य खूबियां असंख्य प्रतीत होती हैं, लेकिन वास्तव में वान चेन की ताकत के साथ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता है। डोमेन के बाहर युद्ध के मैदान में राजा बनने के प्रारंभिक स्तर के लिए 10 ट्रिलियन सैन्य गुणों की आवश्यकता होती है। राजा बनने के उच्च स्तर के लिए 100 ट्रिलियन सैन्य गुणों की आवश्यकता होती है और राजा बनने के शिखर के लिए 10 ट्रिलियन सैन्य गुणों की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, जब तक वान चेन एक शिखर राजा को खत्म कर देता है, उसका मिशन पूरा हो जाएगा। पिछली बार जब वान चेन ने दिव्य आंखों के राजा को गुलाम बनाया था, तो उसकी सैन्य योग्यता वास्तव में आवश्यकता तक पहुंच गई थी। इसके अलावा कुछ समय पहले वान चेन ने 4 उच्च स्तरीय राजाओं और राक्षस कबीले के एक शिखर राजा को आत्मविनाश के लिए मजबूर किया था। उनकी सैन्य योग्यता मुकदमे की आवश्यकताओं से कहीं अधिक थी। ऐसे में वान चेन चाहे तो किसी भी वक्त रिटायर हो सकते हैं। क्या आप इतनी जल्दी रिटायर होने की योजना बना रहे हैं? कैस सिटी के भगवान से पूछा। इस घटना के बाद वुजियान किंग की ताकत पूरी तरह से फैल गई है। मुझे डर है कि मेरे शिष्यों पर बाहरी युद्ध क्षेत्र का प्रशिक्षण प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है। इसके अलावा दानव सम्राट पैलेस के कारण मुझे इस बात की चिंता है कि क्या ऐसे मजबूत लोग होंगे जो मुझ पर अपनी नजरें गड़ाएंगे। वान चेन ने कहा, इसके बजाय मैं रिटायर भी हो सकता हूँ। तो चलो पीछे हटें। कैस सिटी लॉर्ड ने थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन वह थोड़ा भावुक भी महसूस कर रहा था। वान चेन कितने समय से अलौकिक युद्ध क्षेत्र में थे? केवल 300 वर्षों से अधिक। अन्य क्षेत्र के स्वामियों की तुलना में जो अलौकिक युद्ध के मैदान में गए थे, औसत परीक्षण हजारों या यहाँ तक कि हजारों वर्षों तक चला, जो वास्तव में बहुत छोटा था। जब उन्होंने पहली बार डोमेन के बाहर युद्ध के मैदान में प्रवेश किया, तो वान चेन के अद्वितीय कौशल अभी भी चरम स्तर से एक कदम दूर थे, लेकिन 300 वर्षों के अनुभव के बाद उन्होंने परम अद्वितीय कौशल बनाया है। हालांकि वान चेन केवल एक क्षेत्र स्वामी है, वह लगभग अमर स्तर के शिखर तक पहुंच चुके हैं। वास्तव में उसके लिए डोमेन के बाहर युद्ध के मैदान में बने रहना कोई मायने नहीं रखता है। कैस सिटी के भगवान के साथ कुछ देर बात करने के बाद वान चेन यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुके और जल्दी से चले गए। जैसे ही कैस सिटी लॉर्ड ने वान चेन की प्रस्थान करती छवि को देखा, उनके चेहरे पर एक लंबे समय से खोई हुई मुस्कान दिखाई दी। जब उन्हें पता चला कि वान चेन दुश्मन से लड़ने के लिए एक अज्ञात अमर जर्ग रानी के साथ सेना में शामिल हो गए हैं, तो कैस सिटी लॉर्ड को भी थोड़ी चिंता महसूस हुई। कैस सिटी के भगवान को नहीं पता था कि वान चेन ने ये कैसे किया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। महत्वपूर्ण बात यह थी कि वान चेन गुलाम नहीं था। हमने वान चेन को पहले जो सुरक्षा प्रदान की थी वह अभी भी थोड़ी कमजोर थी। कैस सिटी के भगवान ने तुरंत खुद पर विचार किया, और यह ठीक इसलिए था क्योंकि वान चेन का उदय इतनी तेजी से हुआ था कि कैस सिटी के भगवान प्रतिक्रिया करने में असमर्थ थे। कैस सिटी के भगवान के लिए 500 साल बहुत छोटे थे, इतने छोटे कि उन्होंने इसे लगभग अनदेखा कर दिया। आप जानते हैं, जब वान चेन अभी भी कमजोर था, दानव सम्राट महल उसकी जान बचाने के लिए पर्याप्त था। हालांकि कैस सिटी के भगवान ने वान चेन को भी महत्व दिया। उन्होंने इस सिद्धांत को समझा कि पॉलिश किए बिना ज़ेड को उपयोगी उपकरण नहीं बनाया जा सकता। वह इस बात की गारंटी नहीं दे सका कि वान चेन को किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। वह वान चेन की रक्षा नहीं करेगा, बल्कि उसे नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अब यह अलग है, वान चेन की ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही है। जब वान चेन कमजोर था, तो उसे किसी भी भयानक खतरे का सामना नहीं करना पड़ता था, और दानव सम्राट महल ही पर्याप्त था। लेकिन जब वह मजबूत हो गया, तो वान चेन के भयानक खतरे में पड़ने की संभावना अधिक हो गई। इस मामले में एक दानव सम्राट महल निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं था। सोचते समय अराजकता शहर के भगवान ने अब और संकोच नहीं किया। उन्होंने सीधे अपने तीसरे शिष्य डार्क लॉर्ड को एक संदेश भेजा। देखते ही देखते समय बीत गया और कई दिन बीत गए। इस समय 7वें दिव्य मधुमक्खी के घोंसले की गहराई में वान चेन ने अंततः हॉल में खजाने को लूटना बंद कर दिया। इस समय वान चेन ने स्वयं गुप्त पैटर्न के अंतिम भाग को पूरी तरह से समझ लिया था। इस बार वान चेन ने टोकन पर गुप्त पैटर्न को एक बार में सक्रिय नहीं किया, बल्कि एक विशेष तरीके से एक एक करके टोकन पर गुप्त पैटर्न को सक्रिय किया। गुंजन प्रकाश तुरंत अजीब जानवर की विशाल मूर्ति के शरीर में प्रवेश कर गया, जैसे कि कुछ सक्रिय हो गया हो, और मूर्ति के अंदर से एक दहाड़ सुनाई दी। पलक झपकते ही पूरी मूर्ति की छवि में भारी बदलाव आ गया। वह विशाल जानवर जो मूल रूप से रेंग रहा था, 2 जोड़ी पारदर्शी पंख फैलाकर खड़ा हो गया, मानो वह उड़ने वाला हो। हालांकि वान चेन को इनकी कोई परवाह नहीं थी। उसे वास्तव में चिंता इस बात की थी कि इस समय टोकन से एक बड़ा आकर्षण हल्का सा आ रहा था, और आकर्षण का स्रोत मूर्ति के शीर्ष पर था। पुकारना। वान चेन तुरंत मूर्ति के सामने पहुंचे, और आकर्षण का पीछा करते हुए वान चेन की नजर उस अजीब जानवर पर पड़ी। वान चेन ने अजीब जानवर की आंखों के अंदर देखा, जहां एक हल्की चांदी सफेद रोशनी टिमटिमा रही थी। थोड़ा सोचने के बाद वान चेन ने तुरंत सिकाया को तलाशने के लिए एक आत्मादास भेजने के लिए कहा। लेकिन दुर्भाग्य से जब आत्मादास चांदी सफेद रोशनी के पास पहुंचा, तो वह किसी चीज से अवरुद्ध हो गया और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। क्या तुम्हें भी यह चाहिए? वान चेन ने अपने हाथ में टोकन को देखा, और थोड़ा सोचने के बाद उसने अंदर जाकर देखने का फैसला किया। इस टोकन पर घने पैटर्न बेहद जटिल हैं, यहाँ तक कि वान चेन के स्तर के किसी व्यक्ति को भी उन्हें पूरी तरह से समझने में काफी समय लगा। कोई साधारण आत्मदास निश्चित ही थोड़े समय में इनका उपयोग नहीं कर सकेगा। अब जब इस अज्ञात भूमि की खबर सार्वजनिक हो गई है, तो लोग कभी भी यहाँ आ जाएंगे। वान चेन के पास ज्यादा समय नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में वह निश्चित रूप से यह नहीं चुनेगा कि आत्मादास पहले गुप्त पैटर्न को समझे और फिर अन्वेषण करे। यहाँ दानव सम्राट महल के साथ यहाँ तक कि भयानक ऊर्जा का हमला जिसने पहले दिव्य आंखों के राजा को तुरंत मार डाला था, मुझे सेकंडों में नहीं मार सकता था। इसके अलावा मैंने बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद कर दी है। मैं यहाँ आधे रास्ते में हार नहीं मान सकता। वान चेन ने अपना मन बना लिया, और तुरंत वह अब और नहीं झिझका और तेजी से चल दिया। ब्रह्मांड के भगवान। वान चेन ने टोकन को सक्रिय किया, और जब वह उस स्थान पर चला गया जहां चांदी की रोशनी चमक रही थी, तो उसे अचानक शून्य में उतार चढ़ाव महसूस हुआ। वान चेन ने विरोध नहीं किया। अगले ही पल उसे लगा कि वह किसी जोर से बह गया है और तुरंत मौके से गायब हो गया। जीवन शक्ति से भरपूर भूमि पर काली त्वचा और चेहरे पर 6 आंखों वाला एक लोक स्वामी तीव्र गति से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, जबकि उसके पीछे समान शक्ल सूरत वाले 7 या 8 लोक स्वामी उसका पीछा कर रहे थे। मोगू, तुम भाग नहीं सकते। जो तुम्हारे हाथ में है उसे सौंप दो और हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। उसके पीछे 7 या 8 लोक स्वामी ठंडेपन और बेरहमी से चिल्लाए। वह गद्दारों का एक झुंड सपना देख रहा है। सामने वाला रियल मास्टर गुस्से में ठंडी आवाज में चिल्लाया। अंतर्दृष्टि वाला व्यक्ति एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है। लॉर्ड टेरेंस पहले ही पौराणिक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। वह आपकी कल्पना से परे है। आप अभी भी विरोध क्यों करते हैं? उसके पीछे के क्षेत्र स्वामी ने सामने वाले क्षेत्र स्वामी पर हमला
करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हुए उसे रोकने की कोशिश करते हुए सलाह दी। 7 या 8 रियल मास्टरों के हमलों का सामना करते हुए सामने वाला रियल मास्टर अपने दांत पीसते हुए और तेज गति से भागते हुए चकमा खा गया। उछाल 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 हमलों की लहर पर लहर पीछा किया और सामने वाला क्षेत्र स्वामी और अधिक शर्मिंदा हो गया। और इस क्षण अचानक हम कुछ लोगों के ऊपर शून्य में एक अत्यंत मोटा चांदी सफेद ऊर्जा स्तंभ अचानक प्रकट हुआ और सीधी जमीन पर चला गया। उछाल भयानक ऊर्जा स्तंभ ने तुरंत जमीन पर एक गहरा गड्ढा बना दिया जो सैकड़ों मील तक फैला हुआ था। जब ऊर्जा समाप्त हो गई तो काले कवच में एक आकृति उसमें से निकली। दिव्य स्तरीय गुरु ऊपर भाग रहा रियलम मास्टर और पीछा कर रहा रियलम मास्टर दोनों स्तब्ध थे। बिना किसी हिचकिचाहट के वान चेन ने एक कदम आगे बढ़ाया। एक पल में वह भागते हुए दायरे भगवान के सामने आ गया। अपनी अविश्वासपूर्ण दृष्टि में वान चेन ने एक हाथ उसके कंधे पर रखा और रियलम लॉर्ड जो प्रकाश की गति से लगभग आधी गति तक बढ़ चुका था जल्दी से रुक गया। टेलीपोर्ट। खैर इस विश्व गुरु की नजर में वान चेन अजीब दिखता है। न केवल त्वचा काली है बल्कि केवल 2 आंखें हैं और शरीर पर बाल भी थोड़े कम लगते हैं। इस समय पीछे से 7 या 8 क्षेत्र स्वामी आ गए। उन्होंने उस आदमी की ओर देखा जिसे वान चेन ने रोका था और उनके चेहरे भी सदमे से भर गए। जल्द ही नेता कुछ दूर आगे बढ़े और सम्मानपूर्वक पूछा, है शक्ति और तारांकन आरटी तारांकन और आत्मा रहस्यवाद में सिकाया की उपलब्धियों के साथ एक क्षेत्र गुरु के पास वास्तव में विरोध करने की कोई शक्ति नहीं होगी। आधे दिन बाद सिकाया आत्मा दासों के माध्यम से यहाँ की भाषा सीखने वाले पहले व्यक्ति थे। फिर वान चेन ने भी सिकाया की शिक्षाओं के माध्यम से भाषा सीखी। इस समय वान चेन को भी इस दुनिया के बारे में कुछ जानकारी पता थी। इस दुनिया का व्यास लगभग 100 अरब किलोमीटर है और यहाँ रहने वाले जातीय समूह को द्वीप कहा जाता है। डोई जनजाति इस दुनिया में अनगिनत वर्षों से रह रही है। 1 वर्ष पहले के अनगिनत वर्षों में संपूर्ण जनजाति का नेता हमेशा उच्च पुजारी ही रहा है जो ईश्वर स्तर का शक्तिशाली प्राणी है। महायाजक के नेतृत्व में संपूर्ण द्वीप जनजाति ने अनगिनत वर्ष शांति और स्थिरता में बिताए। लेकिन ठीक 1 साल पहले द्वीप जनजाति का एक देव स्तर का ताकतवर व्यक्ति जो पहले से ही बहुत उच्च स्थान पर था अप्रत्याशित रूप से फिर से टूट गया और देव स्तर से ऊपर के दायरे में पहुंच गया। बाद में संपूर्ण द्वीप जनजाति अराजकता में पड़ गई। जो ताकतवर आदमी अंदर घुसा उसने पहले महायाजक को मार डाला और फिर महायाजक के वंश की आबादी को शुद्ध करना शुरू कर दिया। इस नए टूटे हुए मजबूत आदमी का नाम टेरेंस रखा गया। वान चेन जिन कई क्षेत्र स्वामियों से मिले उनमें से 7 या 8 क्षेत्र स्वामी जो पीछा कर रहे थे टेरेंस के गुट से थे और जिसका पीछा किया जा रहा था वह उच्च पुजारी के गुट से था। डोई जनजाति में देवताओं को अमर स्तर पर होना चाहिए और वे ईश्वर स्तर तक पहुंच गए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि टेरेंस एक ब्रह्मांडीय गुरु बन गया है? वान चेन ने अपने दिल में गुप्त रूप से सोचा। उसे थोड़ा अविश्वसनीय लगा। ब्रह्मांड का भगवान बनने के लिए इसे तोड़ना कितना कठिन है। 4 शीर्ष कुलों के अमर लोगों के ब्रह्मांड का स्वामी बनने की संभावना बहुत ही कम है। इस दूरस्थ दुनिया में अमर लोगों की तो बात ही छोड़ दें। उदाहरण के लिए मानव जाति को लीजिए। एक ब्रह्मांडीय भगवान को कमजोर से मजबूत बनने के लिए सबसे पहले उसे मानव जाति द्वारा अपनी पूरी ताकत से विकसित किया जाएगा और अनगिनत संसाधनों का आनंद लिया जाएगा। दूसरे, उसे अपनी विकास प्रक्रिया के दौरान अनगिनत लड़ाइयों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि लौकिक युद्ध क्षेत्र, ब्रह्मांड के गुप्त क्षेत्र आदि। फिर भी अभी भी बड़ी संख्या में ताकतवर लोग फंसे हुए हैं। सैद्धांतिक रूप से किंग कॉन्फर्ट के शिखर को ब्रह्मांड आदरणीय के माध्यम से तोड़ने की आशा है, लेकिन कितने प्रतिभाशाली लोग इसे तोड़ने में विफल रहे हैं। यहाँ तक कि कई अमरों ने भी बहुत अधिक मात्रा में संचय कर लिया है और उनकी ताकत राजा सम्मानित के शिखर को पार करने लगी है। राजा सम्मानित सीमा या यहाँ तक कि राजा सम्मानित अजय के स्तर तक पहुंच गई है। हालांकि इस दुनिया का व्यास केवल 100 अरब मील है, इसलिए चाहे कितने भी संसाधन हो वे उतने अधिक नहीं होंगे। यहाँ पला बड़ा कोई अमर शायद अपने जीवन काल में कई समान झगड़ों का सामना नहीं करेगा। इसके साथ वह ब्रह्मांड का सर्वोच्च बनने के लिए कैसे सफल हो सकता है? हालांकि यह अविश्वसनीय लगता है, ये सच भी हो सकता है। वान चेन की आंखों में एक गंभीर दृष्टि चमक उठी। सिकया द्वारा गुलाम बनाए गए क्षेत्र के स्वामी के अनुसार उस समय का महायाजक केवल 2 में से एक था पूरे द्वीप कबीले के लोग जिन्होंने टेलीपोर्टेशन में महारत हासिल की। लेकिन महायाजक जितना ताकतवर था उसके पास टेरेंस का विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी और कुछ ही चालों में पूरी तरह से मारा गया। उन्होंने टेलीपोर्टेशन में महारत हासिल कर ली है, जिसका मतलब है कि वह कम से कम किंग स्तर के हैं। वह कुछ ही चालों में एक राजा को मार सकता है। कुछ अन्य चीजों के साथ मिलकर ये निर्णय लेना स्वाभाविक है कि टेरेंस ब्रह्मांड का सर्वोच्च है। सौभाग्य से भले ही टेरेंस वास्तव में एक ब्रह्मांड आदरणीय है, वह एक आदरणीय है जो अभी अभी आया है और वह एक आदरणीय है जो इस छोटी सी दुनिया में पैदा हुआ था। उसे इतना मजबूत नहीं होना चाहिए। वान चेन ने चुपचाप अपने दिल में सोचा, लेकिन उनका लापरवाह होने का इरादा नहीं था। ऐसी तंग जगह में आगे बढ़ने और ब्रह्मांड का सम्मान करने में सक्षम होना दर्शाता है कि वह कितना प्रतिभाशाली और स्वाभाविक है। कौन जानता है, वह एक मध्य स्तर के आदरणीय या यहाँ तक कि एक उच्च स्तरीय आदरणीय की ताकत से बाहर निकलने में सक्षम हो सकता है। भले ही वान चेन के पास दानव सम्राट महल हो, वह एक मध्य स्तर के आदरणीय से निपटने में सक्षम नहीं होगा। एक उच्च स्तरीय आदरणीय की तो बात ही छोड़ दे जो उसे अपनी इच्छानुसार नष्ट कर सकता है। मधुमक्खी भगवान के पंख। वान चेन वास्तव में आश्चर्यचकित थे कि एक ब्रह्मांडीय गुरु का जन्म एक बंद दुनिया में हो सकता है। लेकिन आश्चर्यचकित होने के बाद वह इस दुनिया की अन्य चीजों के बारे में सोचने लगा। यदि वान चेन ने सही अनुमान लगाया तो बाहरी दुनिया में विदेशी जानवर की विशाल मूर्ति के आधार पर इस दुनिया को खोला जाना चाहिए था। दूसरे शब्दों में, इस दुनिया का उस सभ्यता के साथ घनिष्ठ संबंध होना चाहिए जिसने गॉड बीज नेस्ट का निर्माण किया था। वास्तव में इस दुनिया में द्यूई जनजाति वास्तव में उस मूल सभ्यता के वंशज हैं। तो सवाल यह है कि 4 शीर्ष जातियों द्वारा अचानक शुरू किए गए युद्ध का सामना करने पर उस समय की सभ्यता ने कैसे प्रतिक्रिया की? क्या उस सभ्यता ने इस गुप्त संसार में कुछ भी छोड़ा था? कई सामान्य अमरों से प्राप्त टोकन वास्तव में क्या दर्शाता है? वान चेन के मन में सवाल उठते रहे और वान चेन के मन में कई अनुमान भी थे, लेकिन फिलहाल जानकारी बहुत कम थी और वह सच्चाई का अंदाजा नहीं लगा सके। क्या आपकी डोई जनजाति के पास कोई कीमती खजाना है? वान चेन ने अचानक पूछा जब उसने उस दायरे के मालिक की ओर देखा जिसे सिकाया ने गुलाम बनाया था। हाँ, विश्व गुरु ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया और कहा, बीगॉट के पंख हमारी द्वीप जनजाति का खजाना, एक अतुलनीय खजाना है। किंवदंती के अनुसार जिसके पास मधुमक्खी देवता के पंख हैं, वह बीगॉट की शक्ति प्राप्त कर सकता है। मधुमक्खी भगवान के पंख। वान चेन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने यूं ही पूछा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वहां सचमुच कोई खजाना होगा। इसके अलावा नाम सुनकर ऐसा लगता है कि इसका संबंध बाहरी दुनिया की विशाल विचित्र जानवर की मूर्ति के मूल शरीर से है। विशाल विचित्र जानवर की मूर्ति मधुमक्खी भगवान का प्रतिनिधित्व करती है।
विंग्स ऑफ द बी गॉड कितना शक्तिशाली है? वान चेंग ने फिर पूछा। मैं इसके बारे में नहीं जानता। 1 साल पहले बी गॉड कवच हमेशा महायाजक के नियंत्रण में था, लेकिन किसी ने भी महायाजक को इस खजाने का उपयोग करते नहीं देखा है। दायरे भगवान ने कहा, तो मधुमक्खी भगवान के पंख अब टेरेंस के हाथों में हैं? वान चेंग ने पूछा। नहीं, विश्वगुरु ने समझाया। इससे पहले कि लॉर्ड टेरेंस का महायाजक से झगड़ा हो गया, महायाजक ने मधुमक्खी देवता के पंखों को छिपा दिया था। ऐसा कहा जाता है कि उसने एक बार 99 क्षेत्र के स्वामियों से 99 खजाने के बक्से को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ले जाने और उन्हें छिपाने के लिए कहा था। मधुमक्खी देवता के असली पंख खजाने के बक्सों में से एक में छिपे हुए हैं। वान चेंग ने थोड़ा सिर हिलाया। ये उनके लिए अच्छी खबर थी। वो शुरू से ही खजाने के लिए इस दुनिया में आया था। ये विंग्स ऑफ द बी गॉड ड्यू जनजाति का खजाना है, इसलिए ये सरल नहीं होना चाहिए। तो ये स्वाभाविक रूप से वान चेंग का लक्ष्य है। यदि ये लक्ष्य टेरेंस के हाथों में पड़ गया है, जिस पर ब्रह्मांड का भगवान होने का संदेह है, तो वान चेंग संभवतः हार मानने पर विचार करेंगे। आखिरकार ब्रह्मांड के भगवान से चीजें छीनना आसान नहीं है, और चूंकि विंग्स ऑफ द बी गॉड अभी तक टेरेंस के हाथों में नहीं पड़ा है, उसके पास निश्चित रूप से अभी भी एक मौका है। सर, मोगू 99 विश्वगुरुओं में से एक है और उसके पास एक खजाने का बक्सा है। जगत गुरु ने सहसा कहा। मोगू। वान चेंग ने अपना सिर घुमाया और क्षेत्र के एक स्वामी की ओर देखा जो अभी भी कुछ ही दूरी पर बेहोश था। उन्होंने पहले भी क्षेत्र के स्वामी के इस समूह का सामना किया था। एक सामने भाग रहा था और 7-8 पीछे से लोग उसका पीछा कर रहे थे। सामने भाग रहा रियल मास्टर मोगू था। जाओ उसे खोजो और देखो कि क्या वहाँ कोई खजाने का बक्सा है। वान चेंग ने आदेश दिया। हाँ, विश्वगुरु ने उत्तर दिया, और फिर वह बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गए। चीजें अपेक्षा से अधिक सुचारू रूप से चली। बस एक पल में विश्वगुरु ने सम्मानपूर्वक वान चेंग को एक बॉक्स दिया जिसकी सतह पर कई घने पैटर्न उकेरे हुए थे। ये गुप्त पैटर्न। वान चेंग ने बॉक्स पर गुप्त पैटर्न को देखा और उसका ध्यान तुरंत उनकी ओर आकर्षित हो गया। ये पैटर्न टोकन पर मौजूद पैटर्न के लगभग समान है जिन्हें वान चेंग ने पहले समझा था, सिवाय इसके कि उन्हें बहुत बड़ा किया गया है। इस दुनिया में द्वे जनजाति वास्तव में बाहर की मूर्ति से संबंधित है। यह विचार वान चेंग के दिमाग में कौंध गया और साथ ही उन्होंने गुप्त पैटर्न के इस छोटे से हिस्से को कुशलता से सक्रिय कर दिया। गुंजन, भिनभिनाने की आवाज आई, लेकिन बक्सा बिल्कुल भी नहीं हिला। वान चेंग ने एक पल के लिए सोचा और फिर उस अजीब जानवर की विशाल मूर्ति से प्राप्त गुप्त पैटर्न के दूसरे हिस्से का इस्तेमाल किया। गुप्त पैटर्न का यह हिस्सा सक्रियण के एक विशेष तरीके का प्रतिनिधित्व करता है। वान चेंग ने पहले सक्रियण के उस विशेष तरीके पर भरोसा करके अजीब जानवर की मूर्ति को उत्परिवर्तन से गुजरवाया था। इस बार अंततः बक्सा खोला गया, लेकिन वह खाली था। मैं जानता था। वान चेंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। खजाना पाना इतना आसान नहीं है। ये कहावत की तथाकथित विंग्स ऑफ द बी गॉड 99 खजाने के बक्सों में है सिर्फ एक अफवाह है। कोई नहीं जानता कि महायाजक ने वास्तव में उनमें भगवान मधुमक्खी के पंख डाले थे या नहीं। इससे भी अधिक, भले ही दिव्य मधुमक्खी के पंख वास्तव में 99 खजाने के बक्सों में हो, किसी भी खजाने के बक्से को खोलकर दिव्य मधुमक्खी के पंख प्राप्त करने की संभावना बहुत कम है। वान चेंग को पता था कि उसकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं होगी। दिव्य मधुमक्खी के पंख के अलावा क्या आपकी द्वे जनजाति के पास कोई अन्य कीमती खजाना है? वान चेंग ने फिर से रियलम मास्टर की ओर देखा। हाँ, विश्वगुरु ने बिना किसी हिचकिचाहट के फिर से सिर हिलाया। हालांकि जैसे ही विश्वगुरु ने प्रत्येक खजाने के नाम और कार्यों के बारे में बताया, वान चेंग की उम्मीदें तुरंत निराशा में बदल गईं। हालांकि कई खजाने वान चेंग को साधारण लगते थे, वे इस क्षेत्र के भगवान की नजर में अविश्वसनीय थे और ऐसी चीजें थी जिन्हें वह बेहद पसंद करते थे। बेशक इन क्षेत्र के आकाओं द्वारा बताए गए कई खजाने वान चेंग का ध्यान थोड़ा आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे खजाने शायद अब टेरेंस के हाथों में थे और उन्हें बाघ के मुंह से छीनना इतना आसान नहीं था। रियलम लॉर्ड के साथ कुछ देर बातचीत करने के बाद वान चेंग ने उनसे और अधिक जानकारी प्राप्त की। यह महसूस करने के बाद कि इस रियलम लॉर्ड का अब कोई मूल्य नहीं रह गया है, वान चेंग ने उसे वर्ल्ड रिंग में डाल दिया और प्रशिक्षण के लिए सिकाया को दे दिया। फिर वान चेंग ने जिकाया को मोगू नामक अचेतन विश्वगुरु को गुलाम बनाने का आदेश दिया। जागने के बाद मोगू ने सिकाया के माध्यम से वर्तमान स्थिति को तुरंत समझ लिया। एक आत्मिक दास के रूप में स्वाभाविक रूप से उन्होंने अधिक संकोच नहीं किया। उन्होंने खड़े होकर वान चेंग को सम्मानपूर्वक सलाम किया। इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, मैं खजाने के बक्से के बारे में और जानना चाहता हूँ। वान चेंग ने हल्के से कहा। खजाना बॉक्स। हालांकि मोगू आखिरकार एक आत्मिक गुलाम बन गया था। उनके दिल में खजाने के बक्से का महत्व सिकाया के आदेश जितना महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से पहले वान चेंग को बताया। महायाजक के निर्देश लगभग 10 साल पहले महायाजक ने अचानक मुझे बुलाया और मुझे एक खजाने का बक्सा दिया। महायाजक ने मुझे तुरंत पवित्र शहर छोड़ने और छिपने के लिए एक गुप्त स्थान खोजने के लिए कहा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सामने नहीं आना चाहिए और खोजा नहीं जाना चाहिए। मोगू ने खजाने के बक्से के बारे में बहुत विस्तार से बात की, जो विश्वगुरु ने पहले जो कहा था उसके समान था। वान चेंग को आश्चर्यचकित करने वाली एकमात्र बात यह थी कि महायाजक ने वास्तव में 10 साल पहले इसकी योजना बनाना शुरू कर दिया था। ऐसा लगता है कि द्वे जनजाति के महायाजक को बहुत पहले ही यह एहसास हो जाना चाहिए था कि टेरेंस सफलता हासिल करने वाला है और सफलता के बाद टेरेंस क्या करेगा। क्या बस इतना ही है और कुछ नहीं? मोगू के बोलने के बाद वान चेंग ने भौहें चढ़ा ली और पूछा। ये पूर्णतः निरर्थक है। महायाजक ने यह भी कहा कि अगर एक दिन कोई ताकतवर आदमी आता है जो जानवर के बजाय खजाने के बक्से पर गुप्त पैटर्न के माध्यम से खजाने के बक्से को खोल सकता है बल, तो उसे एल्डरजिगस से मिलने के लिए लाया जाना चाहिए। मोगू ने अभी बोलना समाप्त किया था जब उसके चेहरे पर सदमे की झलक दिखाई दी, क्योंकि वान चेंग के हाथ में एक खजाने का बक्सा दिखाई दिया। खजाना बक्सा खोला गया था और सबसे महत्वपूर्ण बात ये बरकरार था। ऐसा लगता है कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसका महायाजक इंतजार कर रहा है। वान चेंग ने हल्के से कहा। सर, क्या आपने सचमुच इस गुप्त पैटर्न के माध्यम से खजाने का बक्सा खोला? मोगू ने अविश्वास से पूछा। वान चेंग ने हल्के से सिर हिलाया। फिर उसने गुप्त पैटर्न का उपयोग करके खजाने के बक्से को फिर से सील कर दिया और फिर इसे फिर से खोला। बुजुर्ग जिगस हमारी ड्यू जनजाति में से एक है जिनकी शक्ति महायाजक और टेरेंस के बाद दूसरे स्थान पर है। ऐसा कहा जाता है कि एल्डर जिगस महायाजक की तरह एक प्राचीन देवता है जो तब से अस्तित्व में है जब हमारी द्वे जनजाति पहली बार प्रजनन के लिए इस दुनिया में आई थी। मोगू ने समझाया और वान चेंग तुरंत समझ गए कि इस जिगस को पता होना चाहिए कि बाहरी दुनिया कैसी है। सर, आप एल्डर जिगुसी से कब मिलने जा रहे हैं? मोगू ने पूछा। अभी, वान चेंग ने हल्के से कहा, लेकिन तुरंत ऐसा लगा कि उसने कुछ सोचा है और उसका दिमाग हिल गया, जिससे उसके शरीर पर नौ ब्रह्म कवच सक्रिय हो गया। अगले ही पल वान चेंग का रूप बदल गया और जल्द ही वह द्वे जनजाति के सदस्य में बदल गया।
काली त्वचा, 6 आंखें और बालों से ढका शरीर। मानवीय सौंदर्य मानकों के अनुसार यह रूप अत्यंत कुरूप है। हालांकि वांग चेंग को फिलहाल इसकी परवाह नहीं है। हाँ, मोगू ने सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। हालांकि उन्हें स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि यह मामला ड्यू जनजाति के लिए अच्छा नहीं था। वांग चेंग का आदेश निस्संदेह उच्च प्राथमिकता का था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से आज्ञाकारी रूप से सहमत हुए। मोगू के पास जिगस से संपर्क करने का एक विशेष तरीका है। कुछ संचार के बाद जिगस ने उनसे तुरंत मिलने का वादा नहीं किया। इसके बजाय उसने उन्हें पहले क्रोल पर्वत नामक स्थान पर जाने के लिए कहा। महायाजक को कुछ ही समय पहले टेरेंस ने मार डाला था और महायाजक की भविष्यवाणी में व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ। यह अजीब होगा यदि दूसरे पक्ष को उस पर संदेह न हो। वांग चेंग और मोगू जहां है वहां से क्रोल पर्वत 30 अरब मील दूर हैं, जिनके बारे में कहा जा सकता है कि ये दुनिया के आधे हिस्से तक फैले हुए हैं। हालांकि वांग चेंग ने टेलीपोर्टेशन में महारत हासिल कर ली। मोगू ने जो नक्शा निकाला उसे देखने के बाद वह मोगू को एक ही क्षण में क्रोल पर्वत के आसपास ले आया। बेशक जाने से पहले वांग चेंग शेष कुछ दायरे के आकाओं से निपटना नहीं भूले। वांग चेंग दयालु व्यक्ति नहीं है। आखिरकार इस दुनिया में टेरेंस है जिस पर ब्रह्मांड का भगवान होने का संदेह है। स्वाभाविक रूप से वह कुछ विश्व गुरुओं को पीछे नहीं छोड़ सकते। अन्यथा एक बार टेरेंस का ध्यान आकर्षित होने के बाद वांग चेंग जो कुछ भी करना चाहेगा वह शायद अनगिनत गुना अधिक कठिन होगा। उन दोनों के यहाँ पहुंचने के कुछ ही समय बाद एक राज्यस्वामी आगे आया और उन्हें एक छोटे बेहद छिपे हुए महल में ले गया। सर एल्डर जिगस ने कहा, कृपया इस बॉक्स को खोलें। नेतृत्व करने वाले विश्व गुरु ने वांग चेंग को एक बक्सा सौंपा जो खजाने के बक्से के समान था। वांग चेंग ने नजर डाली और पाया कि बॉक्स पर पैटर्न उन लोगों से बहुत अलग नहीं थे जिन्हें वह जानता था, सिवाय इसके कि वे थोड़े बदले हुए थे। यह मुश्किल नहीं है, वांग चेंग ने हल्के से कहा। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और इशारा किया। सीधे बॉक्स पर गुप्त पैटर्न को सक्रिय कर दिया। बक्सा हिल गया और फिर उसमें एक छेद दिखाई दिया। ये खुला है। मार्ग दिखाने वाले विश्व गुरु के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने सीधे कहा। वांग चेंग ने थोड़ा सिर हिलाया। इस समय उसने विश्व गुरु को जाते हुए देखा और अपने हृदय में विचार करने लगा। सिद्धांत रूप में जो कोई भी टोकन रखता है और अजीब जानवर की मूर्ति और टोकन पर सभी गुप्त पैटर्न को समझता है, उसे इस दुनिया में प्रवेश करने में कोई समस्या नहीं होगी। जब तक आप उन गुप्त पैटर्न में महारत हासिल कर लेते हैं, तब तक महायाजक द्वारा छोड़ा गया खजाना बॉक्स खोलना बेहद आसान होगा। दूसरे शब्दों में महायाजक द्वारा उल्लिखित मजबूत आदमी कोई भी हो सकता है। बेशक वांग चेंग को लगा कि यह इतना आसान नहीं था। वह एक इंसान था और मनुष्य उस सभ्यता को नष्ट करने वाले मुख्य अपराधियों में से एक थे जिसने दिव्य मधुमक्खी का घोंसला बनाया था। वांग चेंग को विश्वास ही नहीं हुआ कि महायाजक जिस मजबूत के बारे में बात कर रहा था वह राक्षस जाति, मानव जाति, यांत्रिक जाति या कीट जाति में से कोई एक हो सकता है। सबसे संभावित संभावना यह है कि यह मजबूत आदमी द्वे जनजाति से होना चाहिए और द्वे जनजाति से होना चाहिए बाहर। ये कल्पना करना कठिन नहीं है कि जब 4 शीर्ष जातियां युद्ध में गईं, तो बाहरी दुनिया से कुछ द्वे जनजाति भाग गए, जबकि इस दुनिया में रहने वाले लोग पीछे रह गए। द्वे जनजाति का जो हिस्सा भाग गया उसके हाथ में ये टोकन होना चाहिए, और जो द्वे जनजाति इस दुनिया में रह गई वह द्वे जनजाति के इस टोकन के साथ वापस लौटने का इंतजार कर रहा है। महायाजक ने अनगिनत वर्षों तक प्रतीक्षा की लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकला। मूलतः वह प्रतीक्षा करना जारी रख सकता था। हालांकि टेरेंस नाम का एक अजीब व्यक्ति द्वे जनजाति के भीतर दिखाई दिया। वह इस तन दुनिया को तोड़ने और ब्रह्मांड का स्वामी बनने में सक्षम था। सामान्यतः यह उत्सव का कारण होना चाहिए कि कबीले में कोई व्यक्ति ब्रह्मांडीय भगवान बन गया है। हालांकि अज्ञात कारणों से महायाजक और टेरेंस के बीच अनबन हो गई। इसके परिणामस्वरूप महायाजक अब और प्रतीक्षा करने में असमर्थ हो गया। महायाजक उस मिशन को विफल होते देखना नहीं चाहता था जिसे वह अनगिनत वर्षों से चला रहा था, इसलिए उसने ध्यान आकर्षित करने के लिए 99 खजाने के बक्से बाहर रखने की व्यवस्था की। जिगस उसका उत्तराधिकारी बना। मोगू के अनुसार जिगस महायाजक की तरह एक प्राचीन देवता है जो शुरू से ही इस दुनिया में मौजूद है। दूसरे शब्दों में वह बाहरी दुनिया में द्वे जनजाति के अस्तित्व के बारे में जानता है। अगर यह सच है तो द्वे का जो हिस्सा बाहरी दुनिया में भाग गया वह किसी दुर्घटना का शिकार हो गया होगा या सीधे नष्ट हो गया होगा। यही कारण है कि अनगिनत वर्षों से इस दुनिया में कोई नहीं आया है और ये टोकन भी खो गया है। न जाने कितने अरबों वर्षों के बाद इसे कई सामान्य अमर लोगों ने प्राप्त किया और फिर यह मेरे हाथ में आ गया। वांग चेंग ने अपने दिल में सोचा और उसके दिमाग में एक विचार आया। दूत होने का नाटक करना। जब वांग चेंग सोच रहे थे, उन्हें जल्द ही महल के बाहर एक मजबूत आभा दिखाई देने लगी और फिर गहरे नीले रंग के वस्त्र में एक आकृति हॉल में आई। वांग चेंग ने आकृति को देखा और आकृति ने भी वांग चेंग को देखा। एल्डर जिगस, वांग चेंग ने पूछा। मैसेंजर, आकृति ने वही प्रश्न पूछा। ये सही है। वांग चेंग ने बहुत स्वाभाविक रूप से सिर हिलाया। जिगुसी, दूत को नमस्कार। आकृति या शायद जिगुसी ने थोड़ी उत्साह के साथ सलामी दी। आप इस पर इतनी आसानी से विश्वास कर लेते हैं। वांग चेंग कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे। 9 इल्यूजन आर्मर की परिवर्तन करने की क्षमता वास्तव में बहुत मजबूत थी। इतने वर्षों तक उसे डोमेन के बाहर युद्ध के मैदान में दूसरों ने कभी नहीं देखा था। लेकिन भले ही वह द्वे जनजाति के सदस्य की तरह दिखता हो, इसका मतलब यह नहीं था कि वह निश्चित रूप से वह व्यक्ति था जिसका जिगस इंतजार कर रहा था। मूल रूप से वांग चेंग ने सोचा था कि उन्हें दूसरे पक्ष का विश्वास हासिल करने के लिए अधिक प्रयास करना होगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जिगस वास्तव में बिना किसी संदेह के अपनी पहचान में विश्वास करता है। हालांकि वांग चेंग दिल में आश्चर्यचकित थे, लेकिन सतह पर वे शांत रहे। बिना किसी हिचकिचाहट के वांग चेंग तेजी से आगे बढ़े और जीगू को ऊपर उठा लिया। बुजुर्ग जिगुसी, इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। वांग चेंग ने तुरंत कहा। बहुत समय हो गया है। मुझे डर है कि एल्डर जिगुसी मुझे नहीं पहचानते। मैं डोरमो हूँ और मैं यहाँ ऑर्डर पर हूँ। हालांकि वांग चेंग को ड्यू जनजाति की स्थिति के बारे में कुछ अनुमान थे, लेकिन वह आश्वस्त नहीं थे कि उनके अनुमान सही थे, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से इस समय सतर्क रहना पड़ा। वांग चेंग के शब्द उचित और तार्किक थे। जो कोई भी इस बारे में जानता होगा उसे संदेह होगा, इसलिए जिगस को इस पर संदेह नहीं हुआ। उसने दांत पीसकर कहा, ये दुनिया इतनी छोटी है कि वांग चेंग यह नहीं देख सकते कि इस दुनिया में एक ब्रह्मांडीय गुरु के जन्म की स्थितियां कहाँ हैं। भले ही टेरेंस के पास अविश्वसनीय प्रतिभा है, लेकिन ये बहुत अपमानजनक है। लेकिन अगर ये किसी शक्तिशाली व्यक्ति का अवतार है तो कोई दिक्कत नहीं। ताकतवर आदमी का क्लोन इस दुनिया में है, जबकि उसका मूल शरीर बाहरी दुनिया में है। हालांकि क्लोन की स्थितियां सीमित हैं, मूल शरीर को बाहरी दुनिया में पर्याप्त प्रशिक्षण मिल सकता है, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यह ब्रह्मांड का स्वामी बनने के लिए टूट जाता है। मुझे नहीं पता कि वह एलियन हमारी पवित्र भूमि पर कैसे आया। शुरू से ही उसका लक्ष्य हमारे कबीले के खजाने विंग्स ऑफ द डिवाइन बीक को प्राप्त करना था। जिगस ने कड़वाहट से कहा। इससे पहले महायाजक की ताकत के कारण और पवित्र भूमि छोड़ने का कोई रास्ता नहीं होने के कारण खलनायक ने कभी कोई असामान्यता नहीं दिखाई थी।
लेकिन कुछ साल पहले खलनायक अचानक ताकत में बड़ी प्रगति हुई और फिर वह सीधे ब्रह्मांड गुरु बन गया। ग्रिनिथ, क्या आप जानते हैं कि वह किस जातीय समूह से है? वान चेन ने पूछा। मुझे नहीं पता। जिगस ने सिर हिलाया। अचानक, जैसे उसने कुछ सोचा हो, उसने वान चेन की ओर देखा और पूछा, मैसेंजर, मेरे लोग अब कैसे हैं? हमारा घर अब पूरी तरह से चार शीर्ष दौड़ और उनके समर्थकों के लिए युद्ध का मैदान बन गया है। वान चेन ने संक्षेप में दिव्य मधुमक्खी के घोंसले की स्थिति का वर्णन किया और जिगस का मूल रूप से काला चेहरा सीधे रक्त लाल में बदल गया। ऐसा लगता है कि वह सचमुच गुस्से में है। भगवान, दिव्य मधुमक्खी कहाँ है? क्या ऐसा हो सकता है कि लॉर्ड डिवाइन बी इतने सालों से वापस नहीं आए? जिगस ने पूछा। वान चेन ने तुरंत अजीब जानवर की मूर्ति के बारे में सोचा और साथ ही उसने असहायता से अपना सिर हिलाया। वान चेन को नहीं पता था कि तथाकथित लॉर्ड डिवाइन बी कैसा था, लेकिन अब उसका सिर हिलाना सही था। वान चेन की अभिव्यक्ति देखकर जिगस थोड़ा चौंका। उन्होंने तुरंत कहा, यदि लॉर्ड शेनफे कभी भी जीवित होते तो चार शीर्ष जातियां भी इतनी आसानी से हमारी मातृभूमि में युद्ध शुरू करने का विकल्प नहीं चुनती। हालांकि इस समय उन्होंने अजीब जानवर की विशाल मूर्ति की पहचान का भी अनुमान लगाया। ब्रह्मांड के भगवान निश्चित रूप से चार शीर्ष जातियों को कुछ आरक्षण देने में सक्षम नहीं होंगे। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि विशाल राक्षस ब्रह्मांड का स्वामी है। लॉर्ड शेनफेन कहीं फंस गए होंगे। मुझे विश्वास है कि वह वापस आएगा, जिगस ने कहा, और लॉर्ड शेनफेन द्वारा छोड़े गए 3 खजाने हमारे हाथों से नहीं जाने चाहिए। कबीले का खजाना, 3 टुकड़े। वान चेन का दिल थोड़ा उत्साहित हुआ। यदि वह दिव्य मधुमक्खी ब्रह्मांड का भगवान है तो उसके द्वारा छोड़ा गया खजाना असाधारण होना चाहिए। इसके अलावा उनमें से 3 हैं। दिव्य मधुमक्खी के पंख कैसे हैं? वान चेन ने अपने मन में विचारों को दबा दिया और चिंता से पूछा। वह साथी टेरेंस दिव्य मधुमक्खी के पंखों की चाहत में पागल हो रहा है। जिगस मुस्कुराया और कहा, लेकिन वह कैसे सोच सकता था कि महायाजक ने जो 99 खजाने के बक्से निकाले थे वे सभी खाली थे और दिव्य मधुमक्खी के असली पंख वास्तव में अभी भी मेरे हाथों में हैं। ओह, वान चेन ने जिगस पर नजर डाली और सोचने लगे कि आगे क्या करना है। वान चेन ने पहले दूध होने का नाटक किया, वास्तव में किसी भी असफलता से बचने के लिए अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। अब जब जानकारी प्राप्त हो गई है तो वान चेन ने जो कल्पना नहीं की होगी वही ये थी कि जिगस इतना बेपरवाह था कि उसने सीधे खुलासा किया कि दिव्य मधुमक्खी के पंख उसके हाथों में थे। वर्तमान परिस्थितियों में वान चेन स्वाभाविक रूप से जिगस को सीधे नीचे ले जाना चाहता है और फिर दिव्य मधुमक्खी के पंख प्राप्त करने का अवसर लेना चाहता है। वान चेन और सिकाया की संयुक्त ताकत के साथ वान चेन को नहीं लगता कि जिगस इसका सामना कर सकता है। दूध मोड़ो, आपने अभी तक दिव्य मधुमक्खी के पंख नहीं देखे हैं। चलो, मैं तुम्हें इसे दिखाने ले चलता हूँ। जिगस ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा। तब मैं तुम्हें परेशान करूंगा एल्डर जिगस, वान चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। बाहर गिरना और सच्चाई, मैंने विंग्स ऑफ द डिवाइन बी को 1 लाख मील दूर एक भूमिगत गुफा में छिपा दिया। दूध डोरमो, आप जल्द ही मेरे कबीले का खजाना देख पाएंगे। दोनों के महल छोड़ने के बाद जिगस ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। वान चेन ने शांति से सिर हिलाया और उसी समय वह जिगस के साथ पहाड़ों से बाहर उड़ गया। और जैसे ही दोनों इस पर्वत श्रृंखला से बाहर उड़े, वान चेन की विश्व रिंग से अचानक एक बेहद भयानक आभासी दिव्य शक्ति निकली और एक पल में जिगस की चेतना के समुद्र पर आक्रमण कर दिया। क्या? जिगस चिल्लाया और सीधे ऊंचाई से गिर गया। नाटकीय मामले, अंधेरी रोशनी। वान चेन ने एक पल में अपना सर्वश्रेष्ठ कौशल प्रदर्शित किया। जैसे ही शून्य में एक अत्यंत स्पष्ट काला निशान दिखाई दिया, जिगस का शरीर, जो अभी गिरा था और अभी तक होश में नहीं आया था, सीधे उड़ गया था। एक पल में उनका दिव्य शरीर 50% से अधिक नष्ट हो गया और अभी भी भस्म हो रहा था। इतना कमजोर, वान चेन ने गुप्त रूप से बुदबुदाया। ये जिगस संभवतः राजा के उच्च स्तर पर ही था। शिकाया, जल्दी करो, उसे सीधे गुलाम बनाओ। वान चेन ने आदेश दिया। मास्टर, मैं ये कर रहा हूँ, सिकाया ने उत्तर दिया और एक क्षण बाद सिकाया की आवाज फिर आई। मास्टर, ये सफल है। ठीक है, वान चेन ने थोड़ा सिर हिलाया। उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। 2 अजय राजा एकजुट हो गए और एक उच्च स्तरीय राजा से निपटने के लिए गुप्त हमला शुरू कर दिया। यदि वह प्रतिद्वंद्वी को हरा नहीं सकता तो वह और सिकाया वास्तव में घर जा सकते हैं और रह सकते हैं। पुकारना। वान चेन चले गए और जिगस को इन्फर्नल अफेयर्स डार्क लाइट के निशान से बचाया। थोड़ी देर के बाद जिगस सिकाया के पहले आत्मिक हमले से धीरे धीरे अपने होश में वापस आ गया। दूसरे शब्दों में, वान चेन ने सिकाया से कहा कि वह पहली लहर में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल न करे, अन्यथा उसकी स्थिति को देखते हुए इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह एक ही आत्मा के हमले से मारा जाएगा। जिगस की आंखों में कुछ भ्रम था और सिकाया की आवाज उसके दिल में गूंज रही थी, जिससे उसे सब कुछ समझ में आ गया। अपने दिव्य शरीर को पुनर्स्थापित करने के लिए इसे लें। वान चेन ने अपना हाथ लहराया और तरल की कई बूंदें जो सफेद जैद की तरह दिखती थी और अनंत जीवन शक्ति से भरी थी, जिगस के सामने दिखाई दी। दिव्य मधुमक्खी की ओस। जिगस ने तरल की बूंदों को जटिल भाव से देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना मुंह खोला और दिव्य मधुमक्खी की सारी ओस अपने मुंह में चूस ली। वान चेन ने इसे शांति से देखा। उन्होंने पहले भी एक महल से हजारों किलोग्राम दिव्य मधुमक्खी की ओस प्राप्त की थी। एक उच्च पदस्थ राजा के लिए अपने दिव्य शरीर को पुनर्स्थापित करना एक आसान काम होगा। जिगस, तुम्हें पता चल गया कि मैं कोई संदेशवाहक नहीं हूँ, ठीक है? वान चेन ने पूछा। हाँ, जिगस ने सिर हिलाया। पहले तो मुझे इस पर संदेह नहीं हुआ, लेकिन जब हम बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्योंकि मेरे दिल में कुछ संदेह थे, इसलिए मैंने इसे परखने के लिए बोला। जिगस ने कहा, लॉर्ड डिवाइन बी वास्तव में बहुत समय पहले गिर चुके हैं। मैंने जानबूझकर कहा था कि लॉर्ड डिवाइन बी आपकी प्रतिक्रिया देखने के लिए कहीं फंस गए थे। आप मुझसे सहमत थे, जो साबित करता है कि आप नकली हैं। तो तुमने कहा कि दिव्य मधुमक्खी के पंख तुम्हारे हाथ में हैं। वान चेन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। ये सच है। ये भी सच है कि मैं आपको भगवान वुजियन दिव्य मधुमक्खी के पंखों को देखने के लिए ले जाना चाहता हूँ। जिगस ने कहा। ओह, वान चेन ने आश्चर्य से जिगस को देखा। उसे ऐसा लगा कि जिगस ने उसके भेष में से देख लिया है, क्योंकि जिगस उसे दिव्य मधुमक्खी के घोंसले को देखने के लिए जाने देने के लिए इतनी तत्परता से सहमत हो गया था। एक सामान्य व्यक्ति, चाहे वह कितना भी मूर्ख क्यों न हो, आसानी से विंग्स ऑफ द डिवाइन बी जैसा खजाना दूसरों को नहीं दिखाएगा, इसलिए वान चेन को स्वाभाविक रूप से जिगस पर संदेह हो गया। वान चेन ने मूल रूप से जिगस पर हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब जब उसे संदेह हुआ तो उसने स्वाभाविक रूप से झिझकना बंद कर दिया। जब वान चेन जिगस पर हमला करता है तो केवल 2 परिणाम होते हैं। एक ये कि वह जिगस को गुलाम बना लेता है और दूसरा ये कि जिगस सीधे विस्फोट कर देता है। यदि वह जिगस को गुलाम बना सकता है तो स्वाभाविक रूप से सब कुछ खत्म हो जाएगा और वान चेन वह सब कुछ जान लेगा जो वह जानना चाहता है। यदि जिगस आत्मविनाश करता है तो वान चेन कुछ नहीं कर सकता है और वह केवल दूसरा रास्ता खोज सकता है। मैंने जिगस को ये कहते सुना कि लॉर्ड डिवाइन बी का उल्लेख करने के बाद उसे पता चला कि वान चेन नकली था।
वान चेंग ने सोचा कि दिव्य मधुमक्खी के पंखों के बारे में उसने जो कुछ भी कहा था वह सब मनगढ़ंत था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति वास्तव में उसे दिव्य मधुमक्खी के पंखों को दिखाने के लिए ले जाना चाहता था। तुम्हें पता था कि मैं नकली हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे विंग्स ऑफ द डिवाइन बी दिखाने ले गए। वान चेंग ने जिगस की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा, दी विंग्स ऑफ द डिवाइन बी कभी-कभी बहुत बड़े पैमाने पर अंधाधुंध हमला कर सकता है। इसमें किसी अमर के जीवित रहने की लगभग कोई संभावना नहीं है। मैं आपसे छुटकारा पाने और मार्गदर्शक आदेश वापस लेने के लिए डिवाइन बी के विंग्स का उपयोग करने के लिए भगवान वुजियन आपको अपने साथ लाया था। जिगस ने कहा, ओह, इस खजाने में ये क्षमता है। वान चेंग आश्चर्यचकित था। उन्होंने तुरंत पूछा, क्या आप जानते हैं कि मार्गदर्शक आदेश मेरे हाथ में है? मैं देख सकता हूँ कि आप, लॉर्ड वुजियन, वास्तव में बाहरी दुनिया से हैं। यदि आप बाहरी दुनिया से पवित्र भूमि में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आप केवल मार्गदर्शन आदेश का उपयोग कर सकते हैं। जिगस ने समझाया, तो मेरा मानना है कि प्राप्त करने का आदेश आपके हाथ में होना चाहिए, लॉर्ड वुजियन। हाँ, जिगस ने सिर हिलाया। अपनी मृत्यु से पहले लॉर्ड डिवाइन बी ने हमारे लिए अपने 3 सबसे कीमती खजाने छोड़े। वे हैं डिवाइन बी विंग्स, जिन्हें खुद लॉर्ड डिवाइन बी ने बनाया था, 9 स्पिरिट वुड लॉर्ड डिवाइन बी ने अपने साहसिक कार्यों के दौरान प्राप्त किया था, और विंड क्लियर स्टोन आर्मर लॉर्ड डिवाइन बी ने दुश्मनों को मारने से प्राप्त किया था। हमारी पवित्र भूमि केवल दिव्य मधुमक्खी के पंखों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। जिगस ने कहा, आखिरकार हमारी द्वे जनजाति के पास अतीत में 9 प्रमुख सेनाएं थीं। जनजाति की रक्षा करने वाला खजाना प्राप्त करना हमारी पवित्र भूमि के लिए पहले से ही बहुत अच्छा है। सच तो यह है कि खजाने का आकर्षण बहुत ज्यादा होता है, और टेरेंस शायद तब तक कार्रवाई नहीं करेगा जब तक वह ऐसा न कर ले। बिल्कुल निश्चित है। एकमात्र अफसोस की बात यह है कि टेरेंस ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वान चेंग अचानक ड्यू जनजाति की पवित्र भूमि पर आ जाएगा, जहां अरबों वर्षों से कोई नहीं गया था। यदि टेरेंस की ताकत के साथ वान चेंग वहां नहीं होता, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिगस कहां छिपा था, देर सवेर उसे ढूंढ लिया जाएगा। लेकिन अब वान चेंग के साथ सब कुछ अलग है। खजाना उनका है जिनके भाग्य में उन्हें प्राप्त करना लिखा है। वान चेंग ने चुपचाप आह भरी। ज्यादा सोचे बिना उसने सीधे जिगस से कहा, ठीक है, मुझे वहां ले चलो जहां दिव्य मधुमक्खी के पंख हैं। हाँ, जिगुसी तुरंत सहमत हो गया। वान चेंग का वादा जिगस के नेतृत्व में, वान चेंग जल्दी से सैकड़ों हजारों किलोमीटर भूमिगत पहुंच गए, जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, वहां से लगभग 10 लाख किलोमीटर दूर। यहाँ बड़ी संख्या में घने पैटर्न द्वारा तय की गई एक विशाल जगह है, और अंतरिक्ष के केंद्र में हजारों किलोमीटर ऊंचे सुनहरे पंखों की एक जोड़ी चुपचाप खड़ी है। पंखों से अत्यंत भयानक दबाव निकल रहा था, जो दानव सम्राट के महल से भी अधिक था। जिस क्षण वान चेंग ने पंख देखे, उसे तुरंत यकीन हो गया कि यह निश्चित रूप से एक खजाना है, और सभी खजानों में शीर्ष खजाना है। ये बहुत बड़ा है। वान चेंग ने पंखों को देखते हुए कहा, भगवान राजा वुजियन, ये दिव्य मधुमक्खी के पंखों का मूल रूप है। वास्तव में दिव्य मधुमक्खी के पंख इच्छानुसार आकार बदल सकते हैं। जिगस ने समझाया, ठीक है। वान चेंग ने थोड़ा सिर हिलाया। सबसे कीमती खजानों या यहाँ तक कि सबसे मूल्यवान खजानों के आकार में बदलाव होना सामान्य बात है। अन्यथा आदिम ब्रह्मांड में जीवन के लिए ऐसा खजाना ढूंढना बहुत मुश्किल होगा जो उनके लिए उपयुक्त हो। वान चेंग की तरह उनके और बी गॉड के बीच आकार का अंतर बहुत बड़ा है। यदि खजाना अपना आकार नहीं बदल सकता, तो वह मधुमक्खी भगवान द्वारा छोड़े गए खजाने का उपयोग वैसे भी नहीं कर पाएगा। क्या चल रहा है? वान चेंग ने मुड़कर जिगस की ओर देखा। लॉर्ड किंग वुजियन, लॉर्ड डिवाइन बी द्वारा डिवाइन बी के पंखों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। यदि आप डिवाइन बी के पंखों का दावा करना चाहते हैं, तो आपको लॉर्ड डिवाइन बी के खून पर भरोसा करना होगा। जिगस ने समझाया, क्या अब भी ऐसी कोई रोक है? वान चेंग ने भौहें चढ़ा दी, और फिर उसने पूछा, क्या आपके पास दिव्य मधुमक्खी का खून है? ठीक है, ब्रह्मांड का भगवान मजबूत है, लेकिन इस दुनिया में टेरेंस अभी अभी आया है। वान चेंग ने अनुमान लगाया कि प्रतिद्वंद्वी संभवतः एक खाली यूनिवर्स मास्टर था, बिना किसी बोनस के। यदि एक साधारण शिखर राजा संयोग से दायरे को तोड़कर ब्रह्मांड का स्वामी बन जाता है, तो उसका दिव्य शरीर शिखर क्षेत्र के स्वामी की तुलना में 10 लाख गुना अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। उन्होंने अभी तक शिखर ब्रह्मांड स्वामी बनने की गुप्त विधि नहीं बनाई है। भले ही वह दैवीय शक्ति आयाम की गुप्त विधि में महारत हासिल कर ले, आयाम केवल एक छोटा सा हिस्सा है। वान चेंग को निश्चित नहीं था कि टेरेंस का असली शरीर कैसा दिखता है, लेकिन आखिरकार वह इस दुनिया में सिर्फ एक क्लोन था, इसलिए यह निर्धारित करना बहुत आसान था। इस दुनिया में उन खजानों को ढूंढना मुश्किल होना चाहिए जो आनुवंशिक स्तर में सुधार कर सकते हैं, इसलिए प्रतिद्वंद्वी के दिव्य शरीर की नींव अभी भी दायरे के भगवान की चरम शक्ति से 10 मिलियन गुना अधिक होने की संभावना है। वह सिर्फ 1 वर्ष के लिए ब्रह्मांड भगवान के पास पहुंचा, और ब्रह्मांड भगवान की चरम गुप्त विधि बनाने की संभावना लगभग शून्य है। उनके मूल शरीर में दैवीय शक्ति आयाम की गुप्त विधि हो सकती है, लेकिन सबसे अधिक संभावना यह है कि इसे खजाने से संवारा गया था। खजानों से संवर्धित दैवीय शक्ति आयाम की गुप्त तकनीक का उपयोग केवल एक शरीर पर ही किया जा सकता है, इसलिए यह बहुत संभव है कि टेरेंस के क्लोन ने दैवीय शक्ति आयाम की गुप्त तकनीक में भी महारत हासिल नहीं की है। आमतौर पर ऐसे ब्रह्मांडीय गुरु की ताकत अभी भी अमर स्तर से कहीं अधिक है, लेकिन अगर किसी राजा के हाथ कोई खजाना लग जाए, तो उसके साथ आमने सामने का टकराव कोई समस्या नहीं है। वान चेंग ने अपने दिल में सोचा, और फिर उसने पूछा, क्या ये गॉड बी द्वारा आपके लिए छोड़ा गया खजाना नहीं है? ऐसा प्रतिबंध क्यों है? क्या उसने अपना खून नहीं छोड़ा? बेशक भगवान मधुमक्खी ने अपना खून छोड़ दिया। जिगस ने कहा, भगवान मधुमक्खी का खून पवित्र शहर में मधुमक्खी मंदिर में है। वान चेंग थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने जिगस द्वारा समझाना जारी रखने का इंतजार किया। वान चेंग थोड़ा स्तब्ध था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जो टोकन उसे मिलेगा वह कुछ सामान्य लोगों से मिलेगा। इमोर्टल्स बहुत प्रभावशाली था। न केवल उसने इस दुनिया में प्रवेश करने के लिए टोकन की शक्ति का उपयोग किया, बल्कि टोकन अभी भी इस दुनिया में उपयोगी था, और इसका दिव्य मधुमक्खी का रक्त प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जैसे ही जिगस ने अनुमान लगाया कि वह एक नकली दूत था, उसने तुरंत दिव्य मधुमक्खी के पंखों की शक्ति का उपयोग करके उसे मारने के लिए तैयार किया, और फिर उसे मार्गदर्शन करने के लिए आदेश वापस ले लिया। मैं वास्तव में नहीं जानता कि वे साधारण अमर लोग कितने भाग्यशाली होंगे जिन्हें ऐसा खजाना प्राप्त हुआ होगा। इन रिसेप्शन ऑर्डरों में से केवल एक ही है? वान चेंग ने उत्सुकता से पूछा। मेरी द्वे जनजाति में 9 प्रमुख सेनाएं हैं, और कुल मिलाकर 9 स्वागत आदेश हैं। जी गुसी ने आगे कहा, सामान्य परिस्थितियों में प्रत्येक स्वागत आदेश एक प्रमुख बल के नेता के पास होता है। भगवान राजा वुजियन, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यह स्वागत आदेश कहाँ से आया? जिगस ने अचानक पूछा। मुझे ये कुछ सामान्य अमरों से मिला है। वान चेंग का कुछ भी छिपाने का कोई इरादा नहीं था, उन्होंने सीधे तौर पर कहा। वान चेंग की बातें सुनने के बाद जिगस चुप हो गया। वह मूर्ख नहीं है। यदि गरिमा में जीन ऑर्डर उस बिंदु तक गिर सकता है जहां ये कुछ सामान्य अमर लोगों के पास है, तो कोई कल्पना कर सकता है कि बाहरी दुनिया में ड्यू कबीले का क्या हाल हो गया है।
हालांकि जिगस एक आत्मिक गुलाम बन गया है, लेकिन द्वे जनजाति के लिए उसकी भावनाएं उसके दिल में बनी हुई हैं। जब तक वह सिकाया के आदेशों का विरोध नहीं करता, जिगस अभी भी वही जिगस रहेगा। आपकी पवित्र भूमि में द्वे जनजाति कुछ जीवित बचे लोगों में से एक हो सकती है। वान चेन ने आह भरी और जारी रखा, इसके बारे में क्या ख्याल है? जब मैं जाऊंगा तो मैं अपने साथ जाने के लिए द्यू जनजाति के कुछ लोगों का चयन करूंगा और मैं उनके प्रजनन और पनपने के लिए एक जगह ढूंढूंगा। यह जिगस एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने प्रसन्न होकर कहा, लॉर्ड वुजियन, द्वे जनजाति आपकी दयालुता को कभी नहीं भूलेगी। इस दुनिया में हालांकि द्वे जनजाति प्रजनन कर सकती है और पनप सकती है, लेकिन उनकी क्षमता शुरू से ही निर्धारित की गई है। द्वे जनजाति का फिर से उठ खड़ा होना असंभव है। मूल ब्रह्मांड में 4 शीर्ष नस्लों ने क्षेत्र के लिए इतनी बेताबी से लड़ाई क्यों की? क्योंकि केवल वही जीवन जो आदिकालीन ब्रह्मांड में पैदा होता है और बढ़ता है, उसमें अनंत क्षमता होती है। हालांकि कुछ दिव्य साम्राज्यों और छोटी दुनियाओं में पैदा हुए लोगों की क्षमता सीमित होती है। अनगिनत दिव्य साम्राज्यों और छोटी दुनियाओं में जीवन की संख्या मूल ब्रह्मांड द्वारा पोषित जीवन की संख्या से भी अधिक है। लेकिन उन अनगिनत जिंदगियों में से अमरता भी दुर्लभ है। ब्रह्मांड के गुरुओं और ब्रह्मांड के मालिकों का तो जिक्र ही नहीं। हालांकि द्वे जनजाति की पवित्र भूमि अच्छी है, लेकिन यह मूल ब्रह्मांड के क्षेत्र से बहुत हीन है। यदि द्वे जनजाति यहाँ बढ़ती रही तो वे कभी भी चीजों को बदलने में सक्षम नहीं होंगे। मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने आपका खजाना ले लिया है, मुझे यही करना चाहिए। वान चेन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। ये वान चेन की निचली रेखा थी। हालांकि यह ठीक होता अगर वह केवल दिव्य मधुमक्खी के पंख ले लेता और इसके साथ कुछ नहीं करता, लेकिन वह इसके साथ नहीं रह सकता। वैसे भी मानव जाति में अनगिनत अधीनस्थ जातियां हैं, इसलिए ये केवल द्वे जनजाति को मानव जाति की अधीनस्थ जाति बनने देने की बात है। निस्संदेह अधिकांश अधीनस्थ जातियों का प्रभारी एक ब्रह्मांडीय गुरु होगा, लेकिन द्वे जनजाति के पास ये शर्त नहीं है। हालांकि अगर वान चेन मदद के लिए कैस सिटी के भगवान के पास जाता है तो यह समस्या हल हो सकती है। मधुमक्खी भगवान का खून। हालांकि वान चेन ने द्वे जनजाति का अनुसरण करने का वादा किया था, लेकिन अभी नहीं। गंभीरता से कहें तो उन्हें विंग्स ऑफ द डिवाइन बीक का केवल आधा हिस्सा ही मिला। यदि आपको यह मिल गया है लेकिन आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो क्या यह आधी बात नहीं है? वास्तव में यदि वान चेन दिव्य मधुमक्खी के पंखों का उपयोग करना चाहता था तो उसे आवश्यक रूप से दिव्य मधुमक्खी के खून की तलाश करने की जरूरत नहीं थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिव्य मधुमक्खी कितनी शक्तिशाली थी, वह संभवतः ब्रह्मांड की स्वामी थी और उस पर ब्रह्मांड की एक मृत स्वामी थी। दैवीय मधुमक्खी द्वारा छोड़े गए तरीके वान चेन को असहाय बना सकते हैं, लेकिन अनुमान है कि ब्रह्मांड के किसी अन्य स्वामी को असहाय बनाना मुश्किल होगा। दूसरे शब्दों में, यदि वान चेन कैस सिटी के भगवान को खोजने के लिए दिव्य मधुमक्खी के पंख लेता है, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह सीधे वहां के प्रतिबंधों को तोड़ सकता है। हालांकि अब जब दिव्य मधुमक्खी के खून के बारे में खबर है, तो वान चेन के लिए बिना कोशिश किए सीधे कैस सिटी के भगवान के पास जाना थोड़ा अनुचित होगा। इसलिए वान चेन ने दिव्य मधुमक्खी का खून प्राप्त करने का प्रयास करने का फैसला किया। पहला, पवित्र शहर। आप अपनी दुनिया में पवित्र शहर की बात कर रहे हैं, है ना? वान चेन ने जिगस की ओर देखा और पूछा। हाँ, जिगस ने थोड़ा सिर हिलाया। तो फिर मुझे पवित्र शहर और मधुमक्खी मंदिर के बारे में विस्तार से बताओ, वान चेन ने आदेश दिया। हाँ, जिगस ने तुरंत सिर हिलाया। आधे दिन बाद वान चेन ने जिगस से कुछ द्वे लोगों का चयन करने के लिए कहा जो यहाँ छोड़ने और उसका अनुसरण करने के इच्छुक थे, जबकि वह खुद उस जगह से दूर चला गया। इस समय दिव्य मधुमक्खी के पंख वान चेन की विश्व रिंग में प्रवेश कर चुके थे। हालांकि दैवीय मधुमक्खी के पंख अपने मालिक को नहीं पहचान सकते, फिर भी द्यू जनजाति के पास एक विशेष गुप्त तकनीक है जो दैवीय मधुमक्खी के पंखों को मुश्किल से नियंत्रित कर सकती है। उदाहरण के लिए, दिव्य मधुमक्खी के पंख समय समय पर हमले जमा करेंगे और यह गुप्त तकनीक उन्हें मुक्त कर सकती है। इससे पहले जब जिगस वान चेन को मारने के लिए दिव्य मधुमक्खी के पंखों का उपयोग करने जा रहा था, तो वह इस गुप्त तकनीक पर भरोसा कर रहा था। उदाहरण के लिए, ये गुप्त तकनीक दिव्य मधुमक्खी के पंखों के बढ़ने या सिकुड़ने को भी नियंत्रित कर सकती है। उदाहरण के लिए, टेलीपोर्टेशन। वान चेन ने जिस टेलीपोर्टेशन में महारत हासिल की, वह एक समय में केवल एक प्रकाश वर्ष टेलीपोर्ट कर सकता है, और प्रत्येक टेलीपोर्टेशन एक बड़े स्थानिक उतार चढ़ाव का कारण बनेगा। तरीका बेहद कच्चा है, लेकिन ब्रह्मांड के भगवान अलग हैं। वे एक बार में हजारों प्रकाश वर्ष टेलीपोर्ट कर सकते हैं और चुपचाप। दूसरा उदाहरण अंतरिक्ष नाकाबंदी है। दानव सम्राट पैलेस जिसे वान चेन वर्तमान में नियंत्रित कर रहा है, वह केवल पहले चरण में है। यह एक साधारण राजा की अंतरिक्ष नाकाबंदी को जबरन तोड़ सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक यूनिवर्स मास्टर की अंतरिक्ष नाकाबंदी को तोड़ने में सक्षम नहीं होगा। यूनिवर्स मास्टर की अंतरिक्ष नाकाबंदी के तहत वान चेन के लिए प्रतिबंधित होना सामान्य है जब तक कि वह दानव सम्राट पैलेस की दूसरे चरण की शक्ति को उत्तेजित नहीं कर सकता। संक्षेप में, जो लोग अंतरिक्ष के संपूर्ण नियमों में महारत हासिल कर लेते हैं, वे उन लोगों की तुलना में अंतरिक्ष का बेहतर उपयोग कर सकते हैं जो उनमें महारत हासिल नहीं करते हैं। इसलिए वान चेन को यकीन था कि जब तक वह पवित्र शहर में टेलीपोर्ट करने की हिम्मत करेगा, टेरेंस उसे एक पल में खोज लेगा। वान चेन ने पवित्र शहर से लगभग अरबों मील दूर एक स्थान पर टेलीपोर्ट किया। फिर उसने दानव राजा महल को बाहर निकाला और दानव राजा महल की अदृश्यता क्षमता को सक्रिय किया और फिर तेज गति से पवित्र शहर की ओर उड़ान भरी। थोड़ी देर उड़ान भरने के बाद वान चेन पवित्र शहर से सटे एक शहर में पहुंचे। यहाँ वान चेन को द्वे जनजाति का एक अमर व्यक्ति मिला जो चांदी का कवच पहने हुए था। ये वह व्यक्ति है जिसके बारे में जिगस ने वान चेन को बताया था। जिगस के अनुसार ये व्यक्ति देशद्रोही है जिसे उसने पवित्र शहर के पास छोड़ दिया था और वह उसे पवित्र शहर में प्रवेश करने में मदद कर सकता है। जिगस के लिए वान चेन को धोखा देना असंभव है, लेकिन वान चेन जिगस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता है। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह इस बंद दुनिया में बहुत लंबे समय तक रहा था। जिगस वास्तव में उतना स्मार्ट नहीं था। जब वान चेन ने दूत होने का दिखावा किया तो पहले तो उन्होंने वान चेन पर पूरी तरह विश्वास कर लिया, जो बहुत बेवकूफी थी। हालांकि जिगस को बाद में पता चला कि वान चेन एक नकली था। वह सीधे वान चेन को मारने के लिए दिव्य मधुमक्खी के पंखों का लालच देना चाहता था। उनके तरीके बेहद कच्चे थे और उन्हें बिल्कुल भी धैर्य रखना नहीं आता था। अन्यथा वान चेन को सीधे तौर पर संदेह नहीं होता कि जिगस को पता चल गया है कि वह नकली था। इसलिए उस व्यक्ति से मिलने के बाद वान चेन ने दूसरे पक्ष से संपर्क करने के लिए जिगस द्वारा दी गई विधि का उपयोग नहीं किया, बल्कि सीधे उसे शहर से बाहर निकालने के लिए कुछ साधनों का उपयोग किया और फिर सिकाया को कार्रवाई करने का आदेश दिया। ये जिगस वास्तव में बहुत विश्वसनीय नहीं है और यह सौभाग्य की बात है कि वह जल्दी आ गया। अगर वह 2 साल बाद आया होता तो जिगस शायद बहुत पहले ही टेरेंस द्वारा पकड़ लिया गया होता। कहने का तात्पर्य यह है कि टेरेंस का ध्यान अभी भी 99 खजाने के बक्सों पर केंद्रित है, इसलिए जिगस इतना लापरवाह हो सकता है। हाँ, मेरे पास किसी भी समय पवित्र शहर में लौटने के पर्याप्त कारण है। हालांकि यदि आप भी पवित्र शहर में प्रवेश करना चाहते हैं तो मुझे डर है कि आपको पहले कुछ समय के लिए मेरी विश्व रिंग में छिपना होगा, अमर ने कहा। वान चेन ने उदासीनता से सिर हिलाया।
पवित्र शहर में प्रवेश करते समय ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं थे। हालांकि पवित्र शहर में प्रवेश करने के बाद वान चेन द्वारा गुलाम बनाए गए अमर ने वान चेन को बुरी खबर दी। किसी अज्ञात कारण से टेरेंस वास्तव में सीधे मधुमक्खी मंदिर में रहता था, जो मूल रूप से केवल बलि चढ़ाने का स्थान था। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह भी मधुमक्खी मंदिर की सुरक्षा के लिए भारी सैनिक तैनात किए गए। वे दुए लोग थे जिन्होंने सीधे टेरेंस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। उनमें बहुत सारे अमर लोग थे और एक मुकुटधारी राजा भी था। आखिरकार टेरेंस ब्रह्मांड का भगवान है और यह खबर कि वह वास्तव में एक एलियन है, टेरेंस द्वारा पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया गया था। इसलिए भले ही टेरेंस ने महायाजक को मार डाला, फिर भी कई दुए लोग हैं जो टेरेंस का अनुसरण करने के इच्छुक हैं। आखिरकार चाहे आप कहीं भी हो, ताकतवर का हमेशा सम्मान किया जाएगा। जिगिस के अनुसार टेरेंस को यह नहीं पता होना चाहिए कि बी गॉड का खून बी गॉड टेंपल में है। क्या उसे कुछ पता चला? वान चेन को थोड़ा अजीब लगा और उसने अपने दिल में चुपके से आह भरी। आखिरकार वह ब्रह्मांड पूजनीय है। भले ही इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह एक कोरा आदरणीय है, वान चेन तब तक उसका सामना नहीं करना चाहता जब तक कि वह वास्तव में असहाय न हो। लेकिन कोई रास्ता नहीं था। मधुमक्खी भगवान का खून वही था और वह इसे छुए बिना नहीं पा सकता था। बाघ को पहाड़ से दूर भगाना, हालांकि उसने टेरेंस से आमने सामने लड़ने का फैसला किया था, लेकिन वह बिना सोचे समझे जल्दबाजी नहीं कर रहा था। आखिरकार वान चेन का लक्ष्य दिव्य मधुमक्खी का रक्त प्राप्त करना था और बिना सोचे समझे इसमें भाग लेना मुश्किल होगा। इसलिए सावधानीपूर्वक योजना बनाने के बाद वान चेन ने सिकाया को एक आत्मिक दास भेजने के लिए कहा। हालांकि सिकाया ने इस बार जो भेजा वह सामान्य सामान नहीं था, बल्कि राजा स्तर के आत्मादास थे। यहाँ तक कि सिकाया के नियंत्रण में केवल कुछ राजा स्तर के आत्मादास थे, मैडवुल्फ किंग और चरम शत्रु राजा सहित 3 लोगों को छोड़कर, जो वान चेन द्वारा गुलाम बनाए जाने से पहले ही अस्तित्व में थे। वान चेन द्वारा गुलाम बनाए जाने के बाद सिकाया के पास केवल कुछ नए राजा स्तर के आत्मादास थे। दिव्य नेत्र राजा के अलावा 20 राक्षस राजाओं में से 2 उच्च श्रेणी के राजा भी थे, जिन्होंने दिव्य मधुमक्खी के घोंसले में वान चेन के साथ लड़ाई की थी, और ड्यू जनजाति के बुजुर्ग चिगिस, जिन पर कुछ समय पहले ही विजय प्राप्त की गई थी। इन राजाओं में से वान चेन मैडवुल्फ किंग, चरम शत्रु राजा और अन्य का उपयोग तब तक नहीं करेंगे जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो। राजा गुआंगलिंग के साथ सिकाया के पिछले व्यवहार के कारण बाह्य युद्ध क्षेत्र में कई लोग जानते थे कि मैडवुल्फ किंग, चरम शत्रु राजा और 3 अन्य को सिकाया ने गुलाम बना लिया था। यदि उन्होंने कार्रवाई की तो लोगों के लिए यह अनुमान लगाना आसान होगा कि वान चेन द्वारा गुलाम बनाई गई जर्ग रानी सिकाया थी। आखिरकार जिकाया के शिक्षक भी ब्रह्मांड के स्वामी हैं। हालांकि वह डरता नहीं है, वान चेन अपने लिए परेशानी पैदा नहीं करना चाहता है। क्या होगा यदि मिंगलियन के भगवान नाराज हो जाएं? वान चेन को कैस सिटी के भगवान से मदद मांगनी होगी। परेशान क्यों होना? दिव्य चक्षुओं के राजा के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वह अपने पिछले अन्वेषण के दौरान एक अज्ञात हमले में मारा गया था। इसलिए वान चेन इस समय एकमात्र राजा स्तर के अधीनस्थों को भेज सकते थे, जो दानव कबीले और जिगिस के 2 उच्च स्तरीय राजा थे। इन लोगों में से वान चेन ने राजा बनने के लिए दानव कबीले को चुना, राजा ज्यूमू। क्योंकि वह एक आत्मिक गुलाम था, वान चेन ने कुछ भी नहीं छिपाया। उसने सीधे राजा ज्यूमू से कहा कि यदि उसने ये चीजें की तो 90% संभावना है कि वह एक ब्रह्मांडीय गुरु को आकर्षित करेगा और वह लगभग निश्चित रूप से मर जाएगा। भगवान राजा वुजियन, मैं समझता हूँ, मैं सब कुछ अच्छा करूंगा। राजा ज्यूमू ने सब कुछ शांति से स्वीकार कर लिया। एक आत्मिक दास के रूप में सिकाया ने उससे हर बात में वान चेन के आदेशों का पालन कराया, इसलिए अगर वान चेन ने उसे मरने के लिए भी कहा तो भी वह बिल्कुल भी संघर्ष नहीं करेगा। केक का एक टुकड़ा, ठीक है, आगे बढ़ो। वान चेन ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। राजा ज्यूमू ने चुपचाप पवित्र शहर छोड़ दिया और परेशानी पैदा करने के लिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चले गए। हालांकि अंतिम लक्ष्य टेरेंस को पवित्र शहर से दूर ले जाना था, राजा ज्यूमू ने सीधे तौर पर कुछ नहीं किया, लेकिन चुपचाप परेशानियां पैदा कर रहा था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, देखते ही देखते 3 दिन बीत गए। अंत में वान चेन को राजा ज्यूमू से संदेश मिला और एक ब्रह्मांडीय गुरु अचानक उनके सामने प्रकट हुए। उसे रोकने की पूरी कोशिश करो, वान चेन ने राजा ज्यूमू को आदेश दिया। हालांकि लड़ना समय में देरी करने का एकमात्र तरीका नहीं है। शब्द, कार्य आदि सभी समय विलंबित करने के शक्तिशाली उपकरण बन सकते हैं। जब तक राजा ज्यूमू अपने दिमाग का उपयोग करने को तैयार है, टेरेंस को कुछ समय के लिए विलंबित करना कोई समस्या नहीं होगी। वहीं वान चेन भी यूनिवर्स मास्टर के शक्तिशाली नियंत्रण से प्रभावित थे अंतरिक्ष के ऊपर। वह बी टेंपल पर ध्यान दे रहा था, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि टेरेंस कब चला गया। द्वे जनजाति का पवित्र शहर पूरी दुनिया के केंद्र में बनाया गया था। संपूर्ण पवित्र नगर अत्यंत विशाल, लगभग 10 लाख मील लंबा और चौड़ा था। पवित्र शहर के केंद्र में एक मूर्ति भी थी जो बिल्कुल बाहरी दुनिया के अजीब जानवर की मूर्ति के समान थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह मधुमक्खी देवता की मूर्ति है। मधुमक्खी भगवान का मंदिर मधुमक्खी भगवान की मूर्ति के ऊपर बनाया गया है। उनकी आभा निर्विवाद थी और मधुमक्खी मंदिर में तैनात कई अमर लोगों ने तुरंत उनके आगमन पर ध्यान दिया। सिकाया, करो, वान चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के आदेश दिया। हम सिकाया का आत्मिक हमला कमजोर प्रतिरोध वाले राजाओं को सीधे मार सकता है, जबकि इस मधुमक्खी मंदिर में अधिकांश अमर साधारण अमर हैं। तो उस पल में कई अमर लोग जिन्होंने अभी वान चेन की सांस की खोज की थी और कार्रवाई करने के लिए तैयार थे, अचानक गतिहीन हो गए। उन्होंने विभिन्न मुद्राएं बनाए रखी और जगह पर बने रहे। उनके अमर शरीर अभी भी एक मजबूत आभा बिखेरते हैं, लेकिन उनकी आत्माएं पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। यह उन लोगों का आतंक है जिन्होंने अपनी आत्मा को अजय राजा के रूप में ताज पहनाए जाने के स्तर तक विकसित किया है। यदि कोई आत्मिक आघात झेल सकता है तो ठीक हो जाएगा, यदि नहीं तो भले ही वह अमर लोगों का समूह हो, वह एक पल में मर जाएगा। ये लॉन्ग घास काटने का कौशल है। यदि यह वान चेन होता जिसने कार्रवाई की होती, तो वह इसे इतनी जल्दी और कुशलता से कभी नहीं कर पाता। यदि वह लापरवाह होता तो इन अमर लोगों में से किसी के पास टेरेंस को, जो पहले ही जा चुका था, ये बताने का समय हो सकता था कि यहाँ क्या हुआ था। वान चेन ने तुरंत उस एकमात्र अमर व्यक्ति का पता लगा लिया जिसके पास अभी भी मधुमक्खी मंदिर में जीवन था। वह द्वे जनजाति का एकमात्र राजा था जिसने टेरेंस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। हालांकि भले ही वह अभी भी जीवित था, उसे सिकाया से आत्मा का दौरा पड़ा और वह पहले जिगिस की तरह ही अचेत हो गया। वान चेन ने स्वाभाविक रूप से बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसने सीधे अपने परम कौशल वुजियान डार्क लाइट का उपयोग किया और उस व्यक्ति को तुरंत मार डाला। समय कीमती है, वान चेन के पास पीछे हटने का समय नहीं है, अन्यथा यह आदमी आत्मिक गुलाम बनने के योग्य होता। पुकारना। वान चेन मधुमक्खी मंदिर में गहराई तक चला गया। जिगस ने जो कहा उसके अनुसार वान चेन ने मधुमक्खी मंदिर में जल्दी से खोज की। जल्द ही उसे एक अगोचर भित्तिचित्र मिला। जिगस के अनुसार इस भित्तिचित्र में एक मार्गदर्शक आदेश से संबंधित गुप्त पैटर्न छिपे हुए हैं। जब तक हम इन गुप्त पैटर्न को ढूंढते हैं और फिर उन्हें सक्रिय करने के लिए मार्गदर्शक आदेश का उपयोग करते हैं, हम दिव्य मधुमक्खी का खून प्राप्त कर सकते हैं।
वान चेंग की आंखें बिजली की तरह तेज थीं और वह तीव्र गति से भित्ति चित्रों की हर पंक्ति को खोज रहा था। यह पाया वान चेंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस समय सभी भित्ति चित्र वान चेंग के दिमाग में थे। भित्ति चित्रों की अधिकांश रेखाएं गायब हो गईं, केवल कुछ रेखाएं ही शेष रह गईं। हल्के से कोई देख सकता था कि इन पंक्तियों ने एक पूर्ण दिव्य मधुमक्खी का निर्माण किया है। पुकारना। वान चेंग ने एक रिसेप्शन ऑर्डर निकाला और इसे आसानी से सक्रिय कर दिया। एक पल में रिसेप्शन ऑर्डर से एक पीली रोशनी निकली और उसी समय भित्ति चित्र में डूब गई। उसी क्षण पवित्र शहर से लगभग 10 अरब मील दूर एक पहाड़ पर हल्के नीले रंग का कवच पहने एक व्यक्ति, जो पागलों की तरह राजा जिमू को तबाह कर रहा था और उसे जिंदा पकड़ने की तैयारी कर रहा था, अचानक रुक गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उस आदमी ने अपनी पूरी ताकत से हमला कर दिया। एक काली रोशनी चमकी और उसने तुरंत नाइन वुड किंग को कुचल दिया। इसके बाद वह शख्स मौके से गायब हो गया। आमने सामने की टक्कर भी टेंपल के बाहर एक शांत लहर चमकती हुई टेरेंस, जो अभी अभी 10 अरब मील दूर गायब हुआ था, अचानक प्रकट हुआ। ठीक है, टेरेंस ने ऊपर देखा और देखा कि मधुमक्खी मंदिर के ऊपर हजारों अमर स्तर के जर्ग योद्धा थे जो यहाँ तैनात थे और पहले से ही अपनी ताकत जमा कर चुके थे और उन्होंने एक ही बार में हमला कर दिया। हम्फ, टेरेंस ने ठंडी खर्राटे ली और उसके सामने का स्थान अचानक जम गया। उछाल। यूनिवर्स मास्टर की दहलीज तक पहुंचने वाले हमले को स्थिर स्थान द्वारा सीधे अवरुद्ध कर दिया गया था। मास्टर, टेरेंस एक आध्यात्मिक गुरु है। इस समय मधुमक्खी मंदिर में सिकाया ने आत्मालिन के माध्यम से वान चेंग से कहा, ये वास्तव में एक अध्यात्मवादी है। वान चेंग थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और फिर उसने कहा, सभी लागतें रोकें और उसे रोकें। हाँ, सिकाया सहमत हो गया। इस समय हजारों में से 100 बाहर अमर जर्ग योद्धा एक पल में दौड़ पड़े। अदालत की मौत। टेरेंस गुस्से में हंसा। उसने सैकड़ों काली बत्तियां चलाईं और सैकड़ों अमर जर्ग योद्धाओं पर धावा बोल दिया। जैसे ही काली रोशनी घूमी, पलक झपकते ही सैकड़ों अमर स्तर के जर्ग योद्धाओं में से आधे से अधिक की मृत्यु हो गई और उनमें से केवल कुछ के पास ही आत्मविनाश का समय था। अगले ही पल अन्य 300 अमर स्तर के जर्ग योद्धा आगे बढ़े और जैसे ही वे टेरेंस के थोड़ा करीब पहुंचे, उन्होंने एक के बाद एक विस्फोट किया। इससे टेरेंस को एहसास हुआ कि ये जर्ग योद्धा समय में देरी कर रहे थे। उसने सैकड़ों काली बत्तियों को सीधे नियंत्रित किया और शेष अमर स्तर के जर्ग योद्धाओं को मार डाला। टेरेंस पागलपन से हत्या कर रहा था और बचे हुए जर्ग योद्धा भी पागलपन से आत्मविनाश कर रहे थे। कुछ ही समय में हजारों जर्ग योद्धाओं में से आधे से अधिक चले गए। अंत में शेष जर्ग योद्धाओं ने तेजी से खाली करना शुरू कर दिया, जैसे कि उन्हें कुछ आदेश मिले हों। वाह! दानव सम्राट महल मधुमक्खी मंदिर से बाहर निकला और एक पल में शेष जर्ग योद्धाओं को ले लिया। इन जर्ग योद्धाओं के पीछे सैकड़ों काली बत्तियां थीं। ये रोशनियां तेजी से घूम रही थीं और पलक झपकते ही वे सभी दिशाओं से राक्षस सम्राट के महल की ओर बढ़ रही थीं। हालांकि दानव सम्राट पहले से इस प्रकार के काटने हमले से निपटने में काफी अच्छा है। यूनिवर्स मास्टर का काटने वाला हमला कठिन सामग्री से बने दानव सम्राट महल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो परिणाम स्पष्ट है। जैसे ही सारी काली रोशनी दानव सम्राट के महल को छू गई, वह सीधे वापस लौट आई। टेरेंस के चेहरे पर आश्चर्य की रेखा दिखाई दी। अपने सामने काले महल को देखते हुए टेरेंस को अचानक एहसास हुआ कि चीजें उसकी अपेक्षा से थोड़ी अलग लग रही थी। हम दिव्य मधुमक्खी के पंख लगातार कांप रहे थे और वान चेंग ने अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी शक्ति का प्रयोग किया। इसे अपने मालिक को पहचानने में थोड़ा समय लगेगा। दिव्य मधुमक्खी के पंखों की स्थिति को महसूस करते हुए वान चेंग समझ गए। दूसरी ओर वान चेंग भी दानव राजा महल के बाहर हल्के नीले कवच वाले व्यक्ति को देख रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के वान चेंग ने सीधे पूछा, टेरेंस, मैंने सुना है कि आपकी असली पहचान एक एलियन है, जिसका मतलब है कि टेरेंस आपका असली नाम नहीं है। क्या आप मुझे अपना असली नाम बताने की हिम्मत करते हैं? आप कौन हैं? इसके बजाय टेरेंस ने पूछा। बस कोई नहीं, उल्लेख करने लायक नहीं। वान चेंग हल्के से मुस्कुराए और साथ ही उन्होंने अपने दिल में समझा कि टेरेंस को शायद अभी तक अपनी पहचान नहीं पता है। यदि बाहरी दुनिया में टेरेंस के मूल शरीर ने उसके बारे में सुना, तो दूसरे पक्ष द्वारा जर्ग सेना और दानव राजा के महल को देखने के बाद उसे तुरंत प्रतिक्रिया करने में सक्षम होना चाहिए और महसूस करना चाहिए कि वह राक्षसी मामलों का राजा है। लेकिन अब टेरेंस उसे बिल्कुल नहीं जानता, जिसका मतलब केवल यह है कि बाहरी दुनिया में टेरेंस के मूल शरीर ने उसके बारे में नहीं सुना है। हालांकि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उनकी प्रसिद्धि केवल 1 महीने से भी कम समय से फैल रही है और टेरेंस के क्लोन की स्थिति को देखते हुए बाहरी दुनिया में उनके मूल शरीर को ब्रह्मांड भगवान की स्थिति में प्रवेश करना चाहिए था। टेरेंस को वेनेरेबल के स्तर तक पहुंचे केवल 1 वर्ष ही हुआ है। इसकी अत्यधिक संभावना है कि उसने अपने दिव्य शरीर को पूरी तरह से रूपांतरित भी नहीं किया है और अभी तक ब्रह्मांड आदरणीय स्तर का कोई अद्वितीय कौशल भी नहीं बनाया है। उनका मूल शरीर अभी भी एकांत में होना चाहिए। इसके अलावा ये भी समझा सकता है कि वान चेंग के इस दुनिया में आने के बाद टेरेंस थोड़ा भी सतर्क नहीं था और उसे आसानी से वान चेंग द्वारा दिव्य मधुमक्खी के पंख दिए गए और फिर वान चेंग द्वारा मधुमक्खी मंदिर से बाहर ले जाया गया और मधुमक्खी भगवान का रक्त प्राप्त किया गया। आखिरकार यदि टेरेंस स्वयं जानता कि बाहरी दुनिया में 7वें दिव्य मधुमक्खी घोंसले में क्या हुआ, तो चाहे कुछ भी हो वह सतर्क रहेगा। आप जानते हैं, हालांकि गाइड ऑर्डर रखने वाले किसी व्यक्ति के यहाँ जाने की संभावना कम है, फिर भी यह संभव है। टेरेंस अनगिनत वर्षों से इस दुनिया में छिपा हुआ है। इस समय वह सतर्क कैसे नहीं हो सकता था? इसलिए इस स्थिति में केवल एक ही संभावना है, वह यह है कि टेरेंस को खुद एकांत या अन्य कारणों से राक्षसी दुनिया के राजा और 7वें दिव्य मधुमक्खी घोंसले के मुख्य क्षेत्र के बारे में कोई खबर नहीं मिली है, जिसके कारण वह सतर्क नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि महल जैसा खजाना तुम्हें नहीं बचा सकता। टेरेंस को नहीं पता था कि वान चेंग क्या सोच रहा था। इस समय उसे लगा कि चीजें उसके नियंत्रण से बाहर हैं। उसके मन में अब आराम करने का कोई विचार नहीं था। वह वान चेंग को सीधे नीचे गिराने के लिए तैयार था। उछाल। राक्षस सम्राट के महल से अभी अभी निकली सैकड़ों काली रोशनियां भयानक शक्ति के साथ फूट पड़ी। एक पल में सैकड़ों काली बत्तियां एक अग्नि पक्षी में विलीन हो गईं और दानव सम्राट के महल की ओर टूट गईं। टेरेंस अच्छी तरह से जानता था कि इस तरह के महल जैसे खजाने का सामना करने हमलों को काटने का सबसे कमजोर प्रभाव होगा। सबसे कारगर तरीका शुद्ध शक्ति बमबारी पर भरोसा करना और महल पर हमले के माध्यम से अंदर के लोगों को नियंत्रित करना था। आप शायद एक अमर व्यक्ति हैं जो डोमेन के बाहर युद्ध के मैदान से संयोगवश यहाँ आ गए। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम मेरे इस कदम का सामना कर पाओगे। मर जाओ, टेरेंस ठंडे स्वर में चिल्लाया और फायरबर्ग भी दानव सम्राट के महल की ओर लपका। अंधेरे प्रकाश राक्षसी मामले। वान चेंग ने सीधे तौर पर दानव सम्राट महल को सक्रिय किया और बिना किसी डर के आगे बढ़ गए। उछाल। प्रकाश की 2 काली धाराएं हवा में टकराईं और एक पल में अत्यंत भयानक शक्ति के साथ फूट पड़ी। बी गॉड की मूर्ति, जो कई जर्ग योद्धाओं के आत्म विस्फोट में सुरक्षित रही थी, इस क्षण में टूटने और गायब होने लगी। ऊर्जा की लहरें फूट पड़ती हैं, मानो अपने आसपास की हर चीज को नष्ट कर दें। अंततः उछाल। दानव सम्राट महल ने काले फायरबर्ग को अभिभूत कर दिया और काला फायरबर्ग अचानक पीछे की ओर उड़ गया।
हाँ हाँ टेरेंस, ये बहुत बदसूरत है। ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में आप वास्तव में 100 ब्लेड्स जैसे टेलीकिनेटिक हथियार का उपयोग कर रहे हैं। बाहरी युद्ध क्षेत्र में किसी भी राजा स्तर के अध्यात्मवादी के पास आपसे बेहतर हथियार होगा। वान चेन की थोड़ी व्यंग्यात्मक आवाज दानव सम्राट के महल से आई। आप एक असफल हमले और वान चेन द्वारा उपहास किए जाने के बाद टेरेंस को ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा का एक झोंका उसकी छाती में फंस गया हो और वह उल्टी करना चाहता था लेकिन नहीं कर सका। निर्णय मूल रूप से वान चेन ने सोचा था कि टेरेंस एक खाली स्लेट आदरणीय हो सकता है। हालांकि एक वास्तविक लड़ाई के बाद वान चेन को पता चला कि उनका प्रतिद्वंद्वी सिर्फ एक खाली स्लेट नहीं था, वह एक आदरणीय स्तर के आध्यात्मिक गुरु के पास एक अच्छा टेलीकिनेटिक हथियार भी नहीं था। हालांकि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, डोई जनजाति का पवित्र संसार इतना ही बड़ा है। जब बाहरी दुनिया में जबरदस्त बदलाव हुए तो डोई जनजाति के पास अपना सारा खजाना स्थानांतरित करने का समय नहीं रहा होगा। हालांकि टेरेंस इस दुनिया का राजा है, लेकिन ये सामान्य है कि सीमित संसाधनों को देखते हुए उसके पास उपयुक्त हथियार नहीं है। यहाँ तक कि टेलीकिनेटिक हथियार भी एक दोषपूर्ण उत्पाद है। ये कल्पना की जा सकती है कि टेरेंस सर्वश्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ होगा। अजय राजा मूल रूप से सबसे कमजोर यूनिवर्स मास्टर का लक्ष्य था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह भागने में सक्षम था या यूनिवर्स मास्टर के हाथों में पैंतरेबाजी करने में भी सक्षम था। वान चेन ने दानव सम्राट पैलेस के सहयोग से इन्फर्नल अफेयर्स डार्क लाइट का इस्तेमाल किया और उनकी आक्रमण शक्ति सामान्य अजय राजा की तुलना में भी अधिक थी। दोनों को मिलाकर यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि टेरेंस के साथ आमने सामने की टक्कर में वान चेन का पलड़ा भारी है। वास्तव में यदि टेरेंस के पास थोड़ी भी पृष्ठभूमि होती तो वान चेन के लिए उसके साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल होता और वह अपनी जान बचाने के लिए केवल दानव सम्राट पैलेस पर भरोसा कर सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से न केवल टेरेंस की सफलता का समय कम था, बल्कि वह संसाधन दुर्लभ दुनिया में भी आगे बढ़ गया। वास्तव में उसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी। उनके द्वारा उपहास किए जाने के बाद टेरेंस के चेहरे पर कुछ देर के लिए गुस्सा था, लेकिन उन्होंने कुछ भी अतार्किक नहीं किया। बस एक क्षण के बाद प्रतिद्वंद्वी शांत हो गया। हालांकि इसे समझना मुश्किल नहीं है, टेरेंस भी गॉड के पंखों के लिए अनगिनत वर्षों से इस दुनिया में छिपा हुआ है। अब वह ब्रह्मांड का भगवान बनने के लिए आगे बढ़ चुका है। तार्किक रूप से मधुमक्खी भगवान के पंख मजबूती से उसकी जेब में होने चाहिए, लेकिन अब इसे वान चेन ने छीन लिया है। यदि वह क्रोधित न हो तो यह अजीब होगा। आहे, भाड़ में जाओ। मानो अपना गुस्सा निकालने के लिए टेरेंस दहाड़ा और एक पल में उछाल उछाल उछाल। टेलीकिनेटिक हथियार 100 ब्लेड्स जिसे अभी अभी बाहर फेंका गया था फिर से उठ खड़ा हुआ और तेजी से फिर से बदल गया और एक फ्लैश में ये फिर से एक काले फाइबर में बदल गया। उछाल। काला अग्निपक्षी एक बार फिर राक्षस सम्राट के महल की ओर दौड़ाती हुई आभा। क्या आप अभी भी हार नहीं मान रहे हैं? वान चेन ने अपने दिल में व्यंग्य किया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक बार फिर दुश्मन से मिलने के लिए दानव सम्राट के महल को नियंत्रित करने के लिए इन्फर्नल अफेयर्स डार्क लाइट का इस्तेमाल किया। उछाल। काले फाइबर को मार गिराने के बाद वान चेन ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। टेरेंस से टकराने के लिए उसने सीधे तौर पर डेमन किंग पैलेस को नियंत्रित किया। इसे मेरे लिए सील कर दो। टेरेंस ने बस अपना हाथ बढ़ाया और अंतरिक्ष नाकाबंदी चाल का इस्तेमाल किया। टेरेंस ने अभी तक एक ब्रह्मांडीय गुरु के स्तर पर एक अद्वितीय कौशल विकसित नहीं किया है, इसलिए उसके पास अपने निपटान में कई साधन नहीं है, लेकिन उसने टेलीपोर्टेशन, अंतरिक्ष नाकाबंदी और अंतरिक्ष गला घोंटने की 3 युक्तियों में महारत हासिल कर ली है। इसके अलावा हालांकि यह एक अंतरिक्ष नाकाबंदी भी है, ब्रह्मांड के भगवान द्वारा लगाई गई शक्ति वास्तव में असाधारण है। राक्षसी मामले अंधेरे प्रकाश की भयानक शक्ति के साथ भी विशाल बंधन बल का दानव सम्राट के महल पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। उस समय जब दानव सम्राट का महल अंतरिक्ष नाकाबंदी से प्रभावित हुआ था, टेरेंस ने टेलीपोर्ट किया और मौके से गायब हो गया। निश्चित रूप से उससे निपटना कठिन है। वान चेन का हमला व्यर्थ था और वह आश्चर्यचकित नहीं था। स्पेस मास्टर दायरे के मामले में वान चेन को कुचल सकता है। वान चेन के लिए उसे लड़ना मुश्किल नहीं था, लेकिन वह इतना मजबूत नहीं था कि उसे चोट पहुंचा सके। सीधे शब्दों में कहें तो वान चेन की ताकत बलपूर्वक कानून तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब वान चेन सोच रहा था, टेरेंस एक बार फिर हार मानने को तैयार नहीं लग रहा था और उसने 100 ब्लेड्स को नियंत्रित कर लिया, जिससे एक भयानक फाइबर बना जिसने वान चेन पर बमबारी की। ये बेकार है। वान चेन स्वाभाविक रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गए। दोनों व्यक्ति बार बार टकराते रहे और जल्द ही डोई जनजाति का पूरा पवित्र शहर नष्ट हो गया। डोई लोग जो इसमें बच गए, यदि वे भाग्यशाली थे तो वे शुरुआत में बहुत दूर थे और भागने में सक्षम थे, लेकिन यदि वे दुर्भाग्यशाली थे तो वे स्वाभाविक रूप से बाद में जलमग्न हो गए। ऐसी परिस्थिति में पवित्र नगरी का विनाश भी अपरिहार्य है। टेरेंस पागल सा लग रहा था। हालांकि वह बार बार नुकसान में था, उसने बार बार वान चेन पर हमला किया, जैसे कि वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि वह वान चेन को मार न दे। उछाल उछाल उछाल। टकराव होते रहे और दोनों के बीच लड़ाई और भी तीखी हो गई। इस टक्कर में वान चेन को शुरू में लगा कि टेरेंस अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। वान चेन को इसके बारे में कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वह इस समय विंग्स ऑफ द बी गॉड को तेजी से परिष्कृत कर रहा था। जब उसने 2 महान खजानों विंग्स ऑफ द बी गॉड और डेमन एम्परर पैलेस की मदद से बी गॉड के पंखों को पूरी तरह से परिष्कृत किया तो टेरेंस का उससे कोई मुकाबला नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे वान चेन को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। टेरेंस मूर्ख नहीं है, उसे आसानी से ये देखने में सक्षम होना चाहिए कि अब वह चाहे जो भी साधन इस्तेमाल करे, वह वान चेन को कुछ नहीं कर पाएगा। यदि टेरेंस अपनी सफलता से पहले केवल राजा स्तर के शिखर पर था, तो अपनी सफलता के बाद वह केवल थोड़े समय के लिए एक साधारण आदरणीय बन सकता था। लेकिन क्या होगा अगर वह अपनी सफलता से पहले अजेय राजा था? फिर टेरेंस की ताकत कुछ हद तक अप्रत्याशित है। वह प्राथमिक आदरणीय या मध्य स्तर का आदरणीय या यहाँ तक कि उच्च स्तरीय आदरणीय होने की थोड़ी सी संभावना के बीच एक बेहद मजबूत व्यक्ति हो सकता है। भले ही वे मध्य स्तरीय आदरणीय हो या उच्च स्तरीय आदरणीय, वे वान चेन के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। यद्यपि आदरणीय को लौकिक युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, इस व्यक्ति को पुष्टि करनी चाहिए थी कि दिव्य मधुमक्खी के पंख मेरे हाथों में आ गए हैं। ऐसे खजाने के प्रलोभन का सामना करते हुए केवल नियम का क्या मतलब है? यह विचार वान चेन के दिमाग में कौंधा और साथ ही वह और अधिक आश्वस्त हो गया कि टेरेंस समय में देरी कर रहा है। ताकत के मामले में वान चेन का मूल शरीर एफ बॉडी से अधिक मजबूत है, खासकर जब वान चेन का मूल शरीर विशाल भगवान परिवर्तन के तीसरे चरण का उपयोग कर सकता है। हालांकि भले ही वह मजबूत हो, मूल शरीर एफ बॉडी से ज्यादा मजबूत नहीं है। वान चेन के मूल शरीर का आना सुरक्षित नहीं है, तो वान चेन सीधे आभासी ब्रह्मांड थंडर द्वीप पर गए और कैस सिटी के भगवान को पाया। खजाने के लिए लड़ाई राजकता शहर के भगवान को चिंतित करने के लिए पर्याप्त है। मधुमक्खी भगवान के पंख शीर्ष खजाने हैं। यहाँ तक कि कैस सिटी का भगवान भी ऐसा नहीं कर सकता। इसे खजाने को नजरअंदाज करें। सहायता मांगना और सुधार करना आभासी ब्रह्मांड थंडर द्वीप पहाड़ की चोटी पर।
वान चेन ने एक भव्य महल में प्रवेश किया। वान चेन के आगमन को देखकर कैसिटी के भगवान, जिन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, ने महल के शीर्ष पर अपनी आंखें खोली। अध्यापक, वान चेन ने सलाम किया। आपको अभी अभी परम मार्शल आर्ट का एहसास हुआ है। क्या युद्ध क्षेत्र में डोमेन के बाहर कुछ भी है जो आपको रोक सकता है? कैसिटी के भगवान से पूछा। शिष्य को दिव्य मधुमक्खी के पंख नामक एक अनमोल खजाना प्राप्त हुआ है। वान चेन ने संकोच नहीं किया और सीधे अपना उद्देश्य बताया। दिव्य मधुमक्खी के पंख। अराजकता शहर के भगवान ने अचानक वान चेन की ओर देखा। शिक्षक, क्या आप इस खजाने को जानते हैं? वान चेन ने आश्चर्य से पूछा। यह एक प्रसिद्ध खजाना है जिसका उपयोग एक बार डिवाइन बी नामक ब्रह्मांड मास्टर द्वारा किया गया था। यह एक ऐसा खजाना भी है जिसे उन्होंने विशेष रूप से अपने लिए बनाया था। कैसिटी लॉर्ड ने सिर हिलाया और कहा। वान चेन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। दिव्य मधुमक्खी ने पहले कैसिटी के भगवान के साथ लड़ाई की थी। क्या ऐसा हो सकता है कि द्वे जनजाति के मन में मानव जाति के प्रति द्वेष था? यदि यह सच है तो उसे डू जनजाति को मानव जाति का जागीरदार बनाने जैसी बातों पर अतिरिक्त विचार करना होगा। दिव्य मधुमक्खी के पंख अनगिनत वर्षों से गायब हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आपके हाथों में पड़ जाएंगे। कैसिटी के भगवान ने आह भरी और पूछा। आप मेरे पास इसलिए आए क्योंकि आपके प्रतिस्पर्धी हैं। एक ब्रह्मांडीय गुरु ने दिव्य मधुमक्खी के पंखों की भी खोज की। वान चेन ने संकोच नहीं किया। उन्होंने कैसिटी के भगवान को सीधे बताया कि कैसे उन्होंने गलती से मार्गदर्शक आदेश प्राप्त किया, ड्यू जनजाति की पवित्र भूमि में प्रवेश किया और अंततः टेरेंस से हु गॉड बी के विंग्स को रोक लिया। ये सुनने के बाद कैसिटी के भगवान ने थोड़ा सिर हिलाया। आदिम ब्रह्मांड में हमेशा कुछ ऐसे जीवन होते हैं जिन्हें महान अवसर मिल सकते हैं। वान चेन ने न केवल मार्गदर्शन आदेश प्राप्त किया, बल्कि ड्यू जनजाति की पवित्र भूमि के प्रवेश द्वार की भी खोज की। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह उस तरह का जीवन है जिसमें महान अवसर हैं। रिवरेंड मिंगन को ब्रह्मांड के अधिपति के स्तर पर होना चाहिए। जाओ मिंगोन से संपर्क करो और तुम समझ जाओगे। कैसिटी के भगवान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उद्धरण चिन्ह। कैसिटी के भगवान को छोड़ने के बाद वान चेन ने आभासी ब्रह्मांड के माध्यम से डार्क लॉर्ड से संपर्क किया। इसी समय वान चेन को एक ऐसी खबर मिली जिसने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। ये पता चला कि आदरणीय मिंगन पहले अलौकिक युद्ध क्षेत्र में पहुंच चुके थे और साथ में दिव्य मधुमक्खी के घोंसले के बाहर भी थे। इस कारण के लिए वान चेन ने पहले कहा था कि वह अलौकिक युद्ध क्षेत्र से सेवानिवृत्त हो जाएगा और मूल ब्रह्मांड में लौट आएगा, इसलिए कैसिटी के भगवान ने उसे लेने के लिए डार्क लॉर्ड को भेजा। आभासी ब्रह्मांड थंडर आइलैंड में डार्क लॉर्ड का निवास। मैं टेरेंस के असली शरीर पर नजर रखने में आपकी मदद करूंगा। डार्क लॉर्ड ने सिर हिलाया और कहा। भाई, तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे वह उसका असली शरीर हो या उसके द्वारा आमंत्रित सहायक। वान चेन थोड़ा स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर उसने सिर हिलाया। हालांकि टेरेंस पहले से ही ब्रह्मांड का भगवान है, कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि वह किसी मामले में अधिक शक्तिशाली सहायकों की मांग नहीं करेगा। बिल्कुल वान चेन की तरह, जो अब सीधे कैसिटी के भगवान से मदद मांगने आया था। हालांकि लॉर्ड मिंगन के शब्द वास्तव में भरोसेमंद हैं। ब्रह्मांड के अधिपति के रूप में उनकी ताकत के साथ यह संभावना नहीं है कि ब्रह्मांड के भगवान के आने तक उनके साथ कुछ भी अप्रत्याशित घटित होगा। भले ही वह ब्रह्मांड का भगवान हो, लॉर्ड मिंगन को अराजकता शहर के भगवान के आने तक बने रहने में सक्षम होना चाहिए, इसलिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। दूसरा पक्ष, द्वे जनजाति की पवित्र भूमि में वान चेन अभी भी दानव राजा महल को नियंत्रित कर रहा था और पूरे जोश में टेरेंस से लड़ रहा था। क्योंकि वान चेन ने आभासी ब्रह्मांड में मदद पाने के लिए अपनी चेतना का एक हिस्सा अलग कर दिया था और दिव्य मधुमक्खी के पंखों को परिष्कृत करने के लिए अपनी चेतना का एक हिस्सा अलग कर दिया था, वह जो मूल रूप से टेरेंस को थोड़ा दबा सकता था, अब लगभग दूसरे पक्ष के बराबर था। हालांकि वान चेन के पास पहले स्थान पर टेरेंस को हराने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए थोड़ा सा दमन उसके साथ समान शर्तों पर होने से अलग नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया, वान चेन की दिव्य मधुमक्खी पंखों की महारत और अधिक परिपूर्ण होती गई और अंततः हम राक्षस सम्राट के भीतर एक बड़ी लहर चमक उठी। महल पुकारना, सुनहरे पंख चमके और वान चेन के पीछे आए, फिर उसमें गायब हो गए। अगले ही पल वान चेन के पीछे से दो विशाल पंख खिले। उसी समय वान चेन के शरीर की सतह पर सुनहरे कवच का एक सेट तेजी से संघनित हो गया। सोना, बहुत आकर्षक। वान चेन बुदबुदाया और अगले ही पल उसका दिमाग घूम गया और एक पल में उसके शरीर पर कवच जल्दी से काला हो गया और साथ ही उसके पीछे के पंख भी जल्दी से काले हो गए। ये बहुत बेहतर है। वान चेन ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। दिखावा तो छोटी सी बात है। कुछ मामूली संशोधन करने के बाद वान चेन ने अपना ध्यान दिव्य मधुमक्खी पंखों की शक्ति पर केंद्रित किया। वान चेन ने केवल इस खजाने को परिष्कृत करना शुरू किया है। उसे अभी भी धीरे धीरे उस पर घने पैटर्न में महारत हासिल करने के लिए समय चाहिए। अब वान चेन केवल विंग्स ऑफ द डिवाइन बी की कुछ बुनियादी क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, गति बढ़ाने के लिए दिव्य मधुमक्खी के पंखों का उपयोग करना, काटने के लिए दिव्य मधुमक्खी के पंखों का उपयोग करना इत्यादि। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विंग्स ऑफ द डिवाइन बी कवच के एक सेट के साथ भी आता है। हालांकि कवच का ये सेट विंग्स ऑफ द डिवाइन बी का एक उपहार है, ये संभवतः उच्च स्तरीय खजाने के बराबर हो सकता है। वान चेन ने अपने शरीर पर कवच की ताकत महसूस की और अपने दिल में गुप्त रूप से सिर हिलाया। खजानों को भी स्तरों में विभाजित किया गया है। निम्न से उच्च तक 5 श्रेणियां हैं: साधारण खजाने, उच्च स्तरीय खजाने, शीर्ष खजाने, शिखर खजाने और सबसे मजबूत खजाने। विभिन्न स्तरों के खजानों की शक्ति स्वाभाविक रूप से बिल्कुल अलग होती है। वान चेन के दानव सम्राट कवच, दानव सम्राट महल और दानव सम्राट मोती सभी उच्च स्तरीय खजाने हैं, लेकिन यह विंग्स ऑफ द डिवाइन बी शीर्ष खजाना है। शीर्ष खजाना पहले से ही काफी शक्तिशाली है, जो ब्रह्मांड के अधिकांश स्वामी द्वारा मुख्य हथियार के रूप में उपयोग करने के लिए पर्याप्त है। ब्रह्मांड के स्वामियों में से केवल कुछ ही परम खजाने के अधिकारी हो सकते हैं। यहाँ तक कि कैसिटी के भगवान जैसे ब्रह्मांड के शीर्ष स्वामी के पास भी कई परम खजाने नहीं हैं। जहाँ तक सबसे शक्तिशाली खजाने की बात है, पूरी मानव जाति के पास एक भी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विंग्स ऑफ द डिवाइन बी एक शीर्ष स्तर का खजाना है, इसलिए इसके साथ आने वाले कवच के सेट में भी उच्च स्तर के खजाने के समान ही रक्षात्मक शक्ति होती है, जो लगभग दानव राजा के कवच के बराबर होती है। पहले मेरे पास अमर शरीर नहीं था, इसलिए मैंने टेरेंस से लड़ने के लिए राक्षस सम्राट के महल को छोड़ने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अब यह अलग है। यह विचार वान चेन के दिमाग में कौंध गया। नया गुप्त कौशल वास्तविक युद्ध किसी खजाने की शक्ति का परीक्षण करने का सबसे अच्छा तरीका है, और दिव्य मधुमक्खी के पंखों के साथ आए कवच के साथ वान चेन ने अपनी आखिरी चिंता को भी दूर कर दिया। इसलिए दानव सम्राट महल को नियंत्रित करने और टेरेंस के हमले के साथ फिर से हिंसक रूप से टकराने के बाद वान चेन ने अचानक दानव सम्राट महल को हटा दिया। अगले ही पल वान चेन काला कवच पहने हुए और उसके पीछे विशाल पंखों की एक जोड़ी के साथ शून्य में दिखाई दिया। बाहर टेरेंस थोड़ा चौंका और पलक झपकते ही वान चेन मौके से गायब हो गया। अच्छा नहीं है, टेरेंस का चेहरा काफी बदल गया और उसने तुरंत अंतरिक्ष नाकाबंदी कर दी।
उसी समय टेलीकिनेटिक हथियार 100 ब्लेड्स एक विशाल पर्दे में बदल गया जिसने सीधे उसे ढक दिया। उछाल उछाल उछाल, पलक झपकते ही शून्य में एक काला निशान उभर आया। टेरेंस की अंतरिक्ष नाकाबंदी का अंधेरे निशान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसके द्वारा जल्दबाजी में बनाई गई विशाल स्क्रीन में एक बड़ा छेद दिखाई दिया। वाह, शून्य में थोड़ा उतार चढ़ाव आया और टेरेंस तुरंत हजारों मील दूर दिखाई दिया। हालांकि वह इस समय बरकरार नहीं थे। उसके दाहिने हाथ का एक हिस्सा कट गया। निस्संदेह यह उन अमरों के लिए कुछ भी नहीं है जिनके पास अमर शरीर है। बड़ी मात्रा में दैवीय शक्ति तुरंत लौट आए और टेरेंस का हाथ एक पल में वापस बढ़ गया। हालांकि टेरेंस इस समय इतने शांत नहीं थे। दिव्य मधुमक्खी के पंख। टेरेंस ने बेहद बदसूरत भाव से दूर से वान चेन को देखा जिसने काला कवच पहना हुआ था। वान चेन के पीछे विशाल पंखों ने टेरेंस को तुरंत एहसास कराया कि ये उस दिव्य मधुमक्खी के पंख थे जिसका उसने अनगिनत वर्षों से सपना देखा था। टेरेंस के दिल में गुस्सा, जो कुछ ही समय पहले शांत हुआ था, अचानक बढ़ गया और 100 ब्लेड्स तुरंत धधकती लपटों से जलते हुए सैकड़ों तेज ब्लेडों में बदल गए और शून्य में विलीन हो गए। उछाल उछाल उछाल, वान चेन की ओर सैकड़ों हमले हुए। इस प्रकार के काटने वाले हमले का सामना करते हुए यदि वान चेन ने दानव सम्राट पैलेस का उपयोग किया तो वह इसे आसानी से अवरोध कर सकता था, लेकिन अब उसने दिव्य मधुमक्खी के पंखों का उपयोग किया और इसे आसानी से चकमा भी दे सकता था। वान चेन के पीछे के पंख थोड़े हिल गए और उसकी आकृति तुरंत धुंधली होने लगी। हुश हुश हुश, शून्य में भूरे निशान चमकते रहे और वान चेन की आकृति सैकड़ों तेज ब्लेडों की नाकाबंदी को आसानी से तोड़ देती है। दानव सम्राट महल की तुलना में दिव्य मधुमक्खी पंख मेरे इन्फिनल डार्क लाइट के साथ अधिक संगत हैं। दोनों का संयोजन दानव सम्राट महल की तुलना में कहीं अधिक आरामदायक है। वान चेन बेहद उत्साहित थे। विंग्स ऑफ द डिवाइन बी और इन्फिनल डार्क लाइट के संयोजन ने उसकी तात्कालिक विस्फोट गति को एक भयानक स्तर तक पहुंचने की अनुमति दी। एक ब्रह्मांडीय गुरु स्तर के अध्यात्मवादी ने उसे घेरने के लिए सैकड़ों हमलों को नियंत्रित किया, लेकिन उसे विरोध करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। उसने अपनी तात्कालिक विस्फोट गति से सभी हमलों को चकमा दे दिया। यह अविश्वसनीय था। अगर मैं इन्फिनल अफेयर्स डार्क लाइट को विंग्स ऑफ द डिवाइन बी के लिए और अधिक उपयुक्त बनाने के लिए थोड़ा संशोधित कर दूं तो मेरी गति और भी तेज हो जाएगी। वान चेन ने मन ही मन सोचा। साथ ही उसका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था और वह एक बार फिर सीधे टेरेंस को मारने चला गया। वाह, अत्यधिक गति के कारण टेरेंस के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं रह गया और एक तेज बल ने उसे तुरंत आधा काट दिया। हालांकि पलक झपकते ही टेरेंस अपनी अमरता की बदौलत ठीक हो गया। कितनी तेज गति है। टेरेंस का चेहरा थोड़ा उदास था। वान चेन ने दिव्य मधुमक्खी के पंखों को जिस गति से उड़ाया वह वास्तव में उसकी कल्पना से परे था। यदि प्रतिद्वंद्वी की आक्रमण शक्ति अपर्याप्त न होती और उसके दिव्य शरीर की नींव को क्षति न पहुंचा पाती तो संभवतः उसे अब भागने के बारे में ही सोचना पड़ता। धिक्कार है, ये दिव्य मधुमक्खी का पंख मेरा होना चाहिए। टेरेंस नफरत से भर गया था। उसने वान चेन की ओर देखा और चाहा कि वह उसकी टेंडन और हड्डियों को बाहर निकाल सके। इस व्यक्ति का दिव्य शरीर वास्तव में एक ब्रह्मांड पूजनीय के दहलीज स्तर पर है, लेकिन एक दिव्य शरीर के साथ भी जिसमें एक क्षेत्र के भगवान की शक्ति से लाखों गुना अधिक शक्ति है, फिर भी मेरे लिए उसे चोट पहुंचाना मुश्किल होगा। वान चेन अपने दिमाग में तेजी से सोच रहा था। ये कठिन है लेकिन निराशाजनक नहीं। वुजियान डार्क लाइट और विंग्स ऑफ द डिवाइन बी के बीच बेहद सामंजस्यपूर्ण सहयोग ने वान चेन को एक नई प्रेरणा दी। वह पहले ही एक बार परम कौशल बना चुका है, इसलिए दूसरी बार बहुत आसान होगा। इसके अलावा ये रचना शून्य से शुरू नहीं हो रही है, बल्कि इन्फिनल अफेयर्स डार्क लाइट के आधार पर संशोधित की गई है। लड़ाई अद्वितीय कौशल पैदा करने का सबसे अच्छा तरीका है। वान चेन ने संकोच नहीं किया। एक विचार के साथ वह फिर से टेरेंस की ओर दौड़ा। बहुत अच्छा, टेरेंस जोर से चिल्लाया और बिना किसी हिचकिचाहट के जवाबी हमला करने लगा। हुश हुश हुश, वान चेन की आकृति एक भूत की तरह थी जो लगातार शून्य में निशान छोड़ रही थी। अपनी पूर्ण गति पर भरोसा करते हुए टेरेंस ने शायद ही कभी वान चेन पर हमला किया। यहाँ तक कि अगर कभी कभार उसका सामना भी होता तो वान चेन अपने शरीर पर उच्च स्तरीय खजाने के बराबर कवच, साथ ही अपनी रक्षा पर भरोसा करके प्रतिद्वंद्वी के हमले को नजरअंदाज कर सकता था। वान चेन ठीक था, लेकिन टेरेंस अलग था। हालांकि वह अपने अमर शरीर पर भरोसा करके जीवित रह सकता था, फिर भी उसे हर जगह दबा दिया गया। यदि वह सावधान नहीं होता तो वान चेन द्वारा उसे आधा काट दिया जाता। ये सचमुच निराशाजनक है। निस्संदेह, हालांकि वह सतह पर दुखी लग रहा था, टेरेंस वास्तव में अपने दिल में खुश था। जैसा कि वान चेन को उम्मीद थी, टेरेंस द्वारा वान चेन को परेशान करने का कारण समय में देरी करना था। इससे पहले जब वान चेन ने टेरेंस से लड़ने के लिए दानव सम्राट पैलेस पर भरोसा किया था तो टेरेंस को पूरा भरोसा था कि वह वान चेन को वापस पकड़ सकता है। लेकिन अब वान चेन और भी तेज गति से विस्फोट कर रहा है और उसमें अब आत्मविश्वास नहीं रह गया है। टेरेंस अभी भी सोच रहा था कि अगर वान चेन में अब उसे लड़ने का साहस नहीं रहा और उसने भागने की कोशिश की तो वह क्या करेगा। लेकिन अब टेरेंस को इस बात की कोई चिंता नहीं है। वान चेन इस समय पागल लग रहे थे और उनका जाने का कोई इरादा नहीं था। मुझे तुम्हें थोड़ी देर के लिए गर्व करने दो, टेरेंस ने मन ही मन कहा। एक प्रतिष्ठित यूनिवर्स मास्टर के रूप में टेरेंस को एक अमर द्वारा तबाह कर दिया गया था। उसे अपने दिल में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन वह कुछ ही समय पहले यूनिवर्स मास्टर के पास पहुंचा था और उसे इस बात का ज्यादा गर्व नहीं था मालिक। इसके अलावा सर्वोच्च खजाने के सामने आदरणीय का गौरव कुछ भी नहीं है, इसलिए वह इस क्षण इसे स्वीकार करने में प्रसन्न है। वान चेन और टेरेंस के बीच लगातार लड़ाई में दोनों एक सेकंड में हजारों बार टकराए। लड़ाई में जहां उनमें से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था, कई घंटे तेजी से बीत गए। टेरेंस ने सोचा कि उसने वान चेन को रोककर उसका फायदा उठाया है, लेकिन वान चेन को लगा कि उसके पास इतना अच्छा प्रतिद्वंद्वी है जो कुछ ले जाने से नहीं डरता, जिससे उसकी प्रेरणा सच हो गई और वह था जिसने वास्तव में फायदा उठाया। कई घंटों और लाखों टकरावों के बाद वान चेन की प्रेरणा धीरे धीरे वास्तविकता बन गई। बस थोड़ा सा। वान चेन इस समय भी वुजियान डार्क लाइट चाल का उपयोग कर रहे थे, लेकिन उनके दिल में वुजियान डार्क लाइट से प्राप्त एक अद्वितीय कौशल धीरे धीरे पूरा हो गया था। पीछा करो और भाग जाओ उछाल। वान चेन ने जानबूझकर चकमा नहीं दिया और एक बार फिर टेरेंस द्वारा नियंत्रित हमले से टकरा गए। छींटों की शक्ति ने आसपास की हर चीज को मूल कणों में बदल दिया और फिर दूर दूर तक फैल गई। इस समय वान चेन ने तेजी से पीछे हटने के लिए बल का प्रयोग किया और टेरेंस के सभी हमलों से बचने के लिए उसकी आकृति चमक उठी। और यही वह क्षण था जब वान चेन के दिल में एक परिपूर्ण और अद्वितीय कौशल ने पहेली का आखिरी टुकड़ा पूरा किया। मैं तुम्हें वुजियान शेन फैंग कहूंगा। यह विचार वान चेन के दिमाग में कौंध गया और अगले ही पल उसे अचानक एक विचार आया। कॉल करें, कॉल करें, कॉल करें। वान चेन के पीछे के दो विशाल पंख अचानक चमक उठे और एक पल में दोनों पंख दो तेज ब्लेड में बदल गए। वाह, प्रकाश की दो चमकीली किरणें शून्य में दिखाई दी और दूर शून्य की ओर बढ़ती गईं। इस समय वान चेन की आकृति भी प्रकाश की दो किरणों का अनुसरण करते हुए 10,000 मील दूर एक स्थान पर पहुंच गई।
प्रकाश के आधे रास्ते में टेरेंस फिर से आधा कट गया। दोनों के बीच कई घंटों की लड़ाई के दौरान ये बेहद आम बात थी। टेरेंस की गति को वान चेंग ने पूरी तरह से कुचल दिया था। एक बार वान चेंग को मौका मिल गया तो वह आसानी से टेरेंस पर हमला कर सकता था। आपको अभी अभी दिव्य मधुमक्खी के पंख मिले हैं, आपने ये कैसे किया? टेरेंस ने वान चेंग को अविश्वास से देखा। वान चेंग की आक्रमण शक्ति अचानक बढ़ गई, स्पष्ट रूप से दिव्य मधुमक्खी के पंखों की शक्ति की मदद से। आपको इसकी परवाह क्यों है कि मैंने ये कैसे किया? वान चेंग ने व्यंग्य किया। बेशक वह टेरेंस को समझा नहीं सका। वास्तव में वुजियान डार्क लाइट और वुजियान डिवाइन बी दोनों अमर स्तर के अंतिम कौशल हैं और उनकी शक्ति लगभग समान है। हालांकि वुजियान डिवाइन बी को मूल रूप से डिवाइन बी के पंखों के साथ बनाया गया है। वुजियान डिवाइन बी का उपयोग करने के बाद विंग्स ऑफ डिवाइन बी की आक्रमण शक्ति तुरंत बढ़ जाती है। स्वाभाविक रूप से वान चेंग, जो टेरेंस को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकता था, अब उसे आसानी से चोट पहुंचा सकता है। टेरेंस, मर जाओ! वान चेंग ठंडे स्वर में चिल्लाया और अगले ही पल उसने फिर हमला कर दिया। कॉल करें, कॉल करें, कॉल करें! वान चेंग का चित्र चमकता रहा और टेरेंस ने पूरी तरह से हमला करना छोड़ दिया और बस आंख बंद करके विरोध किया। हालांकि सैकड़ों चालों के बाद भी वान चेंग ने टेरेंस की रक्षा को तोड़ दिया और एक बार फिर उसके अमर शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाया। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे भागना चाहिए? टेरेंस विवादित था। उसे विश्वास था कि अगर वह भागेगा तो वान चेंग उसे पकड़ नहीं पाएगा। कारण बहुत सरल है, आखिरकार वह ब्रह्मांड का भगवान है। अंतरिक्ष नाकाबंदी और टेलीपोर्टेशन के बारे में उनकी समझ वान चेंग से कहीं अधिक है। वह टेलीपोर्ट करना चाहता था, लेकिन वान चेंग उसे रोक नहीं सका। इसके अलावा यूनिवर्स लॉर्ड का टेलीपोर्टेशन मौन है। टेलीपोर्टेशन द्वारा छोड़ी गई तरंगों पर भरोसा करके किसी अमर के लिए उसका पीछा करना असंभव है। इसलिए टेरेंस को भरोसा था कि उसके लिए दौड़ना आसान होगा। लेकिन समस्या यह है कि अब वह भाग नहीं सकता। एक बार जब वह भाग जाएगा तो वान चेंग इस दुनिया को छोड़ने का अवसर लेगा और यहाँ तक कि सातवें दिव्य मधुमक्खी घोंसले को भी छोड़ देगा और वह दिव्य मधुमक्खी पंख को पूरी तरह से याद करेगा। आम लोगों के लिए इस दुनिया को छोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन टेरेंस जानता था कि वान चेंग इस दुनिया में आने में सक्षम था क्योंकि उसने गलती से ड्यू जनजाति की किंवदंती में मार्गदर्शक आदेश प्राप्त कर लिया था। मार्गदर्शक आदेश के साथ दूसरा पक्ष निश्चित रूप से जब चाहे तब जा सकता था। उसे पकड़ो! टेरेंस गुस्से में था। उछाल! एक भयानक आभा टेरेंस से तुरंत विस्फोट हो गया और उसका दिव्य शरीर सीधे जल गया। हालांकि दिव्य शरीर को जलाने से दिव्य शरीर का नुकसान भी होगा। अगर दिव्य शरीर को नहीं जलाया जाता है और वान चेंग को हमला करने की अनुमति दी जाती है तो दिव्य शरीर केवल तेजी से खो जाएगा। जैसे ही दिव्य शरीर जल गया, टेरेंस की नींद तुरंत 1000 गुना बढ़ गई। चरम क्षेत्र के स्वामी की शक्ति से 100 अरब गुना, जिससे तुरंत वान चेंग, जिसने टेरेंस को पूरी तरह से तबाह कर दिया था, बहुत दबाव महसूस करने लगा। दिव्य शरीर जल रहा है तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, वान चेंग ने उपहास किया और उसका चित्र, जो मूल रूप से टेरेंस की ओर बढ़ रहा था, घूम गया और एक झटके में आकाश में गायब हो गया। इस समय टेरेंस का चेहरा इतना बदसूरत लग रहा था मानो उसने गंदगी खा ली हो। टेरेंस को वास्तव में समझ नहीं आया कि वान चेंग क्यों भाग गया। हालांकि उनके दिव्य शरीर को जलाने के बाद उनकी ताकत बहुत बढ़ गई, लेकिन इसका कारण यह था कि वह अभी भी प्रतिद्वंद्वी को कुछ नहीं कर सके। धिक्कार है, भागने के बारे में सोचना भी मत। टेरेंस के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। उसने तुरंत आसपास की जगह की नाकाबंदी हटा दी और पकड़ने के लिए टेलीपोर्ट किया। चाहे आप कितनी भी तेज दौड़ें, आप टेलीपोर्टेशन से आगे नहीं बढ़ सकते। यह अपरिहार्य है। हालांकि वान चेंग टेलीपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में टेरेंस की समझ वान चेंग से कहीं अधिक है। जब वह टेलीपोर्ट करता है तो टेरेंस आसानी से लहरों का अनुसरण कर सकता है और उसे ढूंढ सकता है। हालांकि वान चेंग ने भागने के बारे में नहीं सोचा था, वह बस समय की देरी कर रहा था। यद्यपि जलती हुई दैवीय शक्ति प्रबल है, ये केवल बहुत ही कम समय तक दैवीय शरीर के 1% तक ही टिक सकती है, जिसका अर्थ है कि यह केवल कुछ सेकंड तक ही टिकती है। जब तक वान चेंग थोड़ी देर करेंगे, टेरेंस का जलता हुआ दिव्य शरीर स्वाभाविक रूप से बर्बाद हो जाएगा। हालांकि टेरेंस टेलीपोर्टिंग द्वारा बार बार वान चेंग को पकड़ सकता है। वान चेंग भी अपनी गति के लाभ पर भरोसा करके बार बार बच सकता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वान चेंग बिना किसी प्रयास के दुश्मन को हराने में सक्षम हो जाएगा, लेकिन टेरेंस को भारी नुकसान होगा। टेरेंस को जल्द ही वान चेंग के इरादे का पता चल गया और उसने जल्दबाजी में दिव्य शरीर को जलाना बंद कर दिया। और ठीक उसी समय जब टेरेंस ने अपने दिव्य शरीर को जलाना बंद किया, वान चेंग अचानक फिर से ऊपर आ गया। अपनी सामान्य स्थिति में स्वाभाविक रूप से टेरेंस का वान चेंग से कोई मुकाबला नहीं था। इसके अलावा एक बार जब वह वान चेंग की चपेट में आ गया तो उसका दिव्य शरीर तुरंत 1% से अधिक खो देता था, जो जलने पर उसके दिव्य शरीर के नुकसान की तुलना में बहुत तेज था। इसलिए टेरेंस के पास अपने दिव्य शरीर को फिर से जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वाह! वान चेंग बिना किसी हिचकिचाहट के फिर से भाग निकले। नीच! टेरेंस ने स्वाभाविक रूप से एक नजर में वान चेंग के विचारों को समझ लिया, लेकिन उसे उसका पीछा करते रहना पड़ा। टेरेंस ने पीछा किया और वान चेंग भाग गया। रास्ते में वान चेंग ने सिकाया से जिगस को सूचित करने के लिए कहा, जिसने बड़ी संख्या में द्वे जनजाति के सदस्यों को इकट्ठा किया था ताकि सभी तैयारियां की जा सकें। कुछ ही समय बाद वान चेंग ने जिगस को विश्व रिंग में डाल दिया। उसके बाद उसने टेरेंस को चुपके करना जारी रखा। ये लड़का बहुत आत्मविश्वासी है। वह पहले ही अपने दिव्य शरीर का 70% से अधिक हो चुका है, फिर भी वह अभी भी मेरा पीछा करने की हिम्मत करता है। वान चेंग ने टेरेंस की स्थिति को महसूस किया जो उसका पीछा कर रहा था, और उसके दिल में गुप्त रूप से हलचल महसूस हुई। टेरेंस अभी ब्रह्मांड का सर्वोच्च भगवान बनने के लिए आगे बढ़ा था और उसका दिव्य शरीर पूरी तरह से रूपांतरित नहीं हुआ था। इससे ये पूरी तरह से जल जाएगा और शेष दिव्य शरीर 30% से कम होने का अनुमान लगाया गया था। उनके दिव्य शरीर के खोने से टेरेंस की आभा सामान्य परिस्थितियों में पहले की तुलना में दर्जनों गुना कमजोर हो गई। भले ही वह अब अपने दिव्य शरीर को जला रहा था, वह वास्तव में अपनी पिछली चरम अवस्था से ज्यादा मजबूत नहीं था। टेरेंस शायद सोचता है कि वह किसी भी समय भाग सकता है, इसलिए वह इतना निडर है। वान चेंग ने व्यंग्य किया। वह दूसरे पक्ष को बताना चाहता था कि वह गलत था। मारो और छोड़ दो। वान चेंग एक विशाल महासागर के ऊपर रुक गए। पुकारना। टेरेंस ने टेलीपोर्टिंग का बारीकी से अनुसरण किया। टेरेंस, तुम इसी तरह मेरा पीछा करते रहते हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा उद्देश्य बहुत स्पष्ट है? वान चेंग ने शांति से पूछा। तो क्या हुआ अगर आपने इसका अनुमान लगाया? टेरेंस ने व्यंग्य किया। आप सचमुच आश्वस्त हैं? वान चेंग ने और कुछ नहीं कहा और अगले ही पल उन्होंने अचानक कार्रवाई की। प्रकाश के चमकदार पंख तुरंत शून्य को काटकर सीधे टेरेंस की ओर बढ़ गए। अवरोध पैदा करना। हालांकि टेरेंस ने बड़े आत्मविश्वास से बात की, लेकिन इस समय उसकी हालत उसके चरम का 10वां हिस्सा भी नहीं थी स्थिति। अपने दिव्य शरीर के जलने के बावजूद उन्होंने वान चेंग के हमले के सामने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। एक भी चाल के बिना टेरेंस के 100 ब्लेड्स की हेरफेर ने अनगिनत विशाल रक्षात्मक स्क्रीनें बनाई।
कॉल करें, कॉल करें, कॉल करें। वान चेन का शरीर बेहद लचीला और अविश्वसनीय रूप से तेज था। टेरेंस द्वारा बनाई गई भारी सुरक्षा ने वान चेन को केवल एक पल के लिए रोका, इससे पहले कि वे वान चेन द्वारा एक-एक करके तोड़ दिए गए। मारना। टेरेंस का चेहरा शांत था। जैसे ही उसका दिमाग थोड़ा आगे बढ़ा, उसके सामने अंतरिक्ष का एक बड़ा क्षेत्र विकृत होने लगा और अनगिनत अंतरिक्ष दरारें दिखाई देने लगी, मानो सब कुछ नष्ट कर देने वाली हों। इतने लंबे समय तक वान चेन के साथ उलझे रहने के बाद टेरेंस के पास पहले से ही कुछ विचार थे कि वान चेन से कैसे निपटना है। इसलिए उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अंतरिक्ष गला घोंटने का इस्तेमाल किया। भले ही स्थानिक गला घोंटने से वान चेन को चोट नहीं पहुंच सकती है, लेकिन इसमें कुछ समय की देरी होगी, जिससे टेरेंस को प्रतिक्रिया करने का कुछ मौका मिलेगा। हालांकि वान चेन, जो अंतरिक्ष की मार झेलने पर चकमा खा जाते थे, ने इस बार आगे बढ़ने का फैसला किया। वान चेन पहले ही टेरेंस की भारी नाकाबंदी को तोड़ चुका था और पहले से ही प्रतिद्वंद्वी के बहुत करीब था। सुनहरी रोशनी के अचानक फूटने से स्वाभाविक रूप से एक पल में वह उस पर छा गया। टेरेंस को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन अनंत सुनहरी रोशनी में छिपी शक्ति एक पल में ही विस्फोटित हो चुकी थी। सभी दिशाओं से बड़ी मात्रा में सुनहरे तेज किनारों को काटा गया और प्रत्येक किनारे पर वान चेन के नवनिर्मित अद्वितीय कौशल वु जियान डिवाइन बी का रहस्य छिपा हुआ था, जिसने इन तेज ब्लेडों की शक्ति को और भी अधिक भयानक बना दिया। हंसो, हंसो, हंसो। लगभग एक ही क्षण में टेरेंस के दिव्य शरीर को हजारों तेज ब्लेडों से काट दिया गया। सबसे डरावनी बात यह थी कि लगभग हर तेज ब्लेड टेरेंस के दिव्य शरीर को चोट पहुंचा सकता था। हालांकि चोटें बहुत बड़ी नहीं थी, फिर भी बहुत सारे तेज ब्लेड थे जिन्हें झेलना मुश्किल था। टेरेंस ने सुनहरी रोशनी में धुंधली छाया को देखा, उसका चेहरा थोड़ा विकृत हो गया और जब वह कुछ कहने ही वाला था, तो उसकी आकृति सुनहरी रोशनी में पूरी तरह से गायब हो गई। सुनहरी रोशनी जल्दी आती है और जल्दी चली जाती है। भिनभिनाती ध्वनि के बीच सुनहरी रोशनी ज्वार की तरह तेजी से विलुप्त हो गई। मैं तुम्हें मेरा पीछा करने दूंगा, वान चेन ने उपहास किया, अपना हाथ लहराया और 7 या 8 खजाने एकत्र किए जो अभी भी शून्य में बचे थे। अभी हुआ हमला वास्तव में विंग्स ऑफ द डिवाइन बी में संग्रहित एक हमला था। ये हमला जिगस जैसे किसी व्यक्ति के नियंत्रण में, जिसने दिव्य मधुमक्खी के पंखों को परिष्कृत नहीं किया था, लगभग सभी अमरों को तुरंत मार सकता था। वान चेन ने पहले ही विंग्स ऑफ द डिवाइन बी को पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया था और जब उन्होंने इस हमले को नियंत्रित किया, तो ये ब्रह्मांड के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि विंग्स ऑफ द डिवाइन बी एक सर्वोच्च खजाना है। वान चेन के कानूनों की समझ के साथ वह अभी भी विंग्स ऑफ द डिवाइन बी की उच्चतम शक्ति को उजागर करने में सक्षम होने से बहुत दूर है, इसलिए यूनिवर्स मास्टर को तुरंत मारने के लिए इस हमले को नियंत्रित करने में वह अभी भी थोड़ा पीछे है। हालांकि एक सामान्य ब्रह्मांडीय भगवान को तुरंत मारना असंभव है। टेरेंस जैसे ब्रह्मांडीय भगवान को मारना अभी भी आसान है, जो शुरुआत में मजबूत नहीं है और अपने दिव्य शरीर का अधिकांश हिस्सा खो चुका है। जिस क्षण वान चेन ने अपनी घातक चाल का इस्तेमाल किया, टेरेंस के पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था और वह तुरंत मर गया। हालांकि अभी उस चाल की शक्ति बहुत भयानक थी और वान चेन इसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सका, इसलिए टेरेंस की विश्व रिंग, अंतरिक्ष रिंग और उसमें मौजूद अधिकांश खजाने नष्ट हो गए, केवल 7 या 8 विशेष खजाने बचे। हालांकि वान चेन को इन खजानों से कोई उम्मीद नहीं थी। टेरेंस बहुत गरीब था और केवल 100 ब्लेड्स को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। भले ही उसने पूरी ड्यू जनजाति को लूट लिया था, वान चेन को उम्मीद नहीं थी कि उसके पास कोई कीमती खजाना होगा। ड्यू जनजाति की पवित्र भूमि में अतीत में कई खजाने रहे होंगे, लेकिन इतने वर्षों के उपभोग के बाद और बाहरी दुनिया से किसी भी पुनःपूर्ति के बिना ये बहुत समय पहले ही दरिद्र हो गई होगी। हालांकि जब तक टेरेंस का मूल शरीर एक अत्यंत विशाल दिव्य शरीर के साथ एक विशेष जीवन रूप नहीं है, ऐसे अवतार का नुकसान उसे दिल तोड़ने के लिए पर्याप्त होगा। वान चेन ने अपने दिल में सोचा। साथ ही उन्होंने संकोच नहीं किया और सीधे मार्गदर्शक आदेश निकाल लिया। इससे पहले टेरेंस उसे परेशान कर रहा था और उसे जाने से रोक रहा था। अब टेरेंस मर चुका है, स्वाभाविक रूप से वह यहाँ नहीं रहेगा। यदि आप दूसरे पक्ष के आने से पहले निकल सकते हैं, तो उसे उलझने की जहमत क्यों उठाएं? ज्यादा सोचे बिना वान चेन ने सीधे रिसेप्शन ऑर्डर सक्रिय कर दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के वान चेन ने सीधे ड्यू जनजाति के पवित्र शहर में टेलीपोर्ट किया। इस समय वान चेन और टेरेंस के बीच पिछली लड़ाई के कारण ये स्थान खंडहर बन गया था। क्योंकि समय अभी भी कम था, शक्तिशाली ड्यू जनजाति के सदस्य जो भाग गए थे, वे अभी तक जांच के लिए वापस नहीं आए हैं। इतना ही, वान चेन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने एक निश्चित शून्य की ओर देखा। वान चेन एक नजर में बता सकते थे कि यह कभी पवित्र शहर का केंद्र था, जहां बी गॉड की विशाल प्रतिमा स्थित थी। एक क्षण बाद 7वें दिव्य मधुमक्खी के घोंसले की गहराई में एक अज्ञात क्षेत्र में राजा वु जियान, सभी ने वान चेन की पहचान तुरंत पहचान ली। हालांकि वान चेन के शरीर पर 9 इल्यूजन कवच को उस कवच से बदल दिया गया था जो दिव्य मधुमक्खी के पंखों के साथ आया था। वान चेन ने फिर भी जानबूझकर दिव्य मधुमक्खी कवच को पिछले 9 इल्यूजन कवच के रूप में बदल दिया, इसलिए इन लोगों ने स्वाभाविक रूप से उसे तुरंत पहचान लिया। वान चेन ने इन लोगों पर नजर डाली। वास्तव में उसे ड्यू जनजाति की पवित्र दुनिया में प्रवेश करने में ज्यादा समय नहीं लगा था। उनका अधिकांश समय टेरेंस को पवित्र शहर से बाहर ले जाने में व्यतीत हुआ। टेरेंस अभी भी काफी सतर्क था और आत्मदास राजा जिमू को उसे लुभाने में काफी समय लगा। राक्षस जाति के राजाओं द्वारा ये समाचार सार्वजनिक किए जाने के बाद बड़ी संख्या में अमर लोग यहाँ एकत्रित होने लगे। यह कोई अजीब बात नहीं थी कि थोड़े ही समय में बड़ी संख्या में अमर लोग यहाँ एकत्रित हो गए। अवरोधन मधुमक्खी भगवान की मूर्ति का स्थान पहले से ही अज्ञात क्षेत्र का केंद्र है। जो लोग यहाँ आ सकते हैं उनमें से कोई भी सरल नहीं है। इस समय उन्होंने देखा है कि वान चेन के कई लोग कम से कम राजा स्तर के शिखर पर हैं। वे विभिन्न शिविरों से आते हैं और यहाँ एक मानव शिविर भी है। हालांकि वान चेन ने इन लोगों की बातों को नजरअंदाज कर दिया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि बाहर कोई घात नहीं है, वह बिना किसी हिचकिचाहट के चला गया। वान चेन के चले जाने के बाद कई लोग जिन्होंने वान चेन को बी गॉड स्टैच्यू छोड़ते हुए देखा था, उनके मन में समान विचार थे। वे बिना किसी हिचकिचाहट के चुपचाप भगवान की मूर्ति के पास पहुंचे और खोजना शुरू कर दिया। वास्तव में उन्होंने पहले भी मधुमक्खी भगवान की इस अत्यंत विशिष्ट प्रतिमा की खोज और अध्ययन किया था, लेकिन कुछ नहीं मिला। मूल रूप से कई लोगों ने यह मान लिया था कि बी गॉड की मूर्ति सिर्फ एक साधारण मूर्ति थी, लेकिन अब जब उन्होंने वान चेन को अपनी आंखों से इसे छोड़ते हुए देखा, तो उन्हें स्वाभाविक रूप से एहसास हुआ कि यह मूर्ति साधारण नहीं थी। वान चेन कई लोगों की गतिविधियों का अनुमान लगा सकता था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। इस समय वान चेन ने सीधे फैंटम किंग से संपर्क किया। राजा वुजियन, क्या आप जा रहे हैं? राजा हुआनलिंग ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, मैं जाना चाहता हूँ, वान चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। आपकी क्या योजनाएं हैं? कुछ हुआ क्या? राजा फैंटम ने सावधानी से पूछा। ये कुछ नहीं है, बस मेरे निजी कारण हैं, वान चेन ने कहा। राजा हुआनलिंग ने एक पल के लिए सोचने के बाद उसने जारी रखा, मैं समझती हूँ।
राजा वुजियन, सावधान रहें। ठीक है, उन्होंने केवल नैतिक दायित्व के कारण फैंटम किंग से संपर्क किया। आखिरकार वे दोनों यहाँ एक साथ आए थे और बिना एक शब्द कहे वहाँ से चले जाना उसके लिए अनुचित होगा। वान चेन को उम्मीद थी कि फैंटम किंग रुकना पसंद करेगा। यह अज्ञात भूमि अभी अभी विकसित हुई है और अब इसे छोड़ना एक बड़ा नुकसान होगा। इसके अलावा इस समय यहाँ बड़ी संख्या में अमर लोग आ रहे हैं और मानव शिविर में काफी राजा भी हैं। अब जब फैंटम किंग ने अपना सहयोगी खो दिया है तो उसके लिए कुछ और सहयोगी ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। इन छत्ते वाली इमारतों में वास्तव में बहुत सारा खजाना है जो कई अमर लोगों को इनके लिए लड़ने पर मजबूर कर सकता है। हालांकि कई लोग राक्षस सम्राट के महल को देखने के बाद, जिसमें वान चेन सवार थे, उन्मत्त होकर लड़ रहे थे, उन्होंने तुरंत रास्ता दे दिया। इसके अलावा दानव सम्राट के महल की विशेषताएं बहुत स्पष्ट हैं, इसलिए वान चेन जहां भी जाएंगे उन्हें स्वाभाविक रूप से तुरंत पहचान लिया जाएगा और एक राजा के रूप में उनकी अजेय ताकत के साथ स्वाभाविक रूप से कोई भी हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि जब वान चेन ने सोचा कि वह 7वें डिवाइन बी नेस्ट को आसानी से छोड़ देगा, तभी एक दुर्घटना घटी। वान चेन ने दानव को नियंत्रित किया किंग पैलेस तेज गति से अंतरिक्ष के माध्यम से बाहर की ओर उड़ान भरने के लिए। एक समय जब उन्हें 10 अरब मील की यात्रा करने की उम्मीद थी, उन्होंने केवल 2 अरब मील से अधिक की यात्रा की। सामने अंतरिक्ष का एक बड़ा क्षेत्र अवरुद्ध था और अवरुद्ध करने के साधन अत्यंत परिष्कृत थे। यहाँ तक कि दानव राजा महल भी शून्य के माध्यम से एक यात्रा में अधिक दूर तक यात्रा नहीं कर सका। ये राजा के लिए कोई सामान्य अंतरिक्ष नाकाबंदी जैसा नहीं था, यह अंतरिक्ष भगवान की नाकाबंदी भी नहीं है। वान चेन ने बाहरी दुनिया का अवलोकन किया। टेरेंस के साथ इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद वान चेन को स्पेस मास्टर द्वारा की गई अंतरिक्ष नाकाबंदी की कुछ समझ थी। ये किसी प्रकार के खजाने द्वारा प्राप्त किया गया प्रभाव होना चाहिए। वान चेन ने अपने दिल में अनुमान लगाया। इस समय प्रकाश की एक चांदी की धारा सीटी बजाती हुई निकली। चांदी की रोशनी फैल गई और वान चेन की आंखों में चांदी का कवच पहने हुए एक विशाल हरे कांस्य तिपाई के साथ उसके सिर पर धीरे धीरे घूमने वाली एक आकृति दिखाई दी। राजा वुजियन, मुझे आमंत्रित किया गया है, कृपया रुकें और मेरे साथ लड़ें। दिव्य कड़ाही का राजा, जिसके सिर पर एक विशाल कड़ाही थी, जोर से हंसा। उसी समय तुरंत विंग्स ऑफ द डिवाइन बीक को सक्रिय करें। वुजियान भी भगवान। प्रकाश की 2 चमकदार किरणें प्रकट हुई और किंग शेंडिंग की मुस्कान तुरंत शांत हो गई। उनकी अभिव्यक्ति एक पल में बेहद गंभीर हो गई। ये वैसा ही है जैसा उस व्यक्ति ने कहा था, यह आदमी बहुत डरावना है। एक सामान्य लड़ाई में मुझे डर है कि मैं उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं बन सकता। यह विचार राजा शेंडिंग के दिमाग में कौंधा और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे अपने दिव्य शरीर को जला दिया। वाह, जब किंग शेंडिंग सोच रहे थे, वान चेन का हमला फिर से हुआ। बेहद तेज हमले के कारण राजा शेंडिंग को बचने का कोई मौका नहीं मिला। वह विरोध करने के लिए केवल अपने सिर के ऊपर विशाल कड़ाही पर भरोसा कर सकता था। बार बार के हमलों से राजा शेंडिंग के शरीर में मौजूद दिव्य शक्ति लगातार कांपने लगी। सौभाग्य से उसने अपने दिव्य शरीर को जला दिया, अन्यथा वह निश्चित रूप से इन बार बार के हमलों का सामना करने में सक्षम नहीं होता। किंग शेंडिंग, मैंने लंबे समय से सुना है कि आप एक कछुए के खोल हैं। आज मैंने ये सब देखा है। मैं किसी दिन आपकी सलाह मांगूंगा। वान चेन की आवाज गूंजी और अगले ही पल वह एक झटके में वहां से गायब हो गया। कम से कम हमने उसे कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर दिया है ताकि उन खजानों को व्यर्थ न ले जाया जाए। राजा शेंडिंग ने अपना सिर हिलाया। वह खुश था कि वान चेन ने उससे निपटने के लिए अपने दिव्य शरीर को नहीं जलाया, अन्यथा उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता। ये राजा वुजियन संभवतः पैतृक देव पंथ के उन राक्षसों से तुलनीय है। मानव जाति ने एक और असाधारण अस्तित्व उत्पन्न किया है। किंग शेंडिंग ने और कुछ नहीं सोचा। वह घूमा और 7वें दिव्य मधुमक्खी के घोंसले की गहराई की ओर चला गया। जहां तक भागे हुए वुजियान वान का सवाल है, शेंडिंग वान के पास अब मामले की तह तक जाने का साहस नहीं था। उनके अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि यह मामला बहुत जटिल था। दूसरी ओर वान चेन ने सबसे तेज गति से अंतरिक्ष नाकाबंदी से बाहर निकलने के लिए वुजियान डिवाइन बीक का उपयोग करना जारी रखा, फिर दानव राजा महल को बाहर निकाला और तेज गति से बाहरी दुनिया की ओर उड़ान भरी। किंग शेंडिंग ने कार्रवाई की, जिससे वान चेन को समझ आ गया। टेरेंस का वास्तविक व्यक्तित्व यांत्रिक खेमे से होना चाहिए और संभवतः यांत्रिक कबीले की सहायक जाति से होना चाहिए। आखिरकार यांत्रिक जाति के पास क्लोनों को जन्म देने का कोई साधन नहीं है। अमर होने से पहले यांत्रिक लोगों के पास आत्माएं भी नहीं होती हैं और उनके लिए अन्य जीवन पर कब्जा करना असंभव है जो क्लोन को जन्म दे सकते हैं। इसलिए वान चेन ने अनुमान लगाया कि टेरेंस स्वयं यांत्रिक जाति की सहायक जाति का सदस्य था और संभावना बहुत अधिक थी। मैकेनिकल कबीले की एक अधीनस्थ जाति का आदरणीय 4 शीर्ष जातियों के समझौते का उल्लंघन करने और डोमेन के बाहर युद्ध के मैदान में आने की हिम्मत करता है। वान चेन ने अपने दिल में सोचा। टकराव और खोज किंग शेंडिंग के बाद वान चेन को फिर कभी किसी अवरोध का सामना नहीं करना पड़ा। वास्तव में यह आश्चर्य की बात नहीं है। अजय राजा दुर्लभ है और दिव्य मधुमक्खी के घोंसले से पहले लगभग कोई अजय राजा नहीं थे। दिव्य कड़ाही राजा यहाँ प्रकट हुए क्योंकि वह अज्ञात भूमि से आकर्षित थे। इसके अलावा हालांकि फैन वान वुडी अभी तक ब्रह्मांड के भगवान नहीं है, लेकिन उनकी स्थिति ब्रह्मांड के भगवान से बहुत कम नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में हर कोई फैन वान वुडी से उसके लिए काम करने के लिए नहीं कह सकता है। पुकारना। यात्रा सुचारू रही और वान चेन जल्द ही 7वें दिव्य मधुमक्खी के घोंसले के बाहर पहुंचे। बाहर वान चेन दानव सम्राट के महल में बैठा था और वह भी इधर उधर देख रहा था। उसके पीछे विशाल 7वां दिव्य मधुमक्खी का घोंसला है और दूरी में अन्य विशाल राक्षस हैं। उन्हें करीब से देखना चौंकाने वाला है। डोए जनजाति ने इन 9 विशाल संरचनाओं को बनाने के लिए जबरदस्त प्रयास किया होगा। हालांकि इस समय एक अकथनीय लहर चमकी और एक पल में दानव सम्राट के महल के चारों ओर मूल रूप से ढीली जगह अचानक मिश्र धातु की तरह कठोर हो गई। दानव सम्राट के महल के पार वान चेन को तुरंत बाहरी दुनिया से आने वाला एक भयानक दबाव महसूस हुआ। मैं वास्तव में दूसरे पक्ष द्वारा पकड़ लिया गया था। हालांकि क्या एक आदरणीय जो अभी अभी टूटा है उसमें इतनी ताकत होती है? वान चेन घबराए नहीं थे। आखिरकार आदरणीय मिंगान उसे देख रहे थे। उछाल। शून्य में अचानक कंपन हुआ और अगले ही पल बिजली से ढका एक किला अचानक दानव सम्राट के महल के ऊपर दिखाई दिया। गड़गड़ाहट। बिना किसी अभिवादन के 9-10 हजार फुट लंबी गड़गड़ाहट वाली गेंदें तुरंत गिरी और सीधे राक्षस सम्राट के महल की ओर चली गईं। वान चेन का दिल तुरंत डूब गया। 9 गड़गड़ाहट के गोले बिखरे हुए लग रहे थे, लेकिन वास्तव में बीच में एक अत्यंत रहस्यमय रहस्य पनप रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसे चकमा देता, अंततः वह वज्र गेंदों की चपेट में आ जाता। लेकिन सौभाग्य से वान चेन अकेले नहीं है। हंसना। शून्य कांप उठा और एक काली रोशनी जो दुनिया को आधे में काती हुई प्रतीत होती थी, शून्य में फैल गई। काली रोशनी के संपर्क में आते ही 9 गड़गड़ाहट वाली गेंदें हवा में गायब हो गईं। लेई गुआन, क्या आप डोमेन के बाहर युद्ध के मैदान में कार्रवाई करने का साहस करते हैं? एक प्रश्न सुना गया और अगले ही पल एक काला चाकू पकड़े हुए एक आकृति तुरंत वान चेन के दानव सम्राट पैलेस के सामने दिखाई दी।
हम्फ अंधेरा, एक ठंडी खर्राटे की आवाज आई और अगले ही पल बिजली के किले के बाहर एक नग्न यांत्रिक प्राणी प्रकट हुआ। ये वास्तव में यांत्रिक जाति का आदरणीय है। इस समय वान चेन दानव सम्राट के महल में छिपा हुआ था, बाहरी दुनिया में यांत्रिक जीवन को कुछ आश्चर्य से देख रहा था। उनके अनुमान के अनुसार टेरेंस का वास्तविक शरीर यांत्रिक जाति की एक अधीनस्थ जाति का वंदनीय होना चाहिए। अब यांत्रिक जाति का एक पूज्य व्यक्ति यहाँ कैसे आ गया? क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरे पक्ष ने मदद ली हो? हालांकि यह एक शीर्ष पायदान का खजाना है, भले ही वे मैकेनिकल कबीले की अधीनस्थ जाति हों, वे मैकेनिकल कबीले के बुजुर्गों से यूं ही मदद नहीं मांग सकते हैं ना? क्या टेरेंस को खुद डर नहीं है कि खजाना यांत्रिक दौड़ के हाथों में पड़ जाएगा? वान चेन भ्रमित था, लेकिन उसका दानव सम्राट के महल को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। आदरणीय मिंगन की उपस्थिति से देखते हुए यांत्रिक कबीले से आदरणीय की ताकत भी शायद बेहद भयानक है। वह दो शीर्ष आदरणीयों के बीच लड़ाई के परिणाम को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दानव सम्राट के महल में छिपकर दानव सम्राट के महल और दिव्य मधुमक्खी के पंखों की दोहरी सुरक्षा पर भरोसा करते हुए वान चेन ने थोड़ा सुरक्षित महसूस किया। वान चेन ने दानव सम्राट के महल में कुछ देर के लिए देखा जब बाहरी दुनिया के अंधेरे आदरणीय ने यांत्रिक कबीले के आदरणीय का सामना किया। दोनों पक्षों के बीच माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया और ऐसा लगने लगा कि लड़ाई छिड़ने वाली है। अचानक यांत्रिक कबीले के बुजुर्ग ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई, एक कठोर शब्द बोला और फिर उसके पीछे थंडर किले में भाग गया। पुकारना, थंडर किला तुरंत शून्य में विलीन हो गया और पलक झपकते ही गायब हो गया। आदरणीय मिंगन भी थोड़ा आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। ये लड़ने की जगह नहीं थी, खासकर इसलिए क्योंकि वान चेन उसके पीछे था और उसे उसकी सुरक्षा की जरूरत थी। यदि वास्तव में लड़ाई छिड़ गई तो वान चेन की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती। यदि एक चीज गलत होती है तो कैस सिटी के भगवान को फिर से सचेत करना होगा। जब तक ये बिल्कुल आवश्यक न हो, आदरणीय मिंगन कैस सिटी के भगवान को सचेत करने को तैयार नहीं है। इस समय वान चेन ने भी दानव सम्राट का महल छोड़ दिया। इस बार तीसरे वरिष्ठ भाई को धन्यवाद, वान चेन ने धन्यवाद दिया। ये कुछ नहीं है। आदरणीय मिंगन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से वान चेन को एक कमजोर बच्चे से बड़े होते हुए देखा था। उन्हें कोई असंतोष नहीं था वे लोग जो वान चेन को वापस कैस शहर ले जाने के लिए आए थे। आदरणीय मिंगन ने अभी अभी वान चेन और दिव्य कॉलरॉन राजा के बीच सारी लड़ाई देखी थी। वह सिर्फ एक दायरे का भगवान है, लेकिन वह एक सामान्य ब्रह्मांड मास्टर के करीब ताकत लगा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वान चेन को स्टार स्तर से इस स्तर तक पहुंचने में 500 साल से भी कम समय लगा। वान चेन के पास न केवल अविश्वसनीय प्रतिभा है, बल्कि उनके पास भरपूर अवसर भी हैं। आदरणीय मिंगन को पहले से ही एक स्पष्ट अनुमान था कि वान चेन की भविष्य की उपलब्धियां उनकी कल्पना से परे हो सकती हैं। आदरणीय मिंगन ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने तुरंत पूछा, जूनियर भाई, क्या तुम्हें कुछ और करना है? यदि नहीं तो मेरे पीछे कैस सिटी लौट आओ। मैंने एक जर्ग रानी को गुलाम बना लिया है। पिछली लड़ाई में उसकी कमान के तहत कई जर्ग योद्धा मारे गए थे। मैं जर्ग योद्धाओं की भरपाई करने के लिए कुछ जर्ग लाशों को लाने के लिए कचरा सितारा क्षेत्र में जाने की योजना बना रहा हूँ, वान चेन ने कहा। आदरणीय मिंगान ने थोड़ा सिर हिलाया। वह जानता था कि वान चेन ने जर्ग रानी को गुलाम बना लिया था। आखिरकार वुजियन का राजा अब काफी प्रसिद्ध था और उसे कचरा सितारा क्षेत्र में जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि जूनियर भाई, आपको जिन जर्ग योद्धाओं की जरूरत है वे अमर स्तर के जर्ग योद्धा हैं, है ना? आप केवल कचरा सितारा क्षेत्र से खरीदी गई जर्ग लाशों पर भरोसा करके अमर स्तर के जर्ग योद्धाओं का निर्माण नहीं कर सकते हैं। आदरणीय मिंगन ने याद दिलाया। बेशक मैं ये जानता हूँ, वान चेन ने थोड़ा सिर हिलाया। जर्ग क्वीन बड़ी संख्या में जर्ग योद्धा पैदा कर सकती है, जो स्वर की इच्छा के विरुद्ध प्रतीत होता है, लेकिन ये संसाधनों के जलने पर आधारित है। इसके अलावा जर्ग क्वीन जितनी अधिक शक्तिशाली होगी, जर्ग योद्धाओं को पैदा करने के लिए उसे उतने ही अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। ब्रह्मांड स्तर के भगवान का एक जर्ग योद्धा बनाना, वह बिल्कुल सपने जैसा है। हालांकि अमर जर्ग क्वीन अभी भी उस स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर है। वह किसी भी संसाधन से संतुष्ट नहीं हो सकती है और कई दुर्लभ संसाधनों को कचरा सितारा क्षेत्र में नहीं खरीदा जा सकता है। आदरणीय मिंगन ने वान चेन को ज्यादा कुछ नहीं कहा। दोनों ने कुछ बातें करने के बाद उसी समय उस महाद्वीप को छोड़ दिया जहां दिव्य मधुमक्खी का घोंसला स्थित था। मैकेनिकल कबीले के भगवान लेई गुआंग के विशाल किले के अंदर भगवान लेई गुआंग एक विशाल प्राणी के साथ संवाद कर रहे थे जो 4 पैरों पर था, लेकिन उसके सिर पर हजारों आंखें थीं। मिंग चेन, हालांकि मानव मिंगन कमजोर नहीं है, मैं उससे डरता नहीं हूँ। तुम्हें अब वह खजाना नहीं चाहिए तो क्या तुम इसे ऐसे ही छोड़ दोगे? आदरणीय लेई गुआंग ने कुछ संदेह के साथ पूछा। भाई, बेशक मैं इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ। आखिरकार वह खजाना था जिसकी योजना में अरबों वर्षों से बना रहा था, लेकिन उस घृणित खलनायक ने उसे छीन लिया। विशाल जीवन ने कुछ अनिच्छा से कहा और फिर उसने कहा, लेकिन बड़े भाई, मानव जाति का डार्क लॉर्ड भी एक ब्रह्मांडीय अधिपति के स्तर पर है और वह एक अत्यंत प्राचीन प्राणी है। कोई नहीं जानता कि उसके पास क्या तरीके हैं। यदि मानव जाति के समर्थन पर विचार किए बिना केवल आपके और मेरे नए टूटे हुए क्लोन के साथ लड़ाई छिड़ जाती है तो खजाने को हथियाने की उम्मीद शायद बहुत छोटी है। अजय राजा खुद कमजोर नहीं है। यदि वह अपने महल जैसे खजाने में छिपा रहता है तो वह बस एक कछुआ है। मेरे इस अवतार में ब्रह्म तोड़ने नामक एक जनजात प्रतिभा है जो कई ब्रह्मों की पार देख सकती है, विशाल जीवन ने धीरे से कहा। विशाल प्राणी ने संकोच नहीं किया और सीधे कहा, क्या कहा आपने? आदरणीय लेई गुआंग थोड़ा स्तब्ध थे। विशाल जीवन ने वही दोहराया जो उसने अभी कहा था और आदरणीय लेई गुआंग को यकीन था कि उसने इसे सही ढंग से सुना था। क्या आपको यकीन है? आदरणीय लेई गुआंग ने पूछा। यद्यपि हम प्रतिद्वंद्वी के महल जैसे खजानों से अलग हो गए हैं, मेरे पास सफलता की केवल 60% संभावना है, विशाल जीवन ने कहा। 60%? एक संक्षिप्त विचार के बाद आदरणीय लेई गुआंग ने कहा, यदि यह सच है तो आपने इस बार एक महान कार्य किया है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। विशाल जीवन ने और कुछ नहीं कहा। वुकू स्टार क्षेत्र में मुठभेड़ मानव जाति के बीच 9 कचरा तारा क्षेत्र हैं। वान चेन ने पहले डोमेन के बाहर युद्ध के मैदान से सेवानिवृत्त होने का फैसला किया और फिर वह आदरणीय मिंगन के साथ 9 कचरा सितारा क्षेत्रों में से एक वुकू स्टार क्षेत्र में चले गए। उन दोनों को सीधे परमेश्वर के राज्य के माध्यम से टेलीपोर्ट किया गया था, इसलिए गति बहुत तेज थी। बेशक आदरणीय मिंगन दिखाई नहीं दिया। आखिरकार केवल राजा वुजियन के रूप में अपनी स्थिति के साथ वह आदरणीय मिंगान को अपने साथ रखने के योग्य नहीं था। ये खबर फैल गई थी कि वान चेन के पास महल जैसा खजाना है, इसलिए वान चेन ने इसे छिपाना बंद कर दिया। वह सीधे दानव सम्राट महल से वुकू स्टार क्षेत्र में पहुंचे। थोड़ी देर तक उड़ान भरने के बाद जल्द ही वान चेन की नजरों में एक बड़ा महल परिसर दिखाई दिया। महल परिसर के बाहर काले बख्तरबंद गार्डों का एक समूह है और महल परिसर के पास एक चेतावनी रक्षा प्रणाली भी है। वान चेन जानबूझकर नहीं छुपे थे, इसलिए उनके आगमन के बाद उन्होंने वुकू स्टार क्षेत्र में गार्डों का ध्यान तुरंत आकर्षित किया।
उनकी सहायक खुफिया टीम को महल परिसर के अंदर से संदेश मिलने के बाद उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। बस एक क्षण वाह, पृथ्वी पर मनुष्य के समान दिखने वाली एक आकृति अचानक दूर दिखाई दी। लेकिन राजा वुजियान, आकृति ने दूर से पूछा, पुकारना। वान चेंग ने दानव सम्राट का महल छोड़ दिया। उसके पीछे के पंख फड़फड़ाए और वो तुरंत उस आकृति के सामने आ गया। किंग यंगे, मैंने सोचा कि यह किंग लोंगजुए होंगे जो मुझे लेने आए थे। वान चेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, वुकू स्टार क्षेत्र में मानव जाति की 5 प्रमुख ताकतों से कुल 5 राजा बैठे हैं, जिनमें जॉइंट एक्स फाइटिंग अरेना, वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी आदि शामिल हैं। उनमें से किंग यंगे यूनिवर्स मर्सनरी अलायंस से हैं और किंग लॉन्गजू वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के राजा हैं। वान चेंग वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के राजा हैं। आमतौर पर राजा लोंगजू के लिए उसका स्वागत करना सामान्य बात है। किंग लोंगजू को किसी बात से देरी हो गई और मैं सबसे तेज हूँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे जाना चाहिए। राजा यंगे ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि वह भी अभी वान चेंग की गति से गुप्त रूप से प्रभावित था। इतना ही कहा जा सकता है कि महान प्रतिष्ठा के अंतर्गत मिथ्या प्रतिष्ठा नहीं होती। इस समय वुजियन के राजा की प्रतिष्ठा वास्तव में छोटी नहीं है। अब ऐसा लगता है कि इसका कोई कारण है। अभी उसके सामने वुजियन का राजा लापरवाही से आगे बढ़ रहा था और उसकी गति इतनी तेज थी कि वह इसे बिल्कुल भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। ये सचमुच डरावना था। ठीक है, वान चेंग ने थोड़ा सिर हिलाया। वह केवल कुछ सर्ग योद्धाओं की लाशें खरीदने के लिए गाबेज स्टार क्षेत्र में आया था। इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे किसने प्राप्त किया। राजा वुजियन, ये बात करने की जगह नहीं है, कृपया मेरे पीछे आएं। राजा यंगे ने निमंत्रण का इशारा किया। अच्छा है। एक क्षण बाद वान चेंग और राजा यंगे सबसे शानदार महल में पहुंचे। किसी के द्वारा वान चेंग को धुंध भरी शराब परोसने के बाद राजा यंगे ने तुरंत पूछा, राजा वुजियन, मैंने सुना है कि आपने प्रथम बाहरी डोमेन युद्ध क्षेत्र में दिव्य मधुमक्खी घोंसले में सभी एलियंस को मार डाला। आप अचानक हमारे मानव क्षेत्र में क्यों लौट आए? कुछ चीजों के कारण मैं सेवानिवृत्त हो गया। वान चेंग ने वाइन का एक घूंट लिया और उसे लगा कि यह थोड़ी मीठी है। यह उच्च गुणवत्ता का सामान था। हाँ, आपकी ताकत के साथ राजा वुजियन, आपके क्षेत्र के बाहर युद्ध के मैदान में बने रहने का वास्तव में कोई मतलब नहीं है। राजा यंग मुस्कुराए। वह जानता था कि यहाँ एक बहुत गहरी कहानी छिपी होगी, लेकिन ये केवल पहली बार था जब वे मिले थे और उसका अधिक प्रश्न पूछने का कोई इरादा नहीं था। आपने जो कहा वह समझ में आता है। वान चेंग ने अपना पे नीचे रख दिया। वह अब और नहीं झिझका और तुरंत कहा, मैं इस बार वुकू स्टार क्षेत्र में आया हूँ क्योंकि मुझे बड़ी संख्या में जर्ग लाशों की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि किंग यंगे मेरी मदद कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या? वान चेंग ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। यह एक संयोग है। अभी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का एक छोटा लड़का जर्ग लाशें खरीदने आया था और उसने बड़ी मात्रा में लाशें खरीदी। किंग लॉन्गजू अब दूर नहीं जा सकता। इसका कारण यह है। ओह, वान चेंग ने थोड़ा सिर हिलाया। उसे लगा कि यह एक संयोग है। आप सभी अमर स्तर की जर्ग लाशें चाहते हैं। उनमें से 80 अरब चरम रियलम लॉर्ड स्तर पर हैं। राजा यंग एक पल के लिए थोड़ा भ्रमित हो गए। ये थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मेरा मानना है कि हमारी मानव जाति के 9 कचरा सितारा क्षेत्रों में से एक के रूप में वुकू सितारा क्षेत्र में ये भंडार होना चाहिए, है ना? वान चेंग ने पूछा। रियलम लॉर्ड स्तर पर शीर्ष स्तर के जर्ग की लाशों को एक साथ इकट्ठा करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन मैं अकेले निर्णय नहीं ले सकता। मुझे मेरे साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए 4 अन्य प्रबंधन सदस्यों की आवश्यकता है। जहां तक अमर स्तर के जर्ग की लाशों की बात है, पूरे वुकू स्टार क्षेत्र में बहुत सारे नहीं हैं। यदि आप उन सभी को चाहते हैं किंग वुजियान, तो आपको इसकी आवश्यकता होगी एक और अनुमोदन। राजा यंगे ने समझाया। वे सभी दूसरे हॉल में हैं। राजा यंगे ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, ईमानदारी से कहूं तो राजा वुजियन, आपके आने से कुछ ही समय पहले हमारे वुकू स्टार क्षेत्र में एक छोटी सी दुर्घटना हुई थी। वुकू स्टार क्षेत्र में कूड़े के पहाड़ में खरीदारी करते समय एक छोटे लड़के की हत्या कर दी गई। उसे वास्तव में इस मामले की परवाह नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। जब राजा यंगे ने ये देखा तो उसे अजीब लगा, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाया। हालांकि यह वुकू स्टार क्षेत्र का आंतरिक मामला है, इसमें आखिरकार वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की प्रतिभा शामिल है और यह राजा वुजियान भी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी से संबंधित एक मजबूत व्यक्ति है। जाकर देखने में कुछ भी गलत नहीं है। राजा लोंगजू के नेतृत्व में वान चेंग जल्द ही दूसरे हॉल में पहुंचे। यहाँ प्रवेश करते ही वान चेंग एक्सुआन को एक स्त्री की आवाज सुनाई दी। शुरू से अंत तक तुम ही बहाने बनाते रहे हो। चुप रहो, तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। स्त्री स्वर ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं सामान खरीदने के लिए आपके वुकू स्टार क्षेत्र में आया था और मेरी हत्या कर दी गई। मैंने यह नहीं पूछा कि आपका वुकू स्टार क्षेत्र मेरी रक्षा करने में क्यों विफल रहा, लेकिन आप बार बार मुझ पर आरोप लगाते रहते हैं। क्रोधित आवाज ने फिर कहा, क्या आप सचमुच सोचते हैं कि मेरी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी को धमकाना आसान है? मैं तुरंत इस मामले की सूचना अपने शिक्षक राजा झेन्यान, साथ ही आदरणीय मिंगन और लॉर्ड तियांशी पैलेस को दूंगा। अचानक हमला, चलना चलना चलना। वान चेंग धीरे धीरे हॉल में चला गया। इस समय लुओ फेंग ने अंततः अपनी क्रोधित आवाज बंद कर दी और पलटकर देखा। अन्य 4 राजाओं ने भी वान चेंग के आगमन पर ध्यान दिया। राजा वुजियन, राजा लोंगजुए और अन्य 2 राजा थोड़ा चौंक गए, जबकि अविश्वसनीय रूप से सुंदर राजा यांजू ने भौहें चढ़ा ली और वान चेंग की ओर देखा। राजा वुजियन यहाँ क्यों हैं? राजा लोंगजुए ने पूछा। राजा वुजियन को बड़ी संख्या में जर्ग लाशों की आवश्यकता है और मैं अकेले निर्णय नहीं ले सकता। राजा यंगे ने समझाया। लुओ फेंग से निपटने के बाद हम स्वाभाविक रूप से इस मामले से निपटेंगे, किंग नाइटमेयर ने कहा, लेकिन दुर्भाग्य से वान चेंग ने उसे नजरअंदाज कर दिया। वान चेंग लुओ फेंग के सामने आए और मुस्कुराते हुए पूछा, आप वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। आप कौन सी कक्षा से हैं? वह कंपनी जिसमें मैं पिछली प्रतिभा प्रतियोगिता में शामिल हुआ था। लुओ फेंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने फिर भी उत्तर दिया, वरिष्ठ, क्या आप मेरी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में एक मजबूत आदमी हैं? लुओ फेंग ने पूछा। वास्तव में वान चेंग का मतलब यह था कि वह लुओ फेंग की कक्षा में भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन लुओ फेंग निश्चित रूप से उस दिशा में नहीं सोच सकता था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से वान चेंग के शब्दों का मतलब ये समझा कि वान चेंग भी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। अतीत की प्रतिभा स्वाभाविक रूप से एक मजबूत व्यक्ति है। वास्तव में ये सिर्फ वान चेंग, लोंगज्यू वांग और अन्य लोग ही नहीं थे जिन्होंने ऐसा सोचा था। वुजियान वान जैसा मजबूत आदमी आखिरी जीनियस प्रतियोगिता का जीनियस कैसे हो सकता है? आप मजाक कर रहे होंगे। हाँ, वान चेंग ने थोड़ा सिर हिलाया और उन्होंने तुरंत कहा, आपको अपने मामले से डार्क लॉर्ड को परेशान करने की जरूरत नहीं है और स्काई इक्लिप्स पैलेस के लॉर्ड को चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। वरिष्ठ, लुओ फेंग ने असमंजस में पूछा। देखो, वान चेंग ने इससे अधिक कुछ नहीं कहा। इतना हल्के से कहने के बाद वह सीधे नाइट में कैंडल किंग की ओर चल दिया।
राजा वुजिन, ये हमारे वुकू स्टार क्षेत्र का मामला है, क्या आप हस्तक्षेप करना चाहते हैं? राजा यानजू ने हल्के से याद दिलाया। किंग नाइटमेयर कैंडल के पिता आदरणीय एक्लिप्स फायर हैं, इसलिए उन्हें निश्चित रूप से वान चेन से ज्यादा डर नहीं है। वान चेन स्वयं इस बात को समझते हैं। लुओ फैंग मेरी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के मूल गुप्त क्षेत्र का सदस्य है, मुझे हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। वान चेन ने शांति से पूछा। फिर उसने पूछा, मैंने सुना है कि एक्लिप्स फायर मास्टर आपके पिता हैं। ये सही है। राजा दुज़्वप ने ऊपर देखा और पुरुष और महिला दोनों के चेहरे पर गर्व देखा। बेवकूफ, वान चेन ने उपहास किया और लगभग बिना किसी चेतावनी के उसने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ अविश्वसनीय रूप से तेज गति से आया। दुज़्वप कैंडल किंग के पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था, इससे पहले कि उसके चेहरे पर जोरदार प्रहार किया गया। दुज़्वप कैंडल किंग घायल नहीं हुआ था, लेकिन उसे अपने चेहरे पर चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। उछाल, दुज़्वप कैंडल किंग को महल की दीवार से टकराया गया और फिर वह जोर से गिर गया। तुमने हमला करने की हिम्मत की। राजा दुज़्वप की आंखों में क्रूरता का एक संकेत चमक उठा और उसकी भौहों के बीच का खजाना चमक उठा, लेकिन अगले ही पल एक काली छाया अचानक उसके सामने आ गई और उसी समय नीचे चली गई। उछाल, दुज़्वप कैंडल किंग का सिर एक पल में बुरी तरह कुचल गया और तेजी से मिश्र धातु के फर्श के नीचे डूब गया। भगवान ग्रहण अग्नि अभी भी मानव जाति के बीच एक हाथ से आकाश को ढकने में सक्षम होने से बहुत दूर है। आप अभी भी उतना दबंग बनने से बहुत दूर हैं जितना आप चाहते हैं, वान चेन ने हल्के से कहा और फिर वह फिर से नीचे उतर गया। वान चेन की गति बहुत तेज थी और दुज़्वप कैंडल किंग के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था और एक पल में फिर से आगे बढ़ गया। ज्यादा दूर नहीं, राजा लोंगजुए और राजा यंगे दोनों ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, उनके दिल अविश्वास से भर गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वान चेन अचानक कार्रवाई करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि यह वुकू सितारा क्षेत्र के भीतर है और हिंसा सख्ती से प्रतिबंधित है। और तो और जिसे पीटा गया वह दुज़्वप राजा था। जैसा कि राजा वुजियन ने कहा, राजा यानजू के पिता आदरणीय क्षरण अग्नि हैं। ये सीनियर बहुत ताकतवर है, मुझे डर है कि यूनिवर्स मास्टर भी ऐसा ही है ना? लुओ फैंग ने आखिरकार इस समय प्रतिक्रिया व्यक्त की। आखिरकार वह केवल एक डोमेन स्वामी था। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। जब वह स्पष्ट रूप से देख सका तो नाइटमेयर कैंडल किंग पहले से ही जमीन पर पड़ा हुआ था और काले लड़ाकू जूते पहने हुए एक बड़े पैर ने उसके सिर पर पैर रखा था। उसके पास विरोध करने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। वे दोनों ताजपोशी राजा हैं, तो इतना बड़ा अंतर क्यों है? इस समय लुओ फैंग अभी भी बहुत कम जानता था और वह स्पष्ट रूप से समझने में असमर्थ था। वान चेन एक एक करके नीचे चले गए और प्रत्येक किक दुज़्वप कैंडल किंग के प्रतिरोध को सटीक रूप से हल कर सकती थी। धीरे धीरे दुज़्वप मोमबत्ती राजा ने विरोध करना बंद कर दिया। निस्संदेह इस समय उसका हृदय भी अनंत क्रोध से भरा हुआ था। राजा यानजू के मन में इस समय केवल एक ही विचार था, बदला लेना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कौन सा साधन इस्तेमाल किया, उसे राजा वुजियन से बदला लेना ही होगा। बेशक दुज़्वप मोमबत्ती राजा के दिल में अभी भी डर का निशान हो सकता है, लेकिन उसे खुद भी इस डर के बारे में पता नहीं होगा। राजा वुजियन, कृपया शांत हो जाएं। इस समय राजा लोंगजुए, राजा यंगे और अन्य लोग भी वान चेन को डांट रहे थे। वह केवल मौखिक सलाह ही दे सकते थे। हालांकि राजा दुज़्वप खजाने की वजह से राजा बनने में सक्षम था, फिर भी उसमें राजा बनने की क्षमता थी। एक राजा वुजियन के राजा के पैरों के नीचे एक बच्चे की तरह होता है और उसमें विरोध करने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं होती है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि किंग वू जियान वास्तव में उतना ही भयानक है जितना अफवाहें कहती हैं। नहीं, शायद यह अफवाहों से भी ज्यादा भयानक है। ऐसी स्थिति में कौन उतावलेपन से कार्य करने का साहस करेगा? बेशक राजा लोंगजू और उनके साथियों को भी इस समय थोड़ा अजीब लग रहा था। वुकू स्टार क्षेत्र में कॉस्मिक लॉर्ड्स हैं, उनमें से 5 को प्रबंधन कहा जाता है, लेकिन वास्तव में वे केवल विदेशी व्यापार के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। जो लोग इस स्थान की रक्षा के लिए वास्तव में जिम्मेदार हैं वे ब्रह्मांडीय भगवान हैं। अभी अभी राजा वू जियान ने एक चाल चली और यद्यपि उसने अपनी ताकत को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित किया, यह अभी भी एक लड़ाई थी और आदरणीय को इसे महसूस करने में सक्षम होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजा वू जियान के लिए कार्रवाई करने का कारण क्या था, वह गलत था क्योंकि उसने कार्रवाई की थी। परिणाम स्वरूप अब तक कोई भी माननीय आगे नहीं आया है। क्या इस राजा वुजियन के पीछे कोई खड़ा है जो महामहिम को यहाँ के मामलों की देखभाल करने के लिए तैयार नहीं करता है? अनेक लोगों ने मन ही मन विचार किया। दूसरी ओर वेनेरेबल मिंगन भी गुप्त रूप से यहाँ सब कुछ देख रहे थे। वान चेन का अचानक उठाया गया कदम उनकी उम्मीदों से कुछ हद तक परे था। हालांकि ये समझ से परे नहीं है। आदरणीय मिंगन को स्वाभाविक रूप से पता था कि राजा वुजियन वास्तव में वान चेन थे और वान चेन का लुओ फैंग के साथ घनिष्ठ संबंध था। ब्रह्मांडीय आदरणीय के रूप में जो पिछली प्रतिभा लड़ाई के प्रभारी थे, आदरणीय मिंगन को कई चीजें पता थी जो अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं पता थी। वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के निष्कर्षों के बीच कुछ लोगों का यह भी मानना था कि लुओ फैंग और वान चेन के बीच किसी प्रकार का गुरु शिष्य संबंध था। हालांकि दोनों एक ही वर्ग के प्रतिभाशाली थे। जांच के अनुसार वान चेन ने लुओ फैंग को बहुत मदद की, जिससे लुओ फैंग तेजी से आगे बढ़े। दोनों के बीच एक विशेष रिश्ता है, इसलिए जब वान चेन लुओ फैंग को धमकाते हुए देखता है तो गुस्से में हमला करना सामान्य बात है। इसके अलावा आदरणीय मिंगन भी वान चेन के दृष्टिकोण से काफी सहमत थे। हालांकि लुओ फैंग की प्रतिभा वान चेन की तरह अतिरंजित नहीं था, वह प्रतिभाओं के उस समूह में बहुत आगे था और उसकी प्रतिभा अधिक से अधिक भयानक होती जा रही थी। लुओ फैंग अब निश्चित रूप से वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का मूल है। दुज़्वप राजा जो अपने बड़ों पर भरोसा करता है, लुओ फैंग को ब्रह्मांड जेल में बंद करना चाहता है। क्या वह सचमुच सोचता है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी को धमकाना आसान है?